हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आईआईटी जैम 2022 का पूरा पेपर सॉल्व करवाया था। ठीक है, आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 का करेंगे। देखो, 22 और 23 का ऑलरेडी इस चैनल पे है पेपर। 2023 का तो लास्ट ईयर ही मैंने किया था और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2022 का सोल्यूशन डाला था। अब ये 2021 का करेंगे हम लोग। 2016 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से सारा पेपर हम लोग करेंगे। ठीक है, और वन शॉट में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 2021 का पेपर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द पेपर ऑफ 2021 में जो पेपर आया है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द पेपर। अभी एग्ज़ाम में आपका इस लेस देन 2 मंथ्स लेफ्ट, तो प्रीवियस ईयर पेपर सारा कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द पेपर। ये देखिए 2021 का पेपर है एंड द क्वेश्चन नंबर 1 सेज द फंक्शन e टू द पावर cos x, the function e to the power cos x is Taylor expanded about x equal to 0. The coefficient of x square is, the coefficient of x square is, ये पूछा है तुमसे, है ना। करते हैं इसको। देखो, टेलर एक्सपेंशन क्या होता है, लास्ट क्लास में भी देखो 2022 में भी मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन आया था टेलर एक्सपेंशन पर। यूजुअली क्वेश्चन आता है तो टेलर एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। टेलर एक्सपेंशन सेज that f is a function which is continuous and derivable. मतलब it should be continuous till nth degree, or the statement says let f be a function which is continuous in the closed interval and derivable in the open interval. मतलब ए बी डबल है, इट शुड बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल. Then in the neighborhood of A, if A plus H is given by if A and so on, n डेरिवेटिव तक आप जानते हैं, ये रिमाइंडर टर्म हो जाएगा। ठीक है, where theta is less than 1. This is called Lagrange remainder. You have other remainders as well. Cauchy remainder भी होता है। Lagrange remainder is more commonly used. तो अगर इसमें a को हम लोग 0 पुट कर दें and we put x h equal to x, then what you get is Maclaurin series. Fx equal to f0 and x f dash 0. Then you have 1 by 2 factorial, 1 by 2 factorial, f double dash 0, x square. Then you have 1 by 3 factorial, है ना, and so on. Any other remainder term as well, जिसका तुमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैथ्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स के बच्चों के लिए शुरू के टर्म ही इनफ है। तो आपको क्या निकालना है, टेलर एक्सपेंडर एक्स इक्वल टू 0, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज एक तरह से है। दिस इज योर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। अब अगर ई टू द पावर cos x को 0 के अबाउट एक्सपैंड करें, 0 के नेबरहुड में उसका क्या वैल्यू होगा वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही a को 0 और h को x, मतलब ये हम लोग इसका ही मैक्लॉरिन सीरीज का बेसिकली यूज करें। मैक्लॉरिन सीरीज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स अराउंड x इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट वेरी मैक्लॉरिन सीरीज, जो नीचे वाला ना मैक्लॉरिन सीरीज है, और जो ये मिटा रहे हैं वो टेलर सीरीज है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, मतलब 0 के नेबरहुड में ई टू द पावर cos x का वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारा देखो हमें क्या क्या चाहिए, f0 चाहिए, f डैश 0 चाहिए। हमारा f(x) क्या लेना होगा,
विल टेक एफ एक्स एज ई टू द पावर कॉस एक्स। इसका पहला डेरिवेटिव करो पहले, आप ये एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ई टू द पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक, सेकेंड डेरिवेटिव क्योंकि यही निकालना है तुमको, एक्स स्क्वायर का जो पावर है ना वो एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही निकालना है। ठीक है, यही निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही है ना अब तुम्हारा। तो सेकेंड डेरिवेटिव का ज़रूरत है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ई कॉस एक्स क्या मिट गया सारा, इसको फिर से डेरिवेटिव लोगे, माइनस साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स, और इसको फिर से इसको डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ डबल डैश 0 इज हाउ मच, 0 पुट करोगे क्या आएगा जी, -1, -1। सो दिस इज -1/2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer. ठीक है, समझ में आ रहा है ये, मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करना है आपको। ठीक है, आगे चले। बहुत तो देखो क्वेश्चन मैच का 2022 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, 2022 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। लेट M be a 2x2 मैट्रिक्स, स्ट्रेस इज 6 एंड डिटर्मिनेंट इज 8, द आइगन वैल्यूज आर। देखो दो चीज याद रखो, पहला चीज याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज, पहला चीज आप याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज equals to determinant of matrix। एक तो ये याद रखो तुम, दूसरा याद रखो the sum of eigenvalues, the sum of eigenvalues equals to trace of matrix। Sum of eigenvalues is trace of matrix। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन, लेट आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 लैम्डा 2, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द आइगन वैल्यूज। तो पहले प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज, lambda 1 into lambda 2 is determinant of matrix, which is 8. Sum of eigenvalues is trace, क्या होगा, क्लियर है, 4 and 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 2 6 होता है, सिंपल। तो 4 and 2 is going to be the answer। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिए, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी को याद रखो, काफ़ी क्वेश्चन इस पे आ रहा है तुम्हारा हर साल। ठीक है, इसलिए प्रीवियस पेपर करना होता है, उसे आइडिया लग जाता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में। शुरू में तो आप ओपन एंडेड हो सकते हैं, जो मर्जी पढ़ रहे हैं वही होना भी चाहिए। शुरू में ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने से ठीक नहीं होता, इससे नॉलेज ना कहीं कहीं कम होता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और लास्ट में लगी फोकस हो जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो द क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पे गिव यू वेरी गुड आइडिया कि क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल फोर्स के ऊपर है, क्या बोल रहा है, द प्लैनेट इज इन हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट अबाउट ए स्टार। द प्लैनेट इज इन highly eccentric orbit about a star. The distance of its closest approach, perigee, is 300 times smaller than the farthest distance from the star, which is called apocenter.
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को पेरीसेंटर बोलते हैं और लार्जेस्ट डिस्टेंस को एपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है पेरीजी का वो अपोजी, मतलब सैटेलाइट के केस में पेरीजी अपोजी बोलते हो, ठीक है। अब प्लैनेट के केस में एपोसेंटर और पेरीसेंटर बोलते हैं, नहीं सॉरी गलत बोल रहा है। अगर सन एंड अर्थ का केस है, सन और प्लैनेट का केस है, तो पेरी हेलियन और एपे हेलियन बोलते हैं। हेलियन का मतलब सन होता है, और इन जनरल पेरी सेंटर और अपोसेंटर बोलते हैं। अपोसेंटर मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट जो है उसका पेरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट के केस में पेरीजी और अपोजी बोलते हैं। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो यूज करता है लोग। अब मैथ्स का लोग तो अलग ही है, विचित्र। वो लोग कहेगा एप्सेज, एप्सेज देखो एक जनरल नॉलेज बता रहे हैं, इसका इस सवाल से बहुत लिंकेज नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कोई सन और प्लैनेट का बात करें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो गया लीस्ट डिस्टेंस, इसको बोलेगा लोग क्या, पेरीहेलियन, और इसको बोलेगा एपेहेलियन, ठीक है। और यही मान लो अर्थ और मून हो जाए तो इसको बोलेगा लोग अपोजी, और इसको बोलेगा पेरीजी। कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा तब भी उसको अपोजी या पेरीजी बोलेगा, ठीक है। और इन जनरल कोई भी स्टार और प्लैनेट है तो उस केस में इसको बोलेगा पेरीसेंटर, और इसको बोलेगा अपोसेंटर। अब मैथ्स का लोग जो है वो इस जार्गन में नहीं फंसता है, ये इसको भी बोलेगा एप्सेस और इसको बोलेगा एप्स, और इन डिस्टेंसों को बोलेगा अपसाइडल डिस्टेंस। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जार्गन इसको बोलते हैं। तो लगेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब एक ही बात कर रहा था, अलग अलग टर्म को यूज कर रहा था। नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हालांकि देखो फिजिक्स का लोग जार्गन में नहीं फंसता, मैथ्स का लोग ज़्यादा जार्गन सेंट्रिक होता है, ठीक है। वो लोग फंक्शन बोलेगा, कभी मैप बोलेगा, कभी होमोमॉर्फिज्म बोलेगा, कभी आइसोमॉर्फिज्म बोलेगा, कभी रूल बोलेगा। मतलब जार्गन, मैथ्स इज सब्जेक्ट ऑफ जार्गन, फिजिक्स इज नॉट, ओके। ओके, सो पढ़िए, देखिए क्या है। द प्लैनेट इज हाईली इसेंट्रिक अबाउट ए स्टार। इसेंट्रिक का मतलब होता है कि मतलब वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा अपोजी और पेरीजी का जो डिस्टेंस है उसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बोल ही रहा है कि जो आर्मिन है, आर्मिन जो है वो आर्मैक्स से 300 गुना छोटा है। आर्मिन जो है आर्मैक्स से 300 गुना छोटा है। ये तुम्हारा स्टार है और ये जो है प्लैनेट है। तो जो प्लैनेट का जो लीस्ट डिस्टेंस है तुम्हारा, ये प्लैनेट है, ये डिस्टेंस हो गया आर्मिन है, आई हो गया आर्मैक्स। सो आर्मैक्स इज 300 टाइम्स आर्मिन, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, कोरस्पॉन्डिंग स्पीड वीसी एंड वीएफ, सी मतलब क्लोजेस्ट एंड एफ मतलब फारदेस्ट। ये वीसी है, अपोजी और पेरीजी पे वेलोसिटी का कोई भी रेडियल कंपोनेंट नहीं होता है, समझिए। अपोजी और पेरीजी पे कोई भी स्पीड का रेडियल कंपोनेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि when r is maximum minimum, the first derivative of r will be 0. That is simple calculus. R is a function of time. So at maxima, r max and r min, the first derivative of this function rt has to be 0. That means at when r goes maximum and minimum, dr by dt is 0. That is simple calculus. That means r dot is 0. When r dot is 0, you have velocity having two component, एक radial direction में, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। सो एट आर्मिन एंड आर्मैक्स दिस गोज टू 0, मीन्स वेलोसिटी हैज गॉट ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट मीन्स द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू आर। सो दिस इज योर VC and this is your VF, so it makes an angle 90 degree,
ठीक है. So if I talk about angular momentum over here is MVC R min. MVC R min. And angular momentum over here is MVF R max. And angular momentum is conserved quantity in central forces. So that means MVC R min is equal to MVF R max. क्या पूछा है तुमसे? MM कट जाएगा. आपसे पूछा VC by VF. VC by VF. VC by VF is R max upon, R max is 300 times R min. It is 300. D is going to be the correct answer. Closest distance पे speed highest रहेगा. ठीक है. R into V is conserved because MVR is conserved, so M is treating M constant. I can say R into V is conserved, where R is less, V is high. ठीक है. D आंसर हो जाएगा. क्या आ रहा है? बहुत छोटा हो गया नहीं? या ओके. देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है A object of density rho is floating in liquid with 75% volume submerged. The density is, Archimedes principle लगाइए. Archimedes principle says that the buoyant force acting on the body is equal to the weight of liquid which is displaced. तो यहाँ बोल रहा है कि 75% वॉल्यूम समर्ज कर रहा है, तो चला जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब फ्लोट कर रहा है. यानी 75% वॉल्यूम के बराबर लिक्विड जो डिस्प्लेस किया उसका वजन जो है वो बॉडी के वजन के बराबर है. मान लो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलेगा ये. डेंसिटी सर इसमें मिसप्रिंटिंग है. लिक्विड का डेंसिटी पूछ रहा होगा इसके लिए. द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, सपोज लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सपोज द वॉल्यूम ऑफ योर ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट is V. So what is the weight of water displaced? 3b/4. 75% of वॉल्यूम समझ हो रहा है, तो 3b/4 वॉल्यूम है वाटर का डिस्प्लेस हुआ है, और उस 3b/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है उसका वेट क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू वॉल्यूम विल बी द मास एंड जी मल्टीप्लाई विल गिव यू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. तभी वो फ्लोट करेगा ना. दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. सो सिग्मा इज 4/3 रो. हल्का बॉडी है, 4/3 रो. ठीक है, वेरी सिंपल. ये 9 क्लास का बच्चा लोग भी कर देगा इसको. बचपन में आप लोग भी किए होंगे ये सब. ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है. An experiment with Michelson interferometer is performed in a liquid using laser of wavelength 610 nanometer.
An experiment with Michelson interferometer is performed in a vacuum using laser of wavelength 610 nanometer. One of the beam of the interferometer passes through a small glass cavity 1.3 centimeter long. बढ़िया बात है. After the cavity is completely filled with a medium of refractive index force n, 472 fringes are counted to move past reference line. Given that the speed of light is this, the value of n is. बात समझो. इंटरफेरोमीटर में क्या होता है? You have two mirrors at perpendicular mirrors, and you have one mirror over here. You have the light source, and you have something like this. The light goes like this, and sorry, you have something like this. Light hits, कुछ लाइट पास कर जाएगा, कुछ लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा. इन दोनों लाइट के जो इंटरफेरेंस होगा. ठीक. अब क्या किया हमने? अच्छा, ये बराबर दूरी पे ऑलमोस्ट रहेगा. अब आपने क्या किया है? आपने पाथ में एक कैविटी डाल दिया ना, स्मॉल ग्लास कैविटी. एक स्मॉल ग्लास कैविटी है, ये कैविटी है. कैविटी मतलब एयर है इसमें. यह कैविटी. ठीक है. अब कह रहा है, अच्छा कैविटी जो है वो सॉरी ऐसा कैविटी नहीं है भैया, सॉरी, ये मिरर मूवेबल टाइप का होता है. अच्छा, कैविटी कुछ ऐसा है भैया. ये 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है. तो अब देखो फ्रिंज पैटर्न बन गया तुम्हारा. ठीक है, फ्रिंजेस वगैरह बन गया. अब इसको अगर हम लोग फिल कर दे, किससे फिल करेंगे? एक लिक्विड से फिल कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है. इसको फिल कर दिया कुछ मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है. ठीक है. तो देखा यह गया कि जैसे ही फिल किए 472 फ्रिंजेस पास कर गया. मतलब किसी पॉइंट पे मान लो सेकेंड ऑर्डर फ्रिंज है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो लिक्विड फिल करने के बाद वहां पे सेकेंड ऑर्डर प्लस 472 474th ऑर्डर मैक्सिमा हो गया. मतलब कहीं पे मान लो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है तो वहां पे सेकेंड प्लस 472 474th ऑर्डर मैक्सिमा हो गया. यानी इस लिक्विड को फिल करने से जो पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ है वो 472 लैम्डा पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया है. इसको फिल करने से जो दो रेज इंटरफेयर किया तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस मान लो 2 लैम्डा हुआ करता था, तो अभी 474 लैम्डा हो गया. मतलब 472 लैम्डा का इंक्रीज हो गया है. किससे इंक्रीज हुआ है? इसको लिक्विड इसमें फिल करने से. तो लिक्विड फिल करने की वजह से एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है? वो ये है. और अगर यहां से कैलकुलेट करें तो कितना जनरेट हो रहा है? पहले इसमें एयर था, अभी लिक्विड डाल दिए. ठीक है. अगर पहले एयर था तो कितना ट्रेवल कर रहा था? 1.3 फॉरवर्ड और 1.3 बैकवर्ड. और जब लिक्विड डाल दिए तो कितना ट्रेवल करेगा? n इंटू 1.3 फॉरवर्ड एंड n इंटू 1.3 बैकवर्ड. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कवर किया ना. अब पहले कितना कवर कर रहा था? 2t कवर कर रहा था. 2 क्यों लगा है? एक ऑन इंसिडेंट आएगा, रिफ्लेक्ट होकर आया वो मिरर से, तो t इधर और t इधर. 2t पहले 2t ट्रेवल कर रहा था. अब 2t को म्यू कवर करेगा ना, क्योंकि ये लिक्विड भर दिया आपने इसमें म्यू का. तो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है लिक्विड डालने की वजह से, एडिशनल टोटल तो 2 म्यू टी है, लेकिन 2t पहले भी था, अभी 2 म्यू टी हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 म्यू टी माइनस 2t. ठीक है.
मतलब म्यू को n है बेसिकली, म्यू इज n. सो व्हाट इज म्यू? म्यू इज n बोला है, हम लोग यूजुअली म्यू यूज करते हैं. 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 236 लैम्डा. सो म्यू माइनस 1 इज 236 लैम्डा. लैम्डा इज हाउ मच? लैम्डा दिया होगा 610 नैनोमीटर. नैनोमीटर इज 10⁻⁹ अपॉन टी. टी इधर आ जाएगा, टी इज 1.3 सेंटीमीटर. छः सौ दस गुने 236 और भागा 1.3 और 7 गो शून्य लेफ्ट करना है तो 0.011. सो म्यू इज 1 प्लस दिस करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. इंटरफेरोमीटर, हालांकि देखो इंटरफेरोमीटर सिलेबस में लिखा नहीं है कहीं भी, बट क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन आता है, मतलब हर 4-5 साल में एक क्वेश्चन देखते हैं कि आ जा रहा है, तो इसको देख लेना. सिंपल एक्सपेरिमेंट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर. लैब में किए भी होंगे शायद आप लोग, पता नहीं, हम तो ग्रेजुएशन किए नहीं है. ओके ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. देखिए, फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल द कन्वेंशनल फ्लैट बैंड एनर्जी डायग्राम इज शोन इन फिगर. वाई एन एक्स. वाई क्या है भाई? वाई इज एनर्जी, बैंड गैप में एनर्जी ही होगा ना ये. वाई इज एनर्जी. ये वैलेंस बैंड है, कम एनर्जी होता है. कंडक्शन बैंड है, ज्यादा एनर्जी होता है. और ये डिस्टेंस होगा, मोमेंटम नहीं है, एनर्जी एंड डिस्टेंस होगा. सिंपल सा वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना. कंडक्शन बैंड का हायर एनर्जी होता है, वैलेंस बैंड का लोअर होता है. ठीक है, ये वर्सेस डिस्टेंस दिखा रहा होगा. तो वाई इज एनर्जी, एक्स इज डिस्टेंस. ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लग रहा है. ये देखो क्या बोल रहा है. फॉर ए गिवन सर्किट VD इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड. ठीक, द ग्राफ दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स V0 एंड VI इज. इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. माइनस प्लस ओपैम है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड कर दिया है. This is VI. This is 1 kilo ohm, and you have a diode. This is V out. ठीक है, VO. अब अगर वर्चुअल ग्राउंड यूज करेंगे आप, इफ आई यूज वर्चुअल ग्राउंड, then this is 0 here and the potential is 0 over here. ठीक है, so in this case the current will flow like this. और उस केस में ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ठीक है, if Vi is positive these diode will get forward biased. और अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, so this is kind of shortest path, right? The zero resistance path you can say. And V out will be what?
V out will be same as 0. V out is same as 0 because the current will take this route, is it not? But if Vi is negative, then in that case ये आपका रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि करंट अब इधर फ्लो करेगा ना, ये 0 है नेगेटिव है, तो करंट जो इधर फ्लो करेगा तो ये करंट ऐसे होते हुए आएगा, ठीक है, एंड योर वी आउट विल बी व्हाट, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, इट विल बी 0 प्लस आई आर, 0 प्लस आई इंटू 1, नहीं, so I is in milliampere, so it will be I into 1 kilo ohm, ठीक है, yeah. And what is this I? I is 0 minus Vi upon R. So V out is minus Vi by R. R is 1 and you have 1. So it is minus of Vi. So V out is minus of Vi if Vi is negative and is 0 if Vi is positive. कौन सा ग्राफ होगा? ये ग्राफ होगा. When Vi is positive, Vi is 0 and it's going to be minus of Vi. Y equal to minus x वाला लाइन हो जाएगा if Vi is negative. If Vi is negative. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये. ओके, ये देखिए क्या बोल रहा. Arrange the following telescope where d is the telescopic diameter and lambda is the wavelength in order in decreasing resolving power. देखो resolving power क्या होता है, पहले तो समझो डेल्टा थीटा क्या होता है. Delta theta is 1.22. तो डेल्टा थीटा क्या होता है. टेलीस्कोप क्या करता है तुम्हारा, टेलीस्कोप जो है देखो हर आंख का एक अपना रिजोल्यूशन होता है. मतलब रिजोल्यूशन का मतलब है कि जैसे ये नॉर्मल ह्यूमन आई देखो क्या है, ये नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो हमारा आँख नॉर्मल नहीं है भाई, समझो चश्मा लगाया मैं. टेलीस्कोप का हम रोल बताते हैं. तो हम लोग का आँख का एक कैपेसिटी होता है कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 है और कोई ऑब्जेक्ट 2 है, तो हम अपने आँख से ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को अलग अलग देख पाएंगे इफ फॉर एवरी आई देयर एग्जिस्ट थीटा नॉट. फॉर एवरी आई देयर एग्जिस्ट थीटा नॉट सच दैट if you have object 1 and 2, for every I there exists theta naught such that if मान लो theta naught, इसको ऐसे लिख दो, suppose 1 and 2 is at large distance and make an angle theta on this I, right, then for every I there exists theta naught such that the two objects 1 and 2 are seen distinct. इसको ऑप्टिक्स का भाषा में रिजॉल्व बोलते हैं. 1 and 2 are said to be resolved if this angle theta goes beyond theta naught. This theta naught can be say 1 by 10 degree or 1 by 200 degree. हर आँख का है ना, आँख का मान लो ये थीटा जो है सपोज इट इज 1 by say 20 degree थीटा नॉट. तो ये दो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व तभी होंगे if they subtend an angle theta more than this. और अगर ये थीटा लेस देन दिस डिग्री सबटेंड करेगा तो आँख नहीं देख पाएगा. तो आँख का अपना एक रिजॉल्विंग पावर है कि भाई कितना थीटा तक वो कितना स्मॉल थीटा, कितना स्मॉल एंगुलर सेपरेशन के केस में ये दोनों को अलग अलग देख पाता है. जैसे आप एरोप्लेन में होते हो तो एरोप्लेन में क्या होता है, ये जो बहुत दूर होता है, दूर होने की वजह से ये थीटा क्या होगा, मान लो ऑब्जेक्ट का सेपरेशन जो है अगर s है और ये मान लो डिस्टेंस r है तो थीटा विल बी व्हाट, s अपॉन r.
तो जो एरोप्लेन से आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो 1 और 2 के बीच में एस बहुत कम होता है, तो एस जो है वो तो होता ही है 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, बट आर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में आर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो दोनों एंगल बनाता है आपके आँख पे वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर ये वैल्यू आँख के थीटा नॉट से कम एंगल बनाएगा, उस केस में 1 और 2 को हम लोग नहीं देख पाएंगे डिस्टिंक्टली। इस तरह क्वेश्चन 2022 में भी था, समझ रहे ना। तो टेलीस्कोप क्या करेगा, टेलीस्कोप एक डिवाइस है, वो क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को करीब ले आएगा, करीब ले आएगा मतलब इसका इमेज बना देगा यहाँ पे। और इमेज बनाने से क्या होगा, इमेज बनाने से ये जो टेलीस्कोप है इनका एक इमेज बना देगा नजदीक पे, ऐसे नजदीक बनाने से ये थीटा बढ़ जाता है, एंड इफ दिस थीटा गोज बियॉन्ड थीटा नॉट देन यू आर एबल टू सी द टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो टेलीस्कोप का भी अपना एक हिसाब किताब है कि टेलीस्कोप से कितना एंगुलर सेपरेशन का ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंक्टली देख पाएंगे। हर टेलीस्कोप का भी अपना एक हिसाब है कि भाई टेलीस्कोप से हम मतलब दो ऑब्जेक्ट कितना स्मॉलेस्ट थीटा नॉट, दो ऑब्जेक्ट जिसका सेपरेशन थीटा है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, व्हाट शुड बी मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट so that it can be seen distinctly by a telescope. So that minimum angular separation is given by this. What should the minimum angular separation between two objects which can be seen distinctly by the telescope? What should be the minimum angular separation between two objects which can be seen distinctly by the telescope? Or in the language of optics we can say, what should be the minimum angular separation which can be resolved by the telescope? So smaller is this angle, higher would be the resolving power. Smaller is this angle, higher will be the resolving power. जितना minimum separation को देख पाएगा उतना high resolving power होगा। तो resolving power can be seen as reciprocal of this delta theta. ये फार्मूला कैसे है उसमें I don't think it is very much required over here, but this you must remember, ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए कि क्वेश्चन आ रहा है 2022 में क्वेश्चन आया है, इस 2022 का अभी रिसेंटली करवाया था तो याद है हमको, ठीक है। तो अब टेलीस्कोप का कंपेयर करो, सॉरी क्या लिख दिया 1D, तो जिसका लैम्डा बाई डी अधिक होगा वो जो है हायर रिजॉल्विंग पावर होगा, ठीक है। पहला टेलीस्कोप का देखो लैम्डा ये है, लैम्डा बाई डी क्या हो जाएगा, लैम्डा 21, सबको सेम यूनिट में कर लो, कितना हो जाएगा 2.1, नहीं पहला का ये हो गया, सेकंड का या रोमन लैंग्वेज भी लिख दो, सेकंड का, सेकंड ये है ना 2 मीटर 500 नैनोमीटर, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, 10 to the power, yeah, उल्टा लिख दिया यार 1.22 लैम्डा बाई टी, ओह फॉर्मूला देखो हमको भी भूल गए नहीं, ये है, तो रिजॉल्विंग पावर विल बी सही कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो लो डी बाई लैम्डा निकालेंगे, सॉरी हाँ डी बाई लैम्डा, तो पहला का देखो कितना है डी बाई लैम्डा, डी इज 100 एंड लैम्डा इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 इंटू
सो इट इज 100/21 ना, सौ बटा 21, 4.76। ठीक, सेकेंड वाला देखो, डी अपॉन लैम्डा, डी इज 2 मीटर अपॉन 500 नैनोमीटर। ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁶। थर्ड का डी बाई लैम्डा 1 मीटर 100 नैनोमीटर 10⁻⁷। और फोर्थ का डी बाई लैम्डा 2 मीटर और 10 मिलीमीटर। दो सौ। हाईएस्ट कौन सा है? इंक्रीजर डिक्रीज होने पर हाईएस्ट टाइप का थर्ड वाला है, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला और फिर फोर्थ वाला। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेटालिक लिथियम है BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ईच यूनिट सेल इज क्यूब ऑफ साइड ए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। देखो BCC में कितने होते हैं? 8 तो हो गए कॉर्नर पे और एक हो गया सेंटर पे। 8 हो गया कॉर्नर पे और एक हो गया सेंटर पे, तो कॉर्नर वाला तो 8 लोग मिलकर शेयर कर रहा है, तो कॉर्नर पे एक तरह से 1/8 ही हो गया। जैसे BCC में आपका BCC का एक यूनिट सेल अगर लें हम, तो BCC के केस में ये कॉर्नर पे हो गया लैटिस पॉइंट, यहाँ कॉर्नर पे ये सब हो गया, और लिथियम है तो हर लैटिस पॉइंट पे एक ही एटम रहेगा और एक सेंटर में होता है। तो ये सब जो है ना 8 लोग मिलके ऊपर नीचे बगल में पीछे आगे 8 लोग मिलके शेयर करता है लैटिस पॉइंट को, तो इसके हिस्से में 1/8 ही आता है, और ऐसे ऐसे 8 है और एक लैटिस पॉइंट बीच में होता है। ठीक है, तो बीच वाला तो पूरा कंटेंट हो गया, तो 1 हो गया, और 8 वैसे हैं जिनको 8 लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं, मतलब 1/8 हिस्सा इनके हिस्से में आ रहा है, तो 2 लैटिस पॉइंट हो गया। और हर लैटिस पॉइंट में मान लो एक एटम है, Li सिंगल एटम है, तो 2 एटम हो गया पूरे वॉल्यूम में एक तरह से, 2 एटम। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा है ना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम 2/वॉल्यूम A क्यूब, है ना, ये हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पूछा है ना, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो अलग हो जाता है, फिर एटम का वॉल्यूम वगैरह निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये देखिए 10वां क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस व्हिच इज एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर इज। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर है, ये क्वेश्चन जो आपका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी
3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये चलो यहाँ सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से पासिंग कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास मान लो ICM है। तो अगर हमें मान लो कोई पॉइंट ये है, ये एक्सिस है मान लो, या उल्टा हम बोलते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोला जाए इसको, ठीक है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोला जाए। ये मान लो तुम्हारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और अब हमें मान लो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, ठीक है। अगर हमें सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, अगर हम लोग को सॉरी नॉट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, एक 3D ऑब्जेक्ट है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, then what will I do is I'll draw an axis passing to center of mass and parallel to this axis. I'll draw an axis parallel to given axis and passing through center of mass. I'll draw an axis parallel to the given axis and passing through center of mass. This is parallel axis passing through center of mass. And if around this axis the moment of inertia is ICM, then in that case, if suppose D is the distance between the two parallel axes, then this I will be simply ICM plus MD square. फिर से सुनो, अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है and this is the axis given and you want to find moment of inertia about this axis, then what will you do is you will find the center of mass, you will draw an axis parallel to the given axis and passing to center of mass. So if you know the moment of inertia of the object about this axis passing to center of mass, then you can easily find this moment of inertia, which is expressed as ICM plus MD square. ICM is the moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass plus MD square, where M is the mass of the body and D is the distance between two parallel axes. इसी पैरेलल एक्सिस 11th क्लास में पढ़ाया जाता है और ग्रेजुएशन में भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का सेंटर मास सेंटर पे होता है और इसके बाद हम लोग जानते भी हैं सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² इसका होता है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस r/2 फ्रॉम द सेंटर, मान लो r/2 फ्रॉम द सेंटर, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये कितना दूरी है, r/2। सो दिस आई विल बी यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस आई इज गोइंग टू बी ICM plus MD square and D is r/2, so this is 2/5 mr² plus mr² 4, so this will give you 20 और 50 के बीच 4 दूनी 8 प्लस 5 13/20 13/20 mr², 13/20 mr² आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 1 to 10 था, ये 1 मार्क्स का था इजी वाला। अब 11 to 30 होगा 2 मार्क्स का MCQ, वो भी करते हैं 11 to 30 वाला भी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन 11 है, क्या बोल रहा है, लेट x y denotes coordinates in a rectangular Cartesian coordinate system, let x dash y dash denote the coordinates in another coordinate system c dash defined by this। ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है, इसका काम क्या होता है, इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब बोला एरिया एलिमेंट इन सी डैश इज, देखो एरिया एलिमेंट इन सी इज गिवन बाय dx dy, ठीक है। एरिया एलिमेंट जो सी में है दैट इज गिवन बाय दिस, एंड एरिया एलिमेंट इन सी डैश इज गिवन बाय दिस। If dx dy is area element in C, then this can be transformed into area element in C dash,
एंड वो हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स, जो एरिया एलिमेंट इन सी डैश है इट इज कोरिलेटेड टू द एरिया एलिमेंट इन सी एज बाय दिस जैकोबियन। ये जैकोबियन है, जैकोबियन आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। तो दिस इज जैकोबियन, जैकोबियन का जे से डिनोट करते हैं हम लोग। दिस इज डिनोटेड बाय जे और यू कैन से इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये कैसे निकलता है देखो, दिस इज गिवन बाय या इसका ट्रांसपोज ले लो, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। ये ले लो या इसका ट्रांसपोज ले लो, और you can take the transpose, so you'll get this। एक ही बात होता है, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है सेम आपको या बट कोई एक फॉलो करो, है ना। तो अगर इसको फॉलो करते हैं हम लोग, आपको देखो एक्स डैश वाई डैश एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो उससे ये इवेल्युएट हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 2, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज गोइंग टू बी 3, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज -3 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 4। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 3 9 17 हो जाएगा, ठीक। और एक चीज और समझिए, ये 17 हो जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं। एक चीज समझो, दिस जैकोबियन इज ऑल्सो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 17 dx dy। अब dx dy क्या है, इस एरिया एलिमेंट। सो एरिया एलिमेंट dx dy when it goes to c dash then it is related by this। तो एरिया एलिमेंट जो c में है वो c डैश में इट विल बी 1/17 dx डैश dy डैश। यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। इस तरह से एरिया एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा। तो इफ दिस इज द एरिया एलिमेंट इन c then this area element c dash is going to be this। अगर dx dy एरिया एलिमेंट c में है तो यही एरिया एलिमेंट c डैश में जो है वो ये हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, अगला करें। कोई दिक्कत हो कमेंट में डालिए, बताएंगे फिर, है ना। उसमें देखो ये क्या बोल रहा है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। 3 events E1, E2, E3 occur as observed in the inertial frame S. Frame S dash is moving with speed v along positive x-axis with respect to S. In S dash, T1 dash, T2 dash, T3 dash are respective times at which E1, E2, E3 occurred. देखो ये 3 इवेंट है और तीनों इवेंट का जो टाइमिंग है ना S फ्रेम में वो सेम है। Ct is 0 means T is 0. Means these 3 events are simultaneous in S. These 3 events are simultaneous in S. तो S dash फ्रेम में जो टाइम इंस्टेंट in S and S dash are related by this. टाइम इंस्टेंट in S and S dash are related by this. तो अगर मान लो S dash फ्रेम में ये T1 dash हो जाता है, S2 फ्रेम में T2 डैश हो जाता है, S3 फ्रेम में T3 डैश हो जाता है, और S फ्रेम में वही टाइम T1, T2, T3 होता है। S फ्रेम में इन इवेंट्स का जो टाइम, जिस टाइम इंस्टेंट पे इवेंट्स हुए हैं उसको हम T1, T2, T3 बोल दिया, और यही इंस्टेंट S डैश फ्रेम मान लो T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश होता है। तो वी कैन यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन and get this T1 dash, T2 dash, T3 dash। T1 dash is
T1 माइनस Vx1 बाई सी स्क्वायर। T1 क्या है तुम्हारा? T1 भी 0 है और x1 भी 0 है, तो T1 डैश 0 हो गया। ठीक, T2 डैश क्या है? इट इज T2 माइनस Vx2 बाई सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? T2 डैश इज T2 इज 0 एंड x इज L, x इज L, तो टाइम नेगेटिव हो गया। ठीक, T3 डैश क्या हो जाएगा? इट इज T3 माइनस Vx3, V इज पॉजिटिव बिकॉज अगर इस जस्ट हम एस के रेस्पेक्ट में राइट मूव करता है तो हम लोग V को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? 0 माइनस V और x क्या है? माइनस L, so T3 is positive. It is VL upon C square, है ना? So you can see that T2 dash is negative, so T2 dash is least, T1 dash is 0 and T3 dash is positive. नहीं, ये जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। कोई डाउट हो पूछिए, सर इजी क्वेश्चन है, रिलेटिविटी का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब, ये ऑल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मोर इन इट। ओके, ये देखो क्या बोल रहा है, सोल्यूशन yx और डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, इसका सॉल्यूशन निकालना हम लोग को ना। क्या है इक्वेशन? देखो बहुत इजी क्वेश्चन सब है। y dy अपॉन dx प्लस 3x इज 0। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, रीराइट कर दीजिए, y dy and you integrate it. If you integrate it, it will become constant on the right hand side. तो ये हो जाएगा क्या? y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 इज कांस्टेंट। क्या बन गया? ये आपका इलिप्स है, दिस इज इलिप्स, सिंपल। c निकाल भी सकते हो, y1 इज 0 मीन्स x इज 1, y इज 0। अगर x 1 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y 0 है, यानी c जो है 3/2 हो जाएगा। सो यू कैन से y स्क्वायर बाई 2 एक तरह से इसको लिखा जा सकता है, 2 2 2 कट जाएगा सब, तो क्या लिख सकते हो बताओ? x स्क्वायर बाई 1 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज 1। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, करने का जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाता है, एलिप्स है। ओके, गुड। कोई भी डाउट हो आप हमेशा ही पूछ सकते हैं। यह क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन द फिगर बिलो द पॉइंट ए इज ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट बी इज द इमेज formed by the lens
L1, L2, L3 denotes optical path traveled by 1, 2 and 3. देखिए एक चीज समझिए, जो यहां से लाइट इमिट होगा ना, तो लेंस के अलग अलग हिस्से पे हिट कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस विल सीम टू यू एज डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऑप्टिकल डिस्टेंस फर्क नहीं होगा। फर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, मान लो सपोज करो this is A and this is say PQR, and suppose this is P dash Q dash R dash, और ये रे नंबर 1 है, रे नंबर 2 है, रे नंबर 3 है। तो अगर रे नंबर 1 का बात करें तो रे नंबर ट्रेवल्स हाउ डिस्टेंस AP PP, लेकिन ऑप्टिकल डिस्टेंस अगर बात करें तो म्यू PP डैश। ठीक, अगर वही अच्छा ऐसा ही कुछ 3 का भी होगा। और अगर हम लोग सेकंड का बात करें तो AQ प्लस म्यू टाइम्स QQ डैश प्लस Q डैश P। अब आप कहोगे कि AQ तो AP से छोटा है, AQ AP से छोटा है और Q डैश B भी P डैश B से छोटा है, लेकिन ये जो QQ डैश है वो ऑप्टिकल मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। QQ डैश इज मोर देन PP डैश, और जो डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ निकलते से ज्योमेट्रिकल पाथ का जो डिफरेंस यहां दिख रहा है उसे म्यू गुना हो जाएगा। तो यहां पे अगर कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो यहां कंट्रीब्यूशन अधिक हो रहा है। तो आप देखोगे कि जो लाइट यहां से इल्यूमिनेट होगा तो सारा लाइट एक ही साथ यहां जाकर कन्वर्ज करेगा। मतलब टाइम टेकन बाय दीज लाइट टू कन्वर्ज एट बी पॉइंट इज सेम, दैट मीन्स दे हैव ट्रेवल्ड सेम ऑप्टिकल डिस्टेंसेस। ऑप्टिकल डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया होगा तभी होगा ना वैसा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज बीन सेम। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ जो है ना दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ऑप्टिकल पाथ जो ट्रेवल होगा वो सेम होगा फॉर ऑल ऑफ देम। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है? प्लान ये है कि इसका कर लेंगे हम लोग, मतलब जैम का 2016 में पैटर्न चेंज हुआ है तो 16 से सारा कर लेंगे, और उसके फिर अगला एग्जाम उसका जेस्ट का होगा तो जेस्ट का भी किया जाएगा। उसके बाद फिर गेट और उसका CSIR नेट, और फिर लास्ट में जैसे अगले साल के लिए TIFR का ही पेपर सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सारा जो प्रीवियस ईयर है वो हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। JNU का पेपर भी मेरे पास है तो JNU भी ट्राई करेंगे, JNU भी कर लिया जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर सारा प्रीवियस ईयर पेपर हम करवा देते हैं आप लोग को तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें टाइम स्टैम्प लोग बोल रहा है कि टाइम स्टैम्प डाल दो, यूट्यूब पे डालने के पहले। तो टाइम स्टैम्प देखेंगे कैसे डलता है, अगर कोई डाल के दे दे तो हमको तो डाल देंगे। ठीक है, एनीवे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A particle initially at the origin in a inertial frame S has a constant velocity vi cap. The frame S dash is rotating about z axis with angular velocity omega. ठीक, the coordinate axis S dash coincide with S at t equal to 0. The velocity of particle is vx dash vy dash in S dash frame at t equal to pi by 2 omega is t equal to pi by 2 omega is। मान लो ये S फ्रेम है, ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ड्रॉ करने से क्लियर रहेगा थोड़ा। ठीक है, सपोज दिस इज योर S फ्रेम XY। ठीक है, और S डैश फ्रेम मान लो कि S डैश फ्रेम क्या है, S डैश फ्रेम जो है S फ्रेम के रेस्पेक्ट में, S डैश फ्रेम S फ्रेम के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर हो गया, घड़ी के सुई के ऑपोजिट। तो ये आपका सपोज करो एक्स डैश है और ये वाई डैश है, दिस इज थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर हो गया ना। तो ये थीटा वाज 0 टी इक्वल 0 और उसके रोटेट करने लगा, और रोटेट कर रहा है क्या, ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। लेट्स अज्यूम दिस ओमेगा टू बी कांस्टेंट, कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मान के चले, देन दिस थीटा विल बी ओमेगा टी। तो ये एस डैश फ्रेम ले लिया है ना, एस फ्रेम इज योर एक्स वाई जेड, z is this, z and z dash is coinciding, z और z dash जो है ना कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, हाँ z and z dash कोइंसाइड कर रहा है। तो ये दूसरा s dash में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ओके गुड गुड, ठीक, एंड s dash is okay. Now you have a particle which is moving with velocity v. Vi cap, right? In s frame, x एक्सिस में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, एस फ्रेम में x एक्सिस का एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इस वेलोसिटी का एस डैश फ्रेम में क्या कॉम्पोनेंट होगा? This length of this vector is v. So if I take a projection, on x dash and y dash axis, अगर projection का बात करें, projection like this, then this projection will be vx dash is what? v cos omega t, ठीक है, एंड v इज व्हाट, अच्छा v तो पूछा है ना, v cos ओमेगा टी, v cos ओमेगा टी, और यही वेलोसिटी अगर y डैश के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ले तो नेगेटिव y के अलॉन्ग मूव कर हो रहा है ना, v sin ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन, नहीं, इसका कंपोनेंट x डैश है, ये x डैश एक्सिस के लॉन्ग हो गया, y डैश एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव y डैश एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है ना, v sin ओमेगा टी, v sin थीटा इसको बोल रहे, और ये तुम्हें निकालना कितने बजे, कितने टाइम पे, एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा, यही पूछ रहा है ना जी, yeah. So at velocity तो पूछा है तुमसे, सॉरी, हाँ ठीक है, कंफर्म करते हैं, पेपर खोल के रखे हैं हम, तेरह 15 नंबर क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी vx डैश vy डैश कॉर्नर एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है और फ्रेम s डैश रोटेट कर रहा है, पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन vx डैश एंड vy डैश, ओके, ऐसे नहीं करो, ये कुछ हमको लगता है एरर कर रहा है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करो, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करिए, ठीक है, इसका पोजीशन निकालिए क्या है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा टाइम टी वी टी, तो अगर हम लोग एक्स डैश वाई डैश निकालें, इसका एक्स डैश विल बी व्हाट, क्योंकि ना कुछ एरर कर रहे थे हम, ऐसे नहीं करिए, एक्स डैश क्या हो जाएगा,
वी टी कॉस ओमेगा टी। हाँ अब सही लिख रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, समझ लो, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो नहीं आ रहा है मेरा, देखो। हाँ टीवी लगा रखे हैं सामने ना, उसमें से यहाँ खड़ा होते हैं तो वीडियो दिखता है, तो समझ में आता है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड किया, माइक ही बंद रहा या ऑन ही नहीं हुआ सॉफ्टवेयर, बहुत पेनफुल हो जाता है, वो दिन ही खराब हो जाता है। हाँ आप क्या बोल रहे थे हम? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वेलोसिटी ऐसे नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम गलती कर रहे थे, ठीक है। हाँ मतलब पहले कोऑर्डिनेट्स को निकालिए, से एक फ्रेम में जो बॉडी का कोऑर्डिनेट है, दूसरे फ्रेम में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, अब फिर डेरिवेटिव लीजिए, ठीक है, वो तरीका है एक्चुअली। तो आई वाज कमिटिंग ए मिस्टेक, राइट। वाई डैश इज, क्योंकि वेलोसिटी ट्रांस, यार मतलब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में तो भाई इसका वेलोसिटी हम लोग क्या कर रहे थे कि मतलब नहीं, अरे इसका जो ये घूम रहा है ना, जो ऑब्जर्वर एक्स डैश वाई डैश फ्रेम में है, वो तो पार्टिकल के अंदर एक सर्कुलर मोशन टाइप का चीज देखेगा ना, पार्टिकल, इस पार्टिकल को कैसे देखेगा, स्पाइरल में मूव करता हुआ देखेगा। मतलब एक्चुअली एक्स डैश वाई डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वो एक्स वाई फ्रेम को रोटेट करता हुआ देखेगा, एक्स वाई फ्रेम को रोटेट करता हुआ देखेगा, और रोटेशन के साथ साथ उसमें वो रेडियली आउटवर्ड ही मूव करता हुआ देखेगा विथ स्पीड वी, विथ स्पीड वी वो रेडियली आउटवर्ड मूव करता हुआ देखेगा, ठीक है। तो आई वॉज कमिटिंग ए ग्रेव मिस्टेक, ठीक है। हाँ देखिए ये वी टी साइन ओमेगा टी, ओके ठीक है। So now your velocity Vx dash is dx dash by dt dash, but dt dash will be same as dt because time won't change. अगर relativistic domain में तो नहीं है, ठीक है, तो I can write like this. So t dash is t only, Gaussian transformation है, तो ये हो जाएगा क्या, v cos omega t and minus vt omega sin omega t, and vy dash is so this will be minus v sin omega t and minus vt omega cos omega t. So if I talk about t equals to, at t equals to pi by 2 omega, t equals to pi by 2 omega, यार Vx डैश क्या हो जाएगा, Vx डैश पाई बाई 2 ओमेगा पुट करो यहाँ, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा, वी पाई बाई 2 माइनस वी पाई बाई 2, है ना। वी वाई इज माइनस वी, सो माइनस वी पाई बाई 2 माइनस वी, यार ठीक, ओके। ठीक, 15 क्वेश्चन में हो गया। तो समटाइम कमिटिंग मिस्टेक इज गेट मोर नॉलेज, है ना, एंड यू कमिट मिस्टेक यू गेट गुड नॉलेज, एक अलग डिस्कशन उस पर हो जाता है। ये देखिए नॉर गेट है, 3 नॉर गेट है, 3 जो है नॉर गेट दिया हुआ है, नॉर गेट कुछ ऐसा बनता है, ऐसे लाइन में बनाते लो, नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर गेट,
और प्लस नॉट, दो गेट का कॉम्बिनेशन, और प्लस नॉट। मतलब अगर 0 0 है एक्स वाई, तो जो आउटपुट होगा, और गेट में क्या होता है आउटपुट 0 0 का 0, यहाँ आउटपुट 1 हो जाएगा नॉर गेट में। ठीक है, मतलब और गेट अगर बात करें, ठीक है, और यहाँ नॉर गेट लिख दें, तो 0 0 का आउटपुट और गेट में 0 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 0 1 और गेट में 1, तो यहाँ 0, 1 0 यहाँ आउटपुट 1, तो यहाँ 0, और 1 1 यहाँ आउटपुट 1, तो यहाँ 0। मतलब अगर दोनों 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, बाकी हर केस में 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A है और यहाँ 0 है, यहाँ A है और यहाँ 0 है, तो अगर A अगर 0 हुआ तो आउटपुट यहाँ 1 होगा, और A अगर तुम्हारा एक 0 या 1 दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, 0 या 1 में से A एक ही हो सकता है। तो if A is 0, the output is going to be 1, and if A is 1, the output is going to be 0. If A is 0, the output is going to be 1, 0 0 1, and if A is 1, the output is going to be 0. 1 होगा तो आउटपुट 0, और 0 होगा तो आउटपुट 1, यानी जो A अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आउटपुट A बार हो जाएगा, A बार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आउटपुट आपका A हो गया। अब A एंड A बार इज द इनपुट फॉर द सेकेंड नार गेट, तो इसमें अगर A और A बार है तो एक 0 एक 1 होगा, ऑफ कोर्स एक 0 एक 1 होगा, तो उस केस में आपका आउटपुट यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब इफ A इज यहाँ आउटपुट 0 हो गया जैसे, है ना। A और A बार है तो इफ A इज 1, A बार इज 0, इफ A इज 0, A बार इज 1। तो अगर अलग अलग इनपुट होगा नॉर गेट में तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 0, एंड हियर द आउटपुट इज A। अगेन फर्स्ट की तरह हो गया ना ये, तो आउटपुट इज A बार हो गया। So A bar is going to be the output. A bar is going to be the output. ठीक है, getting a point? A bar is going to be the output. Fine, good. गेट पे क्वेश्चन आता है यूजुअली, एक क्वेश्चन देखें कि गेट पे आएगा। Yeah. Let's see this question number 17. The total charge contained within a cube in which electric field is given by this, where E naught is the permittivity of free space, is Gauss law of electrostatics का क्वेश्चन है। Gauss law of electrostatics का क्वेश्चन है। तो एक तो है कि फ्लक्स निकाल लो, पहला कैसे फ्लक्स निकाल लो, या एक काम करो, यू यूज डिफरेंशियल form of Gauss law of electrostatics, which says del dot E is rho by epsilon naught। तो अगर डाइवर्जेंस लें हम लोग, अगेन यहाँ मिस्टेक है, लेट मी चेक फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। फोर एक्स स्क्वायर आई कैप है, 4x square I cap है। So the divergence, the formula of divergence given by this, अगर कार्टेशियन का बात कर रहे हैं, ये फार्मूला जी याद रखना, ठीक है। सो वेक्टर कैलकुलस पढ़ लो, ठीक रहता है। तो डेल डॉट ई क्या हो जाएगा, ई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 8x। ई वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो 8x प्लस 3 ए रो एप्सिलॉन नॉट। सो वॉल्यूम डेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट 8x प्लस 3। तो अगर चार्ज कंटेंट निकालना है तो इस रो डी टो, and d tau can be taken as dx dy dz, so it will convert into volume integral epsilon naught 8x है ना, 0 to 1 0 to 1 0 to 1, so it is epsilon naught x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x
So this will give you 4 3 7, ये सब इंटीग्रल 1 1 हो जाएगा, 7 एप्सिलॉन नॉट। के भी है, के भी लिखो, यहां भी के लिखो, ठीक है, के लिखिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फ्लक्स निकालोगे तो सारा सरफेस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा। कैमरा थोड़ा सामने है, ओके। फ्लक्स निकालोगे तो सारा ही तुमको हर फेस पे निकालना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। इसलिए चार्ज डेंसिटी निकाल लो और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, टू बी इजियर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 charges are placed very close to each other. The separation between 2 charges on the y-axis is a, and the separation between 2 charges on the x-axis is also a. Good. तो डायग्राम सही नहीं बना हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है लोगों ने, ठीक है। The leading order form of electrostatic potential at point P is given by दो डाइपोल एक तरह से, you have 2 dipoles. One dipole is in this direction, the other dipole is in this direction. वर्टिकल वालों को मान लो P1 कह लेते हैं और इसको P2 बोल लेते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दो, if P is a dipole in this direction and this is R and this is angle theta, then the potential over here is given by P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. Right, where theta is the angle between dipole and R vector. थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द आर वेक्टर। ध्यान दीजिए, अगर कोई दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है तो उनके टेल्स को ज्वाइन कीजिए या उनके हेड्स को ज्वाइन कीजिए, और टेल्स और हेड्स को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल आता है वही एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोई ए वेक्टर है और इधर कोई बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल अगर निकालना, या फिर समझो ऐसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर इनके हेड और टेल ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा और इनके टेल्स को, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो और इनके टेल्स को ज्वाइन कीजिए, तो ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होता है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज फाउंड व्हेन यू ज्वाइन देयर हेड्स और देयर टेल्स, ठीक है। तो शिफ्टिंग करके हेड को हेड के साथ या टेल को टेल के साथ ज्वाइन कर दीजिए, दैट विल गिव यू, then you will get the angle between 2 vectors. वही चीज यहां भी यूज करेंगे भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लो P1 की वजह से निकालें तो P1 का डायरेक्शन ये है और R का डायरेक्शन आपका ये है, तो इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा थीटा। P1 इज वर्टिकल, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो पोटेंशियल टू P1 इज गोइंग टू बी व्हाट, P cos 30 upon 4 pi epsilon naught R square, ठीक। एंड पोटेंशियल टू P2 इज व्हाट, P2 आपका किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, तो ये P2 का डायरेक्शन है और ये R है, तो इनके टेल्स, ये टेल ज्वाइन कर दिया था, शिफ्ट कर दिया, टेल ज्वाइन हो गया, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन P2 एंड R। P2 आपका इधर आ गया ना और R ये हो गया, तो ये जो एंगल है थीटा एंगल और 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा 120 डिग्री एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा P2 और E के बीच में, ठीक है। सो इट इज P2 इज P ओनली cos 120 डिग्री एंड P1 P2 बोथ आर व्हाट, Q इंटू ए, तो ऐड कर दो, इट इज QA upon and cos 30 plus cos 120, and cos 30 is what, root 3 by 2
and so V is QA upon 4 pi epsilon naught R square. Cos 30 is root 3 by 2 and cos 120 is sin 30. Cos 120 is sin 30. Yeah. So, sorry. Cos 120 is minus sin 30. Cos is negative in the second quadrant. It is minus 130, minus sin 30. Yeah. A is the correct answer. A is the correct answer. ठीक है? A is going to be the correct answer. For R very large compared to. ये फार्मूला जो ना P cos theta by 4 pi epsilon R square, वो इसी के लिए वैलिड है बेसिकली. R greater than R very large compared to. इसी के लिए वो फार्मूला वैलिड है. ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. At t equal to 0 and not number of radioactive nuclei A start decaying into B with decay constant lambda naught. Then number of nuclei B at a small time t is. कुछ मिसिंग है इसमें. आंसर देखो लैम्डा है, लैम्डा बी है. और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा टाइपिस्ट लोग टाइप किया है. ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने खोल कर रखा है यहाँ पे. ये ओपन कर लिया था. कैमा क्वेश्चन 19 था ना. ये देखिए एक लाइन मिसिंग हो गया है. At t equal to n naught number of radioactive nuclei A start decaying to B with decay constant lambda A. A का जो decay constant lambda A है. Daughter nuclei B decays into nuclei C. B जो है C में decay कर रहा है with decay constant lambda B. Then the number of B at small time t is given by. Number of B at a small time t is given is what? Small time t is. तो B का पॉपुलेशन निकालना है. मतलब B जो था शुरू में B था नहीं, सिर्फ A था एंड नॉट नंबर. ठीक है, तो करते हैं इसको. ये देखिए ये क्वेश्चन हम बता दिए ना आपको. देखिए मेरा वो नोट जो है ना इधर उधर गायब हो गया. बढ़िया सॉफ्टवेयर है नोट. दिया है टीवी के साथ ही दिया है. अब चलेगा. अब ये इस पे आ गया ना. अब सही हो गया. हाँ देखिए ये क्वेश्चन मत पढ़ो, आंसर्स ठीक होगा. ठीक है, मतलब ए न्यूक्लियाई है. ए जो है बी में डिके कर रहा है और बी जो है सी में डिके कर रहा है. मतलब एंड प्रोडक्ट आपका सी है. ए इज डिकेइंग टू बी एंड बी इज डिकेइंग टू सी. और इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा ए है, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा बी है. और शुरू में ए का संख्या एन नॉट था, बी का सी का संख्या 0 0 हुआ. ठीक है, तो बी का पॉपुलेशन निकालना है. बी का पॉपुलेशन निकालना है. तो देखिए डी एन बाई डी टी जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस रेट ऑफ डिके. रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस रेट ऑफ डिके. तो अगर हम मान लें कि लेट एन ए एन बी एन सी, लेट एन ए एन बी एंड एन सी आर द पॉपुलेशन एट टाइम टी ऑफ ए एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली. तो उस केस में आपका डी एन ए बाई डी टी क्या होगा?
ए जो है प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन 0 हो गया। और रेट ऑफ डिके क्या होगा? रेट ऑफ डिके जो होता है वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, सो इट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, लैम्डा ए एन है, ये हम लोग का। वेट कर लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम हैंग हो गया है, इसको से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा नहीं, कोई नहीं, ठीक है। सो इट इज लैम्डा ए एन है। ऐसे ही अगर हम लोग बी का बात करें तो बी का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जितना ए का रेट ऑफ डिके है, जितना ए का रेट ऑफ डिके है, देखो माइनस यहाँ लिखा है क्योंकि ये ए ने फॉल कर रहा है, तो अब रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा बी का? जो ए का रेट ऑफ डिके है वही आपका बी का रेट ऑफ प्रोडक्शन है। जो ए का रेट ऑफ डिके है वही आपका बी का रेट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव करके लिखोगे ना, ठीक है, क्योंकि बी बढ़ रहा है, यहाँ पे ए घट रहा है तो माइनस लिखे थे हम लोग। ठीक है, तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और इसका रेट ऑफ डिके क्या होगा? वो इसके डिके कांस्टेंट इनटू इस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम लोग को निकालना है एन बी एट स्मॉल टाइम टी। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये सिंपल है। जैसे एन ए विल बी एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा ए टी। सॉल्व हो जाएगा ना, ये तो आप पढ़े ही होंगे ना। ये जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम करके दिखा देते हैं। डी एन ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए एन ए। तो इसको ऐसे कर लोगे, माइनस लैम्डा ए डी टी। ठीक, at t equal to 0 na is n naught and at t equal to t this is na, because log na by n naught equals to minus lambda a t, which means na is n naught e to the power minus lambda t. ठीक, so it is very easy to solve. ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना ना, इसमें तो एक बेनिफिट है ही वीडियो लेक्चर में, नहीं तो पहले तो रुकना पड़ता था क्लास में बहुत देर तक। हाँ देखिए, बच्चे समझते थे, अरे तब तक टीचर ऐसे मौन व्रत धारण कर लेता था। अब तो बढ़िया है कि भाई पॉज कर लो, है ना, टीचर कैन कीप ऑन मूविंग, राइट, यू कैन पॉज वीडियो लेक्चर में। सो दिस इज लैम्डा ए एन नॉट। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि बार बार एक ही चीज़ को नहीं बोलना होता था, तो पहले वी हैड टू रिपीट मेनी टाइम्स। जो भी बोले उसको कई बार रिपीट कर, कई लोग नोट करते थे, कई लोग बार बार बोलने पर समझते थे। दैट्स गुड थिंग, आवर वर्क हैज गॉट ईजियर, यू कैन से। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में लिखो, डी एन बी बाई डी टी एंड प्लस lambda b and b equals to lambda a and not this. Okay, now we have to find b. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो पढ़िए, लास्ट क्लास में बताए भी हैं वीडियो लेक्चर में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर लैम्डा बी टी। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऐसे है where p and q are either constant or function of x alone. This is linear differential equation of first order where p and q are either constant or function of x alone. ठीक है, ऐसे केस में बीटेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड इनटू द इक्वेशन मेक्स द होल इक्वेशन इंटीग्रेबल। ठीक है, मतलब वो फैक्टर है इसको गुना करने से पूरा इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाता है। इंटीग्रेबल हो जाता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। देखिए कैसे होता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये आप याद कर लें, बेहतर रहेगा।
ये गुना करते ही इस पूरे चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करोगे इसको कौन सा, इसको डिफ्रेंशिएट करते ये आ जाएगा, इसको कौन सा के इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट कर, ये एक्सपोनेंट वाला डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन लाइक दिस इक्वल्स टू क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स, डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आई एफ बोल दिया जाए तो आई एफ इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स विच इज आई एफ बेसिकली अब दोनों तभी इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक, दिस सोल्यूशन। आपको ये लास्ट वाला याद रखना है, ठीक है, लास्ट वाला याद रखना है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, इट इज देयर इन योर सिलेबस। तो इसको बस जितना बताया उतना ही है ऐसे, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली सोल्यूशन लिख लीजिए एन बी इंटू एन बी इज वाई ओवर हियर इंटीग्रल ऑफ लैम्डा ए एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए हो जाएगा एक तरह से डी टी प्लस सम कांस्टेंट टी, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए एन नॉट e to the power plus some constant c। ठीक है, और nb can be written as lambda a n naught e to the power, ये इधर लेके जाएंगे माइनस लैम्डा ए टी प्लस सी टू द पावर, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग एट टी इक्वल टू 0, एन बी इज 0, so this implies that c is going to be minus lambda a n naught this। ठीक है, ये आ जाएगा। So finally what do you get? Lambda b is nb is b कैपिटल से कर दो c का वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्डा ए एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी दिस। स्मॉल टाइम टी के लिए बोला है तो देखो वील यूज एक्सपेंशन, देखिए ई टू द पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा ए एन नॉट लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो 1 माइनस लैम्डा ए टी प्लस लैम्डा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस लैम्डा बी टी and so on. And for small t, we can neglect these terms, higher terms. So what do we get? We get, चाहे अभी रखे रहो इसको, ठीक है, अभी इसको रखे रहो, सेकेंड टर्म भी शायद कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाए। लैम्डा ए एन नॉट लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए
और ये क्या आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा, सो व्हाट डू यू गेट, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए टी, और यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा ए स्क्वेयर बाई 2 तो अगर हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर दें, then in that case NB is, if I neglect the t square term, in that case this is going to be simply lambda a n naught t, नहीं ये कट जाएगा, ठीक है. So A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer. ठीक है, A आपका सही आंसर आ जाएगा. ठीक है, let's go ahead. ये देखिए क्वेश्चन, the electric field of an electromagnetic wave has E equals to E naught cos omega t minus kz, ठीक है. At t equal to 0, a test particle of charge q is at z equal to 0 and has velocity v equal to 0.5 c. The total instantaneous force on this particle is, total instantaneous force on this particle is, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E naught cos, ठीक है, तो H क्या होगा, E जो होता है वो C म्यू नॉट H के, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज C म्यू नॉट H, E इज C म्यू नॉट H, यानी H जो हो जाएगा E अपॉन C म्यू नॉट, E अपॉन C म्यू नॉट cos ओमेगा टी माइनस kz. अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, H इज पैरेलल टू n क्रॉस E, H इज पैरेलल टू n क्रॉस E. समझ में आ रहा है आपको, H जो है H डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डी एच बाई डी टी होता है, और डेल क्रॉस E को लिखाता है बी राइट ओमेगा के क्रॉस E, ठीक है. तो ये ओमेगा H हो जाता है माइनस सी, मतलब डी बाई डी टी इज माइनस आई ओमेगा एंड डेल इज आई के, समझे, ये हो जाता है आई के, सॉरी वो कहाँ से आता है हम बता दें, आई के क्रॉस ई, के इज वेव वेक्टर, मतलब के लाइज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, and minus mu naught minus I omega H cross. So K is what? K is Kn cap, where K is 2 pi by lambda, n cap is unit vector unit vector in direction of propagation, ठीक है. So I can write I will cancel out, so you will have what, Kn cross E is mu naught omega H, or you can say n cross E is mu naught omega by kh, and omega by k is phase velocity, which is c in free space. So you have this relation, okay. So what we have is n cross E is c mu naught h, E है in free space, फॉर्मूला याद भी रखो, ठीक है. तो अगर दोनों तरफ मॉडुलस ले लोगे तो n क्रॉस E, n इज परपेंडिकुलर टू E and H बोथ, तो अगर दोनों तरफ मॉडुलस ले लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा,
ये आ जाएगा ई सी म्यू नॉट एच, ठीक है, वही यहाँ यूज कर लिए, तो एम्पलीट्यूड ये आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है तो आप H लाइज इन डायरेक्शन ऑफ n क्रॉस C, इस चीज का यूज करो। इस फॉर्मूला से क्या आ रहा है, H लाइज इन डायरेक्शन ऑफ n क्रॉस C। अब n का डायरेक्शन क्या है, n का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वही यहां से दिखता है, ये आपका यहां से फेज वेलोसिटी निकलता है, मतलब फेज वेलोसिटी निकलता है। फेज वेलोसिटी क्या आता है, द वेलोसिटी विद व्हिच वेवफ्रंट मूव्स। वेवफ्रंट इज व्हाट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट व्हिच आर इन सेम फेज। So locus of all the points which are in same phase, phase क्या है, omega t minus kz. So that is going to be the locus of all the points which are in same phase. Locus of all the points where this phase is constant is called wavefront, and the velocity with which this wavefront moves is the phase velocity. तो इसको अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो you'll have what, dz by dt, or from here we get dz by dt equals to omega by k, which is c. As is phase velocity, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। व्हाट काइंड ऑफ प्लेन, प्लेन गिवन बाय जेड इक्वल्स टू ओमेगा बाय के टी प्लस सम कांस्टेंट। सो व्हाट यू सी, दिस इज ए जेड इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, प्लेन पैरेलल टू एक्सवाई प्लेन, एंड जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लस ओमेगा बाय के टी क्या होता है, a plane which is moving with a speed of omega by k, a moving plane, that's wavefront, है ना। पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, बट ठीक है। तो सेट डायरेक्शन मूव कर रहा है, अपोजिट जेड डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब एन कैप का डायरेक्शन जो होगा, एन कैप का डायरेक्शन वो के कैप के डायरेक्शन में होगा। और ई का डायरेक्शन क्या है, ई का डायरेक्शन यहां से मिलेगा आपको, के क्रॉस आई। So k cross I is j cap. So this is your H is j cap, ठीक है, और B is mu naught H, which is nothing but E naught by C cos this। अब क्या तुमको निकालना है जी, ई और एच इसलिए निकालना है क्योंकि लॉरेंज फोर्स निकालना है। एक्चुअली लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सो क्या है, पार्टिकल क्या है, क्यू है ना, तो क्यू इज क्यू ई, ई इज दिस QE, E naught cos omega t minus kz I cap, and QV cross B is what, V क्या है तुम्हारा, V is 0.CK, तो ये हो गया Q, V is 0.5C and K क्रॉस J, ये भी B भी लिख दो, E नॉट बाई C cos ओमेगा टी माइनस के जेड, और V में था आपका क्या, K कैप, और H में B में क्या है, J, K क्रॉस J क्या हो गया, J क्रॉस K I होता है, तो K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव माइनस I कैप। अब क्या करना है तुमको, अब Z इक्वल टू 0 और T इक्वल टू 0 करना है। Z इक्वल टू T इक्वल टू 0 करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। सो यू हैव क्यू ई नॉट आई कैप, सी सी कट जाएगा, एंड हियर व्हाट डू वी हैव, क्यू ई नॉट बाई 2 माइनस क्यू ई नॉट बाई 2 आई कैप। गुड, बढ़िया। सो व्हाट डू वी हैव, क्यू ई नॉट बाई 2 आई कैप।
ये आंसर जाएगा, ठीक है, ये आंसर जाएगा। This is instantaneous speed, force, instantaneous force. All right, this is instantaneous force. ये देखिए क्या बोल रहा है, RMS velocity of molecule of oxygen gas is given by V at temperature T. The molecule of another gas have the same RMS velocity at temperature T by 16. Second gas is, ऑक्सीजन गैस का मास क्या होता है, m, मतलब RMS velocity is basically 3kT by m of O2, ठीक है। m of O2 is basically ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 AMU होता है, ठीक है। and this RMS speed is equal to 3k T upon 16 and m. We don't know the second gas. We don't know the second gas. So from here we can simply say that this m is m into 16 is MO2. So that gas must be having the molecular mass of 2 AMU, and 2 AMU is what? Hydrogen, H2. 1H is 1 AMU, so H2 is 2 AMU. So it has to be hydrogen. ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, इट हैज टू बी हाइड्रोजन, वेरी इजी। ये देखिए थर्मल फेज का क्वेश्चन है, ए सिस्टम अंडरगोज थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेट S1 to state S2 via two path 1 and 2. The heat absorbed and work done along path 1 is 50 joule and 30 joule. If heat absorbed along path 2 is 30 joule, the work done is what? देखिए A से B तक जा रहा है ना thermodynamic system, या thermodynamic system going from A to B through two path, but irrespective of which path they are following, delta U is going to be same for both path 1 and path 2. Delta U, the internal energy is state function. It depends on initial physical state and final physical state. So delta U is going to be same for both. So delta U from the first law of thermodynamics is Q1 minus W. See, what is delta U? This is your first law of thermodynamics. So delta U is Q minus W, and here Q2 minus W2 is delta U2. अब path 1 का देखो, heat absorbed is how much? 50 joule, and work done is 30 joule. Heat absorbed in the second path is 30 joule, and work done we don't know. So W2 is 10 joule. 20 हो गया, 20 उधर जाएगा, तो it is 10 joule, 10 joule. Clear है? We are making use of the information that U is a state function. We are making use of information that U is going to be a state function, nothing else. ये देखिए क्या बोल रहा है, a condition for maxima in the interference of two states given in terms of lambda and m is given by, देखो maxima कब होता है? When the phase difference is integral multiple of lambda. When phase difference is integral multiple of lambda, तो phase क्या है इसका? देखिए phase जो है, the phase of this wave is, this is your phase, और second wave का phase ये है,
तो इनका फेज डिफरेंस जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाएगा देयर विल बी इंटरफेरेंस मैक्सिमा, and if it is a half integral multiple of lambda then it is minima. So your phase of first wave is k naught root 3x plus y minus omega t. This is phase of first wave minus phase of second wave is the phase difference. देखो वेव में दो चीज होता है, एम्पलीट्यूड एंड फेज. Phi is phase, A is amplitude. A amplitude क्या होता है? Maximum instantaneous value of the physical quantity represented by that wave. Maximum instantaneous value of the physical quantity which is represented by that wave, or wave is always represented by some varying physical quantity. ठीक है? हाँ. Okay. So I think, and this is equal to n lambda. M lambda का m value use किया तो. Okay, so you cancel this out. Fine. रूट टू गुना कर लीजिए तो ये 2 हो जाएगा और 2 को उधर लेके चले जाइए, क्या आ जाएगा? k नॉट रूट 3x प्लस y और रूट 2 को अंदर ले लो, ये हो जाएगा रूट 2x माइनस रूट 2y 2m लैम्डा. यस यस, सॉरी, वेरी सॉरी. फेज डिफरेंस इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस शुड बी part difference should be integral multiple of 2 pi. Please make editing. बोलने में गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया. Phase difference should differ by, phase difference should be integral multiple of 2 pi. Integral multiple of 2 pi and part difference should be integral multiple of lambda. A phase difference, अगर हम बोलते हैं phase difference is integral multiple of 2 pi, is same as saying part difference is integral multiple of lambda. ये k नॉट जो है ना, ये वेव वेक्टर होता है, ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है. ठीक है, यहां भी चेंज करो, यहां भी चेंज करिए. सो दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 2m पाई. ये कट जाएगा तुम्हारा, है ना, और वी कैन से रूट 3 माइनस रूट 2 x प्लस 1 माइनस रूट 2 y इक्वल्स टू m लैम्डा. आई थिंक 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, ये 2 इधर से भी जा रहा है, 4m पाई, राइट. यहाँ तो 2m पाई ही लिखाएगा, बट ये जब 2 इधर जाएगा तो दिस विल बी 4m पाई, है ना, और 4m पाई तो ये हो जाएगा 4m पाई, तो 4 पाई कटेगा तो 2 इंटू ये कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2m लैम्डा. ये आंसर है. सो आई थिंक ए इज करेक्ट. ठीक है, एडिटिंग कर लेना, एडिटिंग कर लेना आप. ठीक है, हमेशा का देखो कहीं मिस्टेक भी हुआ तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करके वीडियो एडिट करके फिर उसको चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है ना. ठीक है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है यार, हम्बली एक्सेप्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन बीइंग कैन कमिट मिस्टेक्स. ठीक है, इसको अब कल करेंगे, है ना, रात हो गया, 10:30 बज गया, तो 23 तक बना लिए हैं. आपको तो जोड़ के ही देंगे. ये क्वेश्चन देखते हैं 24. देखो क्या बोल रहा है. ए सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन एट थर्मल इक्विलिब्रियम
हैज द स्पेस चार्ज डेंसिटी रो एक्स प्रोफाइल एज सोन इन फिगर, ठीक है, and the figure that best depict the variation of electric field with respect to x. देखो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो लगा लिया जाएगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म, और इसको हम लोग फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ही बोलते हैं। तो आप देखिए रो जो है वो उसका रो एक्स दिया हुआ है आपको, यू हैव बीन गिवन रो एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, इट सिम्स इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वन वेरिएबल ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है एक वेरिएबल पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, ई वर्सेज एक्स, ई वर्सेज एक्स ऐसे दिया हुआ है। और रो भी जो है यहाँ पे अगर इसको x ले, ये x ही होगा मेरे ख्याल से, मिस कर गया है, तो रो x भी जो है आपका इट इज़ समवॉट लाइन इक्वेशन, मतलब ये अगर मान लो रो नॉट है, दिस इज रो नॉट, देन आई कैन से रो इज रो नॉट अपॉन W/2 इंटू एक्स, नहीं, x इक्वल टू W/2 पे ये जो है x इक्वल टू W/2 पे रो नॉट हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस W/2 पे ये माइनस रो नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका ये वेरिएशन हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और इफ आई अज्यूम दैट E इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, देन डेल डॉट E इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर E एक वेरिएबल का ही फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा कि E डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग पार्शियल डेरिवेटिव, I write it as this, and रो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, रो नॉट अपॉन इसका जो ओरिजिनल पेपर है वो भी खोल लेते हैं, ठीक रहेगा। सो दिस इज x, और यू कैन से Ex is 2 रो नॉट एप्सिलॉन नॉट W x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, तो हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, हाँ, सो या, सो व्हाट वी फाइंड दैट Ex is varying with x, and that variation is defined by some kind of parabolic function, नहीं, ये parabolic function हो गया ना, c equals to 2 रो नॉट, और 2 क्यों लिखें, 2 कट जाएगा, और यू कैन से रो नॉट, नहीं, पैराबोलिक फंक्शन है y माइनस इस टाइप का, y माइनस बीटा इक्वल्स टू 4a x माइनस अल्फा स्क्वायर, और ऐसे लिखेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b, नहीं, इसी टाइप का फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट W बाई रो नॉट, और Ex माइनस c, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे आपका अल्फा इज 0 एंड बीटा इज c, अल्फा इज 0, ये फंक्शन, इसका पैराबोलिक तो ये है नहीं, पैराबोलिक तो इसमें यही है आपका ना, ए वाला ही है, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, वो यहीं से पता चल जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको हम समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं, ठीक है। यहीं से ये दिख रहा है पैराबोलिक है, ये सब तो है नहीं है,
है ना, ई एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये सर्कुलर टाइप का ड्रा कर दिया है टाइप इसने, ये पैराबोलिक होगा ऐसे, ठीक है, इट विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक फंक्शन। समझ में आ रहा है जी? ओके, आगे चलता है। दो 2021 का पेपर खोलने क्या, IIT जैम 2021। क्वेश्चन पेपर ठीक है, ये पेपर रहेगा, तुम लोग रेफर करते रहेंगे, है ना। अच्छा इधर कुछ सर्किल टाइप का, तो ये पैराबोलिक है, ठीक है, टाइप इसलिए सही नहीं ड्रा किया। छोटा सा पैराबोला ड्रा करोगे तो सर्किल टाइप का ही आपको दिखेगा। कहाँ गया, हाँ ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है ए मास इज कनेक्टेड टू ए massless spring or spring constant K which is fixed to a wall. Another mass 2m having a kinetic energy E collide collinearly with the mass m completely inelastically. Completely inelastically का मतलब हो जाएगा ये हिट करेगा और उसमें स्टिक कर जाएगा। 2m मास जो है m मास को हिट करेगा एंड दे विल स्टिक टुगेदर, ठीक है, दे विल स्टिक टुगेदर, तो वो 3m का मास बन जाएगा। The entire setup is placed on a frictionless floor. The maximum compression of spring is, कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है आपका, ठीक है। तो लीनियर पहले तो देखो हम लोग जो 3m बनेगा उसका वेलोसिटी निकालेंगे, और मैक्सिमम कंप्रेशन बोल रहा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का जस्ट आफ्टर कोलिजन वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट कर जाएगा। तो पहले तो लेट्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस m प्लस 2m टुगेदर जस्ट आफ्टर कोलिजन। आपका सिस्टम क्या है, देखो ये मास m दे रखा है आपको जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये 2m है विच इज कमिंग विथ द काइनेटिक एनर्जी E, ठीक है। अब ये कोलाइड करेगा, हिट करेगा, अब बाद में क्या बन जाएगा, ये 3m बन जाएगा। सपोज v is the velocity just after collision, v is the velocity just after collision, ठीक है। So we can consider linear momentum of this system, linear momentum of this system should be equal to linear momentum of this system because you don't have any external force acting, ठीक है। So what is linear momentum of this system, ये तो मूव कर नहीं रहा है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस सिस्टम का linear momentum क्या हो जाएगा, it is p square by 2m equal to, यहाँ पे m जो है 2m है बेसिकली, इक्वल्स टू E होता है, तो लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, सुनो यहाँ पे m जो है मास जो है 2m है, ठीक है, इट इज बेसिकली 4me, दिस इज लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, फाइंड वेलोसिटी, और यू कैन से दिस इज लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन pf, ठीक है। ओके, pf इज द लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन ऑफ दिस 3m का लीनियर मोमेंटम जो है pf हमने ले लिया है, ठीक है, p फाइनल और जैसे p इनिशियल। अब क्या होगा, एक बार ये मूव करना चालू करेगा, साथ आ जाएगा ये जब ब्लॉक 2m भी, तो ये सारा मूव करना चालू करेगा ना जी, 2m और ये m है। तो अब ये क्या होगा, जैसे जैसे मूव करेगा इसका काइनेटिक एनर्जी जो है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है 3m का वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है ये 3m का, pf स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ 3m, p स्क्वायर 2m होता है बट m हियर इज 3m
equals to half kx square, right? So 2 will cancel out, and PF is what? PF square is 4me. So m will cancel out. So x is 4e/3k, ये हो जाएगा 4e/3k। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, लेट्स गो अहेड। ये देखिए क्या बोल रहा है, ए linearly polarized light falls on quarter wave plate and emerging light is found to be elliptically polarized, ठीक है। The angle between fast axis of quarter wave plate and plane of polarization of light is, देखिए समझिए बात को, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब आप when a plane polarized light falls on the quarter wave plate, when a plane polarized light falls on the quarter wave plate, then if the angle between plane of polarization and the principal section of quarter wave plate, or you can say optic axis or fast axis, जो भी बोल लो, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट मीनिंग वही रहता है। तो when a linearly or when a plane polarized light falls on the quarter wave plate क्या करेगा? ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट में π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसी की वजह से इलेक्ट्रिकली पोलराइज बनता है। तो देखो फिर से सुनो क्या बोल रहा है, व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट एंड इफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट एंड द प्रिंसिपल सेक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस, फास्ट एक्सिस, जो भी है बोल दो आप उसको, हालांकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस एंड प्रिंसिपल सेक्शन, बट ऑप्टिक एक्सिस लाइज इन द प्रिंसिपल सेक्शन. So if the angle between plane of polarization and the principal section of quarter wave plate, if that angle is 0, 90, 180, right, in that case the light will remain plane polarized. Light will remain plane polarized because quarter wave plate will treat the plane polarized light as completely ordinary or extraordinary. But if the angle between plane of polarization and principal section of quarter wave plate is different from 0, 90, 180, 270, अगर इनसे एंगल डिफरेंट है, in that case it will form a elliptically polarized light, right, elliptically polarized light if angle is different from 45, 135. मतलब पहली बात तो अगर 0, 90, 270 हुआ तो फिर तो प्लेन पोलराइज ही रह जाएगा, ठीक है। और एंगल अगर 45, 135 इस टाइप का हुआ तो उसके साथ सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा। और इफ एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 45, ठीक है, और 135, इन दैट केस इट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो आपका 90 होगा नहीं, 90 होगा तो उस केस में लाइट प्लेन पोलराइज ही रह जाएगा। 180 भी नहीं होगा, उस केस में लाइट प्लेन पोलराइज ही रह जाएगा। 45 के केस में लाइट सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा। तो सिर्फ एक 30 ऑप्शन है इसमें लाइट इलिप्टिकली पोलराइज होगा, क्योंकि लाइट अगर 30 होता है ना, एंगल 30 डिग्री होता है, उस केस में जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट में जो प्लेन पोलराइजर ब्रेक करेगा, उस ओ वेव और ई वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। 45 डिग्री में फॉल करने में क्या होगा कि ओ वेव ई वेव तब भी बनेगा लेकिन उनके एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे, उस केस में सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए इसका। आपको नहीं क्लियर है, क्लियर करिए, क्योंकि ये देखिए आपको ना, जैसे कई टीचर लोग हमारे समय में ही आ गए थे, वैसे टीचर वो जो है ट्रिक वगैरह पढ़ाते हैं, तो ट्रिक से तो देखो क्या है कि एग्जाम तो क्लियर होगा ही नहीं, और अगर मान लो हो भी गया तो आगे जाके फंस जाएंगे जब आप MSc में जाएंगे, एटॉमिक फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बी केयरफुल, आपको कॉन्सेप्ट भी बनाना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट फॉर योर लाइफ अहेड। देखिए क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज, बढ़िया बात है। क्या निकालना है तुमको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, ई दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप एक काम करो, यूज मैक्सवेल इक्वेशन, दिस
डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी। अब डेल क्रॉस ई क्या है बताओ? आई जे के कैप डी बाई डी एक्स partial derivative with y. Ex is what? Kyz cos omega t. थ्री kz cos omega t. ठीक, और 4ky cos omega t. And that is equal to minus d by dt. Okay, so minus dv by dt is basically, इसको इवेल्युएट करो, क्या आएगा बताओ? आई वाला पार्ट क्या आ जाएगा? इट इज 4k cos omega t माइनस 3k cos omega t आई कैप। ठीक है, अब जे वाला देखो, जे वाला पार्ट हो जाएगा ठीक, दिस इज k y cos omega t। ये तो डेरिवेटिव 0 ही होगा, x है नहीं इसमें, ये j हो गया। और k वाला पार्ट क्या होगा? k वाला पार्ट हो जाएगा, ये इसमें x नहीं है और इसमें y है इसमें। ठीक है, तो ये जो है माइनस kz cos omega t k कैप। टाइम के रेस्पेक्ट में ये फाइनल क्या लिखोगे? हो जाएगा k cos omega t आई कैप प्लस ky cos omega t j कैप और kz cos omega t k कैप। इसको टाइम उधर ले जाओ और इसका इंटीग्रेट कर दो। सो b इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ k cos omega t आई कैप प्लस ky cos omega t j cap and kz cos omega t k cap dt. So this will give you what? Cos omega t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 by omega sin omega t. So 1 by omega sin omega t, के बाहर ले लो तो ये हो जाएगा आई कैप वाई जे कैप माइनस जेड के कैप A is correct answer. A is correct answer. ठीक है, या ठीक है, चलेगा। मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके करना है, ये सब फेमस क्वेश्चन सब है। पता नहीं आजकल टीचर वैसा पढ़ाता है कि नहीं। an का देखो फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना है इसमें आपको। an is 2 by t, interval is minus t by 2 to plus t by 2, f t cos n omega t। ठीक, और जब bn का फार्मूला होगा दैट विल बी 2 by t इंटीग्रल माइनस t by 2 to plus t by 2 f t साइन ओमेगा टी डी टी। अब इस फार्मूला का यूज कर लो। लेट्स डू इट फॉर F1। F1 के केस में इफ आई राइट an इट विल बी 2 by t
माइनस टी बाई टू और एफ टी क्या है 4t² प्लस 3। ये तो देखो इवन फंक्शन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये नॉन जीरो ही आएगा आपका, करके देख सकते हैं। अच्छा, बी एन का अगर बात करें तो ये माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू है, 4t² प्लस 3 साइन एन ओमेगा टी। अब ये ऑड फंक्शन है, देखो साइन जो है ऑड फंक्शन होता है और f1t इवन फंक्शन है, तो ऑड और इवन का जो मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होगा वो ऑड फंक्शन ही होगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। आपको ये आइडेंटिटी लीनियर सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल का याद रखना पड़ेगा, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज जीरो इफ एफ एक्स इज ऑड and it is twice of 0 to fx dx if fx is even. alright, तो an आपका जो है वो नॉन जीरो है और bn जीरो है f1t के लिए, f1t के लिए। तो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग फॉर f, क्योंकि यही एक ऑप्शन सही है ना f1t का, तो an is non-zero and bn is 0. So this is your correct answer. आप चाहें तो f2t के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम f2t क्या है, ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटू इवन इज ऑड, उस केस में ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी f2t डाल देंगे तो f2t ऑड फंक्शन, तो ऑड इंटू ऑड इज इवन, सो दिस विल बी नॉन जीरो इन दिस केस, इन केस ऑफ f2। तो f2 के केस में an जो है जीरो है और bn नॉन जीरो, सही है बिल्कुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले f1t से ही आपका आंसर मिल गया है, ठीक है, गॉट योर आंसर फ्रॉम f1t इटसेल्फ। तो फूरियर सीरीज का फार्मूला याद रखिए, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, उसका एटलीस्ट फार्मूला तो याद कर ही लेना है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, a thin circular disk lying in xy plane has surface mass density sigma. Sigma is the surface mass density, sigma depends on r only. Circular disk where r is the distance from its center. The moment of inertia about z axis is, सिंपल है, आपको एक डिस्क दे दिया है ऐसे थिन डिस्क, ठीक है, ये r रेडियस का है और सिग्मा वेरी कर रहा है, सिग्मा वेरी कर रहा है, सिग्मा इज वेरिंग लाइक दिस। तो आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर डी एम। तो यहाँ मास एलिमेंट कैसा लेंगे, मास एलिमेंट ऐसा लीजिए जिसके ऊपर आर कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, आर यहाँ पे इंटीग्रेंड है, तो आप एलिमेंट ऐसा लेंगे जहाँ पे इंटीग्रेंड को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, राइट। सो ए मास एलिमेंट ऐसा लो जिसका जहाँ पे r कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो दैट मास एलिमेंट कैन बी व्हाट, दैट मास एलिमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस r and thickness dr. We can take mass element as ring of radius r and thickness dr. So I can treat r to be constant over this element because dr is infinitesimally very small. So if I take a ring of radius r and thickness dr, what is the area of that ring? Area of that ring is 2 pi r dr. And what is the mass of this ring? That is sigma ds, or you can say this is 2 pi sigma r dr. So this is 2 pi sigma r, तो r और r स्क्वायर गुना हो जाएगा, it is r cube dr, and we can put the value of sigma, so it is 2 pi sigma naught बाहर ले लो आप, this is 1 minus r square by r square r cube dr, and r goes from 0 to capital R, तो क्या हो जाएगा 2 pi sigma naught, दिख रहा है जी,
दिस इज आर क्यूब माइनस आर फाइव बाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेट कर लोगे तो आर क्यूब क्या आ जाएगा, आर फोर बाई फोर, या आर फाइव है तो आर सिक्स हो जाएगा, आर सिक्स बाई सिक्स आर स्क्वायर। यू टू कैपिटल आर, ठीक। सो दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट आर फोर और 1/4 माइनस 1/6 क्या बन जाएगा, 12, इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 3 12 6 1/12 बटा 12। सो दैट इज पाई सिग्मा नॉट r4/6। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर 29, ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज, उसका MSQ चालू हो जाएगा, उसका MSQ चालू हो जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, रेडियल कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, अरे वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, है ना, याद भी रखिए आप, याद भी रखिए, आपको बता भी देते हैं क्या, ऐसे तो हम आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे, आप याद कर लेना। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये होता है आर डॉट, अच्छा ये ना लगातार पूछ रहा है, जो 22 में पूछा था, उल्टा चल रहा है ना, 2023 का हम लास्ट ईयर करवा दिए थे, 2022 का पीछे का, ये फार्मूला है। तो रेडियल कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, रेडियल कॉम्पोनेंट ये है, ये वेलोसिटी का भी याद रखो यार, सब करवा रखे हैं वीडियो लेक्चर में ना। रेडियल कॉम्पोनेंट, ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट, और पोजीशन तो पता ही होगा आपको, where ER cap is unit vector in direction increasing R and E theta cap is unit vector in direction increasing theta। इसका डेरिवेशन देखना हो देख लेना, बाकी ये तो याद कर लो, रिमेंबर दिस, ठीक है, ये रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। तो आधा पेपर हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हाफ जो है 10 क्वेश्चन MSQ होंगे, मल्टीपल करेक्ट वाला, और फिर 20 क्वेश्चन नेट वाला होगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 31। अब ये जो 31 से 40 तक का जो सेक्शन है, दैट इज MSQ, मोर देन वन करेक्ट होगा, एक से अधिक आंसर सही होगा, या हो सकता है एक भी हो, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और एक भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, अगर सारे ऑप्शन सही होंगे तभी वो मार्क्स देगा, नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, अगर सारे ऑप्शन नहीं आप टिक करेंगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज सच, ठीक है। देखिए 31st क्वेश्चन क्या है, ए गैसियस सिस्टम इनक्लोज इन एडियाबैटिक कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम एट प्रेशर P1 and V1, work is done on the system in a quasi-static manner due to which pressure and volume changes to P2 and V2 respectively in the final equilibrium state. At every instant, the pressure and volume follow the condition PV gamma equal to constant, where gamma is ratio of Cp and Cv. C is constant. C क्या है जी? अच्छा ये C constant है, ठीक है। If work done is 0, identify the correct statement. देखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बार आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो तो एक बार ये बता देते हैं और इसके फिर रिजल्ट को आप याद कर लेना, ठीक है, रिमेंबर द रिजल्ट। सो इन जनरल वर्क डन इज गिवन बाय PdV, ठीक है। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो P क्या हो जाएगा, P इज गोइंग टू बी C अपॉन V गामा, है ना, या आप बोल सकते हैं C इंटू माइनस गामा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी CV माइनस गामा dV, इट गोज फ्रॉम V1 टू V2,
ऑलराइट, सो दिस इज अ कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करो आप, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट पुट कर दो v1 से v2 तक, क्या आ जाएगा, c अपॉन you can say 1 minus gamma, and here we have v2 gamma minus 1 and minus v1 or minus gamma plus 1, ना, minus gamma plus 1 and minus gamma plus 1 v1, ठीक, समझ में आ रहा। अब अगर c को हम अंदर लें, व्हाट इज c इज pv गामा, तो मतलब as the gaseous system or the thermal system, gaseous system यहाँ पे है, as the gaseous system changes its state, as the gaseous system changes its state, where the initial state you had P1 V1, the final state you had P2 V2, तो जैसे जैसे ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पे P1 V1 जो है P2 V2 फाइनली हो जा रहा है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रहा है ना, गैसेस सिस्टम अंडरगोज ए एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर इज प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, ठीक है, बट इन दिस होल प्रोसेस एज P and V चेंजेस, P V गामा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। दैट मीन्स initially if it is about P1 V1, then P1 V1 gamma will be equal to P2 V2 gamma, and that will be constant, that will be constant, ठीक है। तो अगर ये C को अंदर ले लें हम लोग, if I take C V2 minus gamma plus 1 and here we have C V1 minus gamma plus 1, ठीक है। So from here what do we get? From here we have P1 equals to CV minus gamma and P2 equals to CV2 minus gamma. इसको हम पुट कर दें यहाँ पे, C का वैल्यू वैसे ही, अगर हम कहें कि here C is, here P2 is, or I can say yeah, P2 is CV2 minus gamma, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, we can write it P2 and V2, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो V माइनस गामा V2 माइनस गामा इंटू V2, ऐसा लिख सकते हो। तो C V2 माइनस गामा इज P2, राइट, एंड हियर C V1 माइनस गामा इज P1, ऑलराइट। और फाइनली द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन is basically P1 V1, or you can say 1 by gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2. Is it all right? Or you can write it in other way, PV is what? nRT. So P1 V1 would be, oh sorry, आई थिंक इरेज हो गया, कोई नहीं, ये यहाँ पे हम लोगों ने याद है हम लोग को, आप तो रिबाउंड करके देख लेना। सो वी गॉट दिस थिंग, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब PV इज nRT, सो यू कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो, 1 बाई गामा माइनस 1 nRT1 and nRT2. So this can be also written as nR 1 gamma minus 1 this. तो अगर वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस 0, if work done by adiabatic process is 0, then P1 V1 would be equal to P2 V2. That simply means, or T1 is equal to T2, है ना? A will be the correct answer. A will be the correct answer. और कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो गलत होगा ना, मतलब if this happens that means gamma is 1 here, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। Sorry, if this happens gamma would be 1, yes,
and if this happens, gamma would be 2, and if this happens, gamma would be what? -2. No, sorry, -1. -1 will make it 0. Gamma plus 1 is 1. Gamma is 0. Yes, this means gamma is 0. And if you want P1 V1 equal to P2 V2, only this can be true. A can be true. Okay, ठीक है, ये ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, आगे चलें। थर्मल फेज पर क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्या बोला, आइसोलेटेड आइडियल गैस इज केप्ट एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, इट अंडरगो फ्री एक्सपेंशन अगेन अटेन्स अ प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है ना, यू हैव समथिंग लाइक दिस। पहले तो आइसोलेटेड है, सो देयर इज नो हीट गोइंग टू इन्वायरमेंट और नो हीट इज कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट इन द सिस्टम, ठीक है। ये सब एडियाबेटिक वॉल्स है, तभी आइसोलेटेड सिस्टम होगा ना। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी और मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं हो, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया, इधर गैस है and you don't have anything over here, तो expand करेगा, you don't have pressure over here, so since you don't have pressure outside, that means there is no work done by the piston। और चूंकि ये सब isolated है, so there is no heat released or heat gained by the system, so that means the process is adiabatic, number one। and since you don't have anything over here, any pressure over here, so work done is 0। फ्री एक्सपेंशन में क्या है, वर्क डन इज 0, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दिस पिस्टन, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी फोर्स। फोर्स कब अप्लाई करना पड़ता है, व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट दैट मोशन। जैसे ये है, अभी जैसे इसको लिफ्ट करने में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ा, क्यों? बिकॉज द ग्रेविटी डज नॉट वांट इट टू मूव अपवर्ड, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, इट डजंट वांट द पेन टू मूव आउट अपवर्ड स्पॉन्टेनियसली, है ना। तो उसके लिए अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। सिमिलरली यू डोंट हैव एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ऑन दिस साइड, सो यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन द पिस्टन फ्रॉम द सिस्टम। गैसेस सिस्टम डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द पिस्टन इन ऑर्डर टू डू वर्क, ठीक है। अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यू डोंट नीड, क्वाजी-स्टैटिकली क्या है, क्वाजी-स्टैटिक में यू डोंट हैव टू प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। क्वाजी-स्टैटिक मतलब थर्मल फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो वी मूव द पिस्टन क्वाजी-स्टैटिकली, दैट मीन्स द पिस्टन हैज टू बी मूव्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। सो एंड फॉर दैट यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन द पिस्टन, सो वर्क डन बाय द gaseous system would be 0। so if in adiabatic process you don't have any work done, that means P1 V1 is equal to P2 V2। अभी लास्ट देखे थे ना, अभी पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। So A and B is going to be correct answer। A और B जो होगा वो correct answer हो जाएगा। I hope it is clear। ये डायग्राम जो है टाइपिस्ट लोग थोड़ा गलती बना दिया है, तो पढ़ लेते हैं। डायग्राम हम इधर ओपन करके रखे हैं एक PDF, ठीक है, उसमें से देख लेंगे। यहाँ पे मेरा एक PDF ओपन है, तो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। चाहे इसी को देख लेते हैं ना, इसी में कर देंगे सवाल को, ठीक है। ये विंडो थोड़ा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं। आई थिंक ये पढ़ने में आ रहा होगा आपको, या डेस्कटॉप, अच्छा डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा आ जाएगा, है ना। ये ओरिजिनल पेपर है, मतलब वो टाइप किया हुआ है और ये ओरिजिनल पेपर है। इसमें डायग्राम थोड़ा सा ना, ये डायग्राम में ये सब वैल्यू गलत पुट कर दिया है लोगों ने। हाँ, आई थिंक दिस इज ओके नाउ। यस, देखिए क्या लिखा है। एक्चुअली ये हट नहीं रहा था बीच में ना, थोड़ा सा इन्होंने वाटर मार्क पुट कर दिया था, तो हम हटा नहीं पा रहे थे।
इसलिए टाइप करवाए थे। ओके, देखिए 33 क्वेश्चन नंबर, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली कंसिस्ट ऑफ अनपोलराइज्ड कंपोनेंट। ध्यान से पढ़िए, पोलराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब कॉन्सेप्चुअल भी है। और दूसरा चीज़ आप भाग नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर आपको फिजिक्स में रहना है देन यू हैव टू इनकाउंटर पोलराइजेशन एवरीवेयर। मतलब आपको पोलराइजेशन समझना होगा, क्योंकि अगर पोलराइजेशन नहीं समझेंगे तो आपको एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में भी दिक्कत होगा, लेजर और ये सब भी पढ़ने में दिक्कत होगा, और आप अगर वो रमन स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। पोलराइजेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो ऑप्शन। तो जो लोग मेरा कोर्स किए हुए हैं वो पोलराइजेशन का टॉपिक में देखिए काफ़ी डिटेल में मैंने बता रखा है, एंड नाइसली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। क्योंकि उसके बगैर, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होते, थ्योरी क्लियर होना चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली कंसिस्ट ऑफ अनपोलराइज्ड कंपोनेंट। ए बीम ऑफ लाइट के अंदर एक अनपोलराइज कंपोनेंट है विथ इंटेंसिटी आई नॉट। अनपोलराइज कंपोनेंट का इंटेंसिटी आई नॉट है, एंड पोलराइज कंपोनेंट विथ इंटेंसिटी आई पी, ठीक। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ओरिएंटेड एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। वर्टिकल से जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उस जो फील्ड वेक्टर है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। द फिगर shows total intensity I total after light passes through polarization as a function of alpha. The figure shows total intensity I total, मतलब पूरा लाइट जो है ना, लाइट के अंदर अनपोलराइज कंपोनेंट भी है आई नॉट इंटेंसिटी का, और एक पोलराइज कंपोनेंट है जिसका इंटेंसिटी आई पी है, और जो पोलराइज कंपोनेंट है उसका जो फील्ड वाइब्रेशन है, उसका जो फील्ड वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक। अब क्या बोला, फिगर शोज टोटल इंटेंसिटी आई टोटल आफ्टर लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, वेयर द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन मेक्स अल्फा दैट द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है। एक पोलराइजर है जो जिसका मान लो इफ दिस इज पोलराइजर एंड इस ट्रांसमिशन एक्सिस मेक्स एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा, अलग अलग अल्फा के लिए आपको ये प्लॉटिंग किया हुआ है। इफ आई कीप ऑन रोटेटिंग पोलराइजर देन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ द पोलराइजर। मतलब यू हैव ए लाइट which is consisting of unpolarized component and polarized component is falling on the polarizer, right? Suppose that polarizer is rotating means जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो पास एक्सिस है पोलराइजर का, वो वर्टिकल से जो एंगल बनाता है अल्फा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर रोटेट करता रहेगा तो इसका पास एक्सिस, जो पोलराइजर का पास एक्सिस है, उसका जो ओरिएंटेशन है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में वो चेंज होता रहेगा। इफ सपोज दैट ओरिएंटेशन ऑफ पास एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इज डिफाइंड बाय एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो अलग अलग अल्फा के लिए इन्होंने प्लॉट कर रखा है, जो ये टोटल वाई एक्सिस पे टोटल इंटेंसिटी प्लॉट कर रखा है, इधर अल्फा का वैल्यू प्लॉट कर रखा है, ठीक है। यहाँ अल्फा का वैल्यू है और ये आपका इंटेंसिटी जो बाहर निकल रहा है वो है, ठीक है। अब समझिए, अगर आप किसी भी पोलराइजर के थ्रू अगर अगर किसी भी पोलराइजर पे आप एक अनपोलराइज्ड फॉल करवाओगे, if any unpolarized light falls on a polarizer irrespective of the direction of pass axis, the intensity which comes out is I naught by 2। क्योंकि जो लाइट फॉल कर रहा है पोलराइजर के ऊपर उसमें पोलराइज कंपोनेंट भी है और अनपोलराइज कंपोनेंट भी है। तो अनपोलराइज लाइट कभी भी पोलराइजर पे फॉल करेगा तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका पास एक्सिस किस डायरेक्शन में है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच कम्स आउट इज I naught by 2। तो जो अनपोलराइज कंपोनेंट है उसका इंटेंसिटी तो हाफ हो जाएगा पोलराइजर के बाद, जो अनपोलराइज कंपोनेंट है उसका इंटेंसिटी तो हो जाएगा हाफ I naught by 2, ठीक। अब जो पोलराइज कंपोनेंट है वो फॉलो करेगा मेलस लॉ, ठीक है। अगर वो पास एक्सिस जो अल्फा है, इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा, that means all the polarized light is going to pass through the polarizer। अगर मान लो इसका पास एक्सिस जो है, अगर पोलराइजर का पास एक्सिस जो P है, अगर वो
जो अल्फा एंगल बना रहा है, इफ दैट अल्फा इज थीटा, मींस पोलराइजर का पास एक्सिस जो है वो फील्ड वाइब्रेशन के पैरेलल है। पोलराइजेशन का पास एक्सिस जो है वो पोलराइज लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसके पैरेलल हो गया। दैट मींस ऑल द लाइट विल बी वेलकम्ड, है ना। सारा लाइट कहेगा पास हो जाओ भाई, पैरेलल है, फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल हो गया ना पास एक्सिस के, तो सारा का सारा लाइट पास कर जाएगा। एंड इन दैट केस द इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, द इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी आई मैक्स, दिस इज गोइंग टू बी योर आई मैक्स, ठीक है। और ये जो पोलराइज कंपोनेंट है द इंटेंसिटी कमिंग, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो अगर ये पास एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चला जाएगा तो सारा का सारा लाइट जो है बाहर निकल जाएगा पोलराइजर से। लेकिन अगर ये पोलराइजर का पास एक्सिस P जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो उस केस में देयर इज नो लाइट कमिंग आउट ऑफ इट, देयर इज नो लाइट कमिंग आउट ऑफ इट। So in that case your I mean, and that is going to be your I mean. I mean is going to be your I naught by 2, ठीक है। अब जब ग्राफ देखेंगे तो I max क्या है, I max is 25, ठीक है। और I mean क्या है, I mean is 5, that means I naught is 10 and IP is 20. ये सही हो जाएगा। थीटा क्या बोल रहा है, थीटा का वैल्यू बोल रहा है क्या, देखो मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ से पता चल जाएगा। इस अल्फा का वैल्यू पे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा 25, 35, तो ये जो थीटा है ना 35 डिग्री होगा, वर्टिकल से 35 डिग्री। और अगर इधर चले तो 180 प्लस 35 हो जाएगा, है ना। तो ये गलत है, तो डी सही आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें ये वैल्यू गलत डाल रखा था इन लोगों ने ना, ये सभी गलत डाल रखा है। ये देखो, consider following differential equation that describes oscillation in physical system. If alpha and beta are kept fixed and gamma is increased, then देखो एक्चुअली जो इक्वेशन होता है वो ये ऐसे होता है, m d square by dt square plus 2mr एक्चुअली ये होता है ना, देखो ये डैम्प ऑसिलेशन का केस है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ए डैम्पर एंड मास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ दिस मास इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, इफ दिस मास इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, देन व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग, एक तो फोर्स लग जाएगा kx, एक हो जाएगा bv, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे, तो अब देखो द नेट फोर्स एक्टिंग विल बी, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी, अगर इस डायरेक्शन को राइट बोलते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी माइनस के एक्स माइनस बी वी, और एफ क्या हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। तो ये ऐसे आ जाएगा इक्वेशन ना, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस बी dx by dt प्लस के एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे क्या लिखा है तुम्हारा, अल्फा एक्स को वाई ले लिया है इसने, डिस्प्लेसमेंट को। अब अल्फा बीटा कांस्टेंट है, मतलब m कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, ठीक है। m कांस्टेंट, b कांस्टेंट। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि b बाई एम को 2r ले लेते हैं, ठीक है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। b को डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं और r को डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो उस केस में जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आता है हमारा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दैट कम्स टू बी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है, k बाई एम माइनस आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, ठीक। अब b और m सब कांस्टेंट है, k अब बढ़ाओगे आप, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ गामा इज इंक्रीज, मतलब गामा इज व्हाट, गामा इज k ओवर हियर। तो अगर b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, अब आप k बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा। आप k बढ़ाओगे तो क्या होगा, इफ गामा इज इंक्रीज्ड, then the frequency of oscillation increases, है ना, because your omega is frequency of oscillation omega naught square minus r square, omega naught square minus r square. So if you increase the gamma and gamma is increased, alpha beta constant है, alpha beta is constant and you are increasing k, right? So in that case the frequency of oscillation will increase. फ्रीक्वेंसी डिके जो है वो आर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन बी एंड एम, तो डिके वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। तो ये सब गलत है, ये गलत है। So if gamma is increased, your frequency of oscillation increases. If gamma is increased, the frequency of oscillation increases. ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। ये ओरिजिनल पेपर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस देखे, ध्यान देना, ऑप्शंस ना इसमें अलग अलग सफल कर दिया, हमको लगता है दूसरा सेट है, इसमें इंक्रीज वाला फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। एनीवे ठीक है, ऑप्शन ये अलग अलग सेट देते हो ना, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो ऑप्शन सफल कर देते हैं, ठीक है। ये अलग सेट से निकाला होगा क्वेश्चन। आगे चलें, ये देखिए, ये देखिए क्या है, फॉर द गिवन सर्किट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आई नॉट वी नॉट ये सब निकालना है ना, निकालते हैं, वी नॉट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक चीज समझो, इफ वी हियर पोटेंशियल वी नॉट, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ओपैम का क्वेश्चन है, करंट विल फ्लो लाइक दिस बिकॉज यहाँ जीरो पोटेंशियल है, इफ आई अज्यूम वी नॉट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अब वी नॉट विल बी पॉजिटिव क्योंकि आपने वोल्टेज जो पोटेंशियल दिया है ना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पोटेंशियल देंगे तो ये जो आउटपुट होगा वो भी नॉन इन्वर्टिंग होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह है, ठीक है। सो द करंट विल गो लाइक दिस, सो व्हाट विल पोटेंशियल ओवर हियर, चूंकि रेजिस्टेंस सेम है, द करंट फ्लोइंग विल बी व्हाट, वी नॉट अपॉन 2, है ना। यहाँ से तो कोई करंट निकलता नहीं है, इनपुट बायस करंट और ये सब तो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है ना, माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है, और ये करंट मिली एम्पियर रेंज में होता है। तो वी नॉट अपॉन 2 विल बी द करंट एंड पोटेंशियल ओवर हियर विल बी वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 2, सो इट विल बी वी नॉट अपॉन 2। सो वी माइनस इज the potential at inverting terminal is V naught by 2. Now we will use virtual ground
the concept of virtual ground. So V plus will be equal to V minus will be equal to V naught by 2. This virtual ground is very very important. देख लेना आप, है ना. यहाँ पोटेंशियल V naught by 2 हो जाएगा, और कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो V naught by 2 हो जाएगा. अब जो है V naught by 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग क्या करो कि इफ आई कॉल दिस पॉइंट A, then let's apply Kirchhoff's current law or Kirchhoff's nodal law at point A. Let's apply Kirchhoff's current law or Kirchhoff's nodal law at point A. How will you apply it? If suppose this is I1, this is I2 and this is I3, ये हम लोग मान के चल रहे कि यहाँ से कोई करंट नहीं निकल रहा है, ये करंट कुछ घुस नहीं रहा है क्योंकि नेग्लिजिबली स्मॉल होता है. Then Kirchhoff's nodal law tells you what? I1 plus I2 plus I3 is 0. In the sum of all the current emerging from a node or converging to a node is 0. That's what Kirchhoff's current law is, which is based on law of conservation of charge. So what would be I1? I1 would be V naught by 2 minus 1 upon 1. Potential difference V naught by 2 minus 1. Potential difference V naught by 2 minus 1 upon resistance. I2 क्या हो जाएगा? V naught by 2 minus 0 upon RL. V naught by 2 minus 0, RL is 1.5. ठीक. I3 क्या हो जाएगा? V naught by 2 minus V naught upon 1. And that will add up to 0. That will add up to 0. तो क्या हो जाएगा? V naught by 2 minus 1 plus V naught by 3 और ये minus V naught by 2 equal to 0. Or what do we have? V naught equals to 3 volt. V naught equals to 3 volt. If V naught is 3 volt, then VA is what? V naught by 2. So 1.5 volt. And this current I naught will be VA minus 0 upon RL. That is 1.5 upon 1 milliampere. So this is also correct. अब क्या बोल रहा है? If RL is doubled, I naught will change to. अगर RL डबल कर दोगे, if RL is doubled, अगर RL को हम लोग डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? RL डबल होके 3 किलो ओम हो जाएगा ना. It will become 3 kilo ohm. Then over here, what will change? V naught by 2 तो नहीं बदलेगा, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है. ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 3 हो जाएगा ना. So we'll have what? V naught by 2 minus 1 plus V naught by 6 minus V naught by 2. So V naught will become 6. V naught हो जाएगा 6. और I naught क्या हो जाएगा? 6 minus 0 upon 3. 2 milliampere. 2 milliampere. So D is correct. ये सही है, ये सही है. A, B, D. A, B, D would be correct answer. ठीक है, A, B, D सही आंसर बनेगा. ये क्वेश्चन देखो 36 क्या बोल रहा है? A Carnot engine operate between two temperature TL and TH. TL and TH. H is source और L stand for sink, है ना, high and low. TH जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है और TL जो है वो सिंक का टेम्परेचर है. ठीक है, कार्नट इंजन हमेशा दो रिजर्वायर के बीच में एक्ट करेगा. टू हैव टू रिजर्वायर्स. Each cycle of engine lasts for 0.5 second.
एक कार्नट साइकिल है वो 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर जाता है। कार्नट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 सब प्रोसेसेस, जिसमें 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग विच पावर डिलीवर्ड इज 500 जूल पर सेकेंड, 500 वाट उसका पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। If अच्छा, let QH be the corresponding heat absorbed by the engine and QL is the heat lost. Identify the correct statement. देखो यहाँ पे आपको 2 रिजर्वायर दे दिया है। This is source at TH equals to 150 Kelvin, and you have a sink the sink is at TL equals to 100 Kelvin, and between the source and sink you have a Carnot cycle which is doing work W, and in order to do this work W, it is absorbing QH from the source and rejecting QL to the sink. So this W is QH minus QL, हीट अब्जॉर्ब किया, उसका एक पोर्शन जो है वर्क में कन्वर्ट करेगा और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर देगा सिंक में। जैसे गाड़ी चलाते हो तो इंजन, जो अंदर इंजन होता है वो सोर्स होगा, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर वो सिंक की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर उसका एग्जॉस्ट पाइप बंद कर दोगे तो वो गाड़ी चलेगा भी नहीं, ठीक है। एग्जॉस्ट पाइप जो जिससे धुआं निकलता है उसको आप बंद कर दीजिएगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है एक सिंक से, ठीक है। वो एक मूवी में कैसे बच्ची केला डाल देती है तो चलना बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। और जो वर्क डन है, ये पूरा जो एक साइकिल है, कर्नट साइकिल है, वो 0.5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, 0.5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। तो जो पावर डिलीवर कर रहा है 500 जूल पर सेकेंड, 0.5 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है, यानी द कार्नट इंजन डज दिस W अमाउंट ऑफ वर्क इन 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड कितना वर्क होगा डिलीवर्ड? 500 इंटू 0.5, 500 इज द पावर, तो 500 तो एक सेकेंड में हो गया ना, तो 0.5 सेकेंड 250 हो जाएगा। तो वर्क डन इज 250, ठीक है। और दूसरा चीज आपको TH और TL दिया हुआ है, सो यू नो द इफिशिएंसी इज 1 माइनस TL अपॉन TH, इज इट नॉट? और दिस इज ऑल्सो 1 माइनस, और ठीक है चलेगा, ठीक है। इफिशिएंसी इज दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1 माइनस 100 बाई 150, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 बटा 150, 1/3 एफिशिएंसी, एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। यही फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन कितना है? 250 है, एंड हीट एब्जॉर्ब इज QH, एंड दैट इज 1/3। दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब इज 7.750 जूल। तो पहला तो सही है तुम्हारा, पहला तो सही है ना? ऑलराइट। और QL क्या हो जाएगा? मिटा रहे, ठीक है। यहां से देखिए QH निकाल लिया, एंड व्हाट विल बी QL? 500। यहाँ पे 750 पुट करो, यहाँ 250 है, 750 माइनस 250 QL। तो QH बाई QL कितना हो गया बताओ? QH बाई QL, QH इज 750, यही पूछा है जी, और QL इज 500। तो ये हो जाएगा 3/2, 1.5, विच इज नॉट लेस देन 2/3। तो ये गलत हो गया। The change in entropy of the engine and hot bath, change in entropy of the engine and hot bath
in a cycle is 5 joule per Kelvin. Chain entropy of the engine and hot bath 5 joule per Kelvin. निकालते हैं. चेन एंट्रोपी क्या हो जाएगा हॉट बाथ का? चेन एंट्रोपी ऑफ द हॉट बाथ इज डेल्टा इंटीग्रल dq by t. टी रिजर्वायर का टी तो कांस्टेंट होता है, तो टी विल कम आउट एंड 1 by t is what? Hot bath का 150 है and heat rejected is how much? 750. 750. So you have minus 5 joule per Kelvin. और इंजन का हो जाएगा प्लस 5 जूल पर केल्विन. तो आई थिंक मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है. ठीक है. तो हॉट बाथ जो है वो जो इंट्रोपी लूज करेगा दैट विल बी माइनस 5 जूल पर केल्विन. तो चेंज इज 5 जूल पर केल्विन. ठीक है, चलेगा. द चेंज इन इंट्रोपी ऑफ इंजन इन 0.5. देखो 0.5 सेकंड पूरा कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाता है. और आपको पता ना चाहिए इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, मतलब इंजन जो है अपना ओरिजिनल स्टेट रीच कर जाएगा ना एक कंप्लीट करके. द कार्नोट साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.5 सेकेंड. कार्नोट साइकिल जो है वो 0.5 सेकेंड में कंप्लीट कर जाएगा. मीन्स द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड इंट्रोपी जो स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है. सो आई कैन से चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द इंजन इन 0.5 सेकेंड इज 0. इट इज करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ए सी डी वुड बी करेक्ट. 0.5 सेकेंड दे रखा है ना. तो इंजन रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. इंजन रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इंजन इन 0.5. क्योंकि कार्नोट साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब n नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल जो कंप्लीट होगा तो entropy will be 0 because the system returns to its initial physical state. Entropy being a state function depends on the state only, right, and not the path through which you have reached that state. Okay, so 36 is done. ये देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है और वेक्टर कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. वेक्टर कैलकुलस कर लीजिए, इजी टॉपिक होता है. देखिए मैथ्स का जो एमपी जो होता है फिजिक्स के बच्चों से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं. सो यू शुड नेवर लीव दिस मैथमेटिकल फिजिक्स. ठीक है, सुपरफिशियल स्टडी कर लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. और गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं. टेलर सीरीज से आ रहा है, फूरियर सीरीज से आ रहा है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से आ रहा है. डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कोई बहुत हाईफाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है. और आपका वेक्टर कैलकुलस से आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन कभी मैट्रिसेस से भी पूछता है. तो गिने चुने टॉपिक से उसको कर लेना है ना. और मतलब आना चाहिए और मतलब बहुत इन डेप्थ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है. तो क्या बोल रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट के साथ श्रोडिंगर इक्वेशन आया था जीवन में. ए टाइम इंडिपेंडेंट कंजर्वेटिव फोर्स एफ हैज द फॉर्म. अच्छा ठीक है, एफ इज 3y प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जे कैप. इस मैग्नीट्यूड एट एक्स वाई इक्वल टू 0 इज 8. ओके, the allowed form of fxy is मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी. नहीं, at 8, that implies if I put x and y 0 then that implies y 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, f 0 0 is 8 है ना.
इस सब में 0 0 पुट कर दो, नहीं तो वैनिश कर जाएगा, एफ स्क्वायर अंडर रूट है तो बाहर निकलेगा तो एफ हो जाएगा। F00 is that is given to you. F00 is 8 F00 is 8 तो सारा ही 8 दिख रहा है नहीं, तो सिर्फ इससे नहीं बात बनेगा, तो हम लोग को कंजर्वेटिव का वो यूज करते हैं। कंजर्वेटिव, इफ एफ इज कंजर्वेटिव दैट इम्प्लाइज दिस इज 0, राइट। और हम लोग पीछे जो 2022 का पेपर सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव अ फंक्शन ऑफ दिस काइंड where the x component is of the form mxy and y component is of the form nxy, मतलब इस टाइप का फॉर्मेट अगर होता है, मैंने करके दिखाया था आपको। मेरा अगर प्रीवियस से पेपर भी सिर्फ कर लोगे ना जो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, तब भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इस फॉर्मेट का है तो दिस इंप्लाइज दैट dm by dy है ना, ये करके देख सकते हो, मैंने करवाया भी था 2022 का सॉल्यूशन में ना, ये मैंने डिराइव करके बताया भी था। अब dm क्या है तुम्हारा, m ये है और n ये है, तो dm by dy इज 3 और del f by del x है ना। अच्छा ठीक है, सो f कैन बी रिटन एज व्हाट, f is 3dx where y is constant plus some function of y plus some function of y, ठीक है, so it is 3x plus some function of y, 3x plus some function of y, इसको fy मत लिखो, इसको gy लिखो, f क्योंकि यूज कर रखा है ना कहीं पे, g इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, g इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है, हाँ यस। तो इस फॉर्मेट का कौन सा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, 3x plus 8 भी चलेगा और 3x, ये तो सेटिस्फाई सारा ही कर रहा था, ठीक है, तो ये A and C is going to be the correct answer, A and C is going to be the correct answer, ठीक है, क्लियर है, A and C is going to be the correct answer, ओके आगे चले। ये देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, द फिगर शोज, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, द फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल टैंक 2.2 मीटर इन डायमीटर which is half filled with water, refractiveness 1.33, the space above water is filled with gas of unknown refractive index, यहाँ पे गैस है unknown, मतलब इस टाइप का है सिलेंडर, ध्यान दो इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे पट करके रख दिया है, इसमें पानी भर दिया, आधा जो है ना वो पानी से भरा है और आधा जो है गैस से भरा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है जी, आधा इसे पानी से भर दिया है और आधा गैस से भर दिया है, हाफ जो डायमीटर के नीचे है पानी है, डायमीटर के ऊपर गैस भर दिया है, ऑफकोर्स क्लोज कर रखा होगा, ये तो वो गैस बाहर आ जाएगा, गैस जो है अनबाउंडेड सिस्टम होता है, जब तक उसको बंद करके नहीं रखोगे ना तब तक वो अंदर नहीं रहेगा, तो फोर्सिबली बंद करना पड़ता है, बच्चा लोग छोटा बच्चा लोग होता है ना नर्सरी का, इनहेरेंटली अनबाउंडेड होता है, वैसे गैसेस सिस्टम है इनहेरेंटली अनबाउंडेड है, ठीक है, आज का बड़ा बच्चा लोग भी इनहेरेंटली अनबाउंडेड हो गया है, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था, फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो cylindrical tank 2.2 meter in diameter which is half filled with water of refractive index 1.33,
द स्पेस अबव वाटर इज फिल्ड विथ गैस ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता हम लोग को, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डैश 1.33, ठीक। The space of water is filled with gas of unknown refractive. A small laser moves along the bottom surface and aim a light beam towards center. ये लेजर जो है ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पे लेजर पॉइंट कर रहा है। When the laser moves a distance of 1.09, जब S जो है 1.09 हो जा रहा है, or beyond from the lowest point of the water, no light enter the gas, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। मतलब यहाँ से ये 1.09 है और यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो द लेजर लाइट, ये जो लेजर लाइट है वो इट बिकम्स कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर साइड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। मतलब एट एस इक्वल्स टू laser undergoes, नींद है सुबह सुबह, undergoes total internal reflection, ठीक है। तो यहां से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गैस का निकाल पाएंगे। देखिए, मतलब इफ दिस एंगल इज थीटा आई, देन लेजर गोज लाइक दिस, मतलब योर थीटा आर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, यही होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। सो इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ, देन यू हैव म्यू डैश sin theta I equals to mu, where mu is the refractive index of gas. So what is theta I? Theta I is 2.2 मीटर डायमीटर है, तो 1.1 मीटर रेडियस हो जाएगा। So what is theta I? If I use the formula of angle is S by R. So 1.09 1.1 रेडियन इसमें लगाते हैं, ठीक है, S अपॉन R, ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज थीटा आई, तो इसको निकालें। अब रेडियन में पता नहीं कैसे होता है, इसमें रेडियन 2 सेलेक्ट कर ले। हम ना मोबाइल लेके आते हैं, ये मोबाइल वाला कैलकुलेटर थोड़ा इजी होता है चलाना, सीख लेंगे हम भी। देखो क्या है, रेडियन में है ना 1.09 भागा 1.1, ये आ रहा है 0.99 रेडियन, ठीक है। अब साइन थीटा आई ये रेडियन में है, तो इसको जो है ना साइन 0.99, ये आ गया। म्यू डैश इज व्हाट, म्यू डैश इज 1.33 एंड साइन 0.99 इज 0.836 इक्वल्स टू म्यू, राइट, ठीक, बढ़िया आ गया 1.33 1.09 is S and 1.11 is this, ठीक है। तो 0.99 रेडियन बन गया हमारा। तो 0.99 रेडियन को अगर साइन लेते हैं, गलत आ रहा है, फिर से करते हैं। साइन ऑफ
इंटू 1.33, आपका म्यू ये आ रहा है यार, म्यू इज 1.112, ये आ रहा है, ये गलत है, 1.05 नहीं होगा, 1.05 नहीं होगा, ठीक है, 1.112 आ रहा है, 1.112 आ रहा है, ठीक है, इट इज कमिंग एज 1.112। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, टाइम टेकन फॉर द लाइट बीम टू ट्रेवल फ्रॉम द लेजर टू द रिम ऑफ द टैंक व्हेन एस इज लेस देन 0. अगर एस लेस देन 1.09 होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस केस में लाइट जो है, उस केस में लाइट जो है कुछ ऐसा जाएगा ना, अब बाकी हिस्सा ये गैस में जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी, इफ एस इज लेस देन 1.09, इन दैट केस इसका हम लोग चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं ना, थीटा आई तो निकल ही गया है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल भी यहाँ से निकालने, पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल 0.99 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.99 गुने एक पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में 180 बटा पाई, तो 180 भागा 3.14, ठीक है, 56.75। अगर पाई का एक एक्यूरेट वैल्यू पुट करेंगे तो 56.77 भी आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं करके, पाई का एक्यूरेट वैल्यू पुट कर दो, हाँ 56.72, ठीक है, ये सही है तुम्हारा, ये सही है, तो ये आ रहा है हमारा, पाई का बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है, ठीक है, ठीक है, तो डी वाला सही है। अब देखो, अगर एस आपका ये कब हो रहा है, दिस थीटा आई इज इक्वल टू थीटा सी व्हेन एस इज 1.09, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा सी व्हेन एस इज 1.09. So if s is less than 1.09, then theta I will be less than theta c and no total internal reflection. Getting a point? And if s is more than 1.09, then theta I will be more than theta c and total internal reflection takes place. ठीक है, तो अगर हम लोग बी ऑप्शन देखें, s is less than 1.09, in that case the laser will travel like this, half distance in water and half distance in gas, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, गेट खुल गया था, ठीक है। तो उस केस में व्हाट वुड बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन वुड बी, यार यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसमें कितना टाइम टेकन हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा c/n होता है ना स्पीड मीडियम में, तो ये आपका रेडियस है 1.1 भागा c/n, 3 इंटू 10⁸ इंटू n आपका 1.33 है, प्लस 1.1 भागा c/n, n आपका क्या है 1.112 है, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 1.112, इसको जोड़िए, इसको निकालिए जरा, ठीक है, सब कुछ ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1.1 3 इंटू 10⁸ एंड 1.33 प्लस 1.112, इसको निकालो 1.33 प्लस 1.112 into 1.1 भागा 3, 0.89 इंटू 10⁻⁸, मतलब 8.9 नैनोसेकंड, ठीक है, 8.9 नैनोसेकंड, दिस इज करेक्ट, करेक्ट।
अच्छा, टाइम टेकन बाय लाइट बीम टू ट्रेवल फ्रॉम लेजर टू रिम व्हेन एस इज मोर देन 1.09, अगर एस मोर देन 1.09 होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। उस केस में आपका जो लेजर ट्रेवल करेगा कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, मतलब इंसिडेंट हो रहा है तब भी वाटर के अंदर है और जब रिफ्लेक्ट हुआ तब भी वाटर के अंदर ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे आप 1.11 के बजाय 1.33 ही कर लेंगे, या एक तरह से कहिए तो इसको गुना 2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। 1.1 गुने 1.33 गुने 2 भागा 3, 0.97, 9.7 नैनो सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल 9.7 नैनो सेकेंड। बी सी डी इज करेक्ट आंसर। ए गलत है, 1.05 नहीं होगा, 1.11 होगा। ठीक है, ए गलत है। तो हेलो, हाँ ठीक है ना। सो दिस इज बी सी डी इज करेक्ट आंसर, बी सी डी इज करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट में डालिएगा तो बताएंगे। ठीक है, ये देखिए क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियाई। अब ये देखो फैक्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इन एन न्यूक्लियस इज रफली 10 to the power 5 times uncertainty momentum of electron in ground state of H atom. देखिए, you know this uncertainty principle, delta P into delta X position, the uncertainty in momentum into uncertainty in position is H cross, right? So delta P is H cross by delta X. So if I talk about electron in ground state of H atom, electron in ground state of H atom. So assume this ground state H atom, तो 0.53 पोजीशन, देखो पोजीशन जो है R is 0.53 angstrom. Of course, uncertainty cannot be greater than this. So delta P in this case, let's call it delta P1, is H cross by something in angstrom. It will be in angstrom. Whereas अगर न्यूक्लियस का बात करते हैं तो न्यूक्लियस केस में देखो ये फेम्टोमीटर रेंज में रहेगा पोजीशन, मतलब न्यूक्लियस का जो डाया वगैरह है वो फेम्टोमीटर के रेंज में होता है ना। तो ये आ जाएगा 10 to the power माइनस, फेम्टोमीटर किधर हो गया जी, -15, पिकोमीटर आपका 10 to the power -12 होता है, एटो फेम्टो पीको नैनो, तो ये आ जाएगा। तो आई कैन से द डेल्टा P2 इज रफली 10 to the power 5 times डेल्टा P1। तो ये तो करेक्ट है आपका। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ग्रोज लीनियरली विद द न्यूक्लियन इन इट। देखिए जो रेडियस होता है it follows roughly this relation, 1/3, where R0 is constant, 1.1 femtometer मान के चल सकते हो। So the volume will be what, 4/3 pi r cube, or I can say R0 is constant, so this whole thing is constant. So volume is what? Volume is directly proportional to the atomic mass, and atomic mass is basically number of nucleons. It is proportional to a number of nucleons. ठीक है, तो it is proportional to number of nucleons. तो ये भी सही है, ठीक है, करेक्ट। द एनर्जी ऑफ गामा रेज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस इज इन द, हाँ एमईवीज में होता है। देखो आपका जो एटॉमिक ट्रांजिशन होता है वो ईवीज में होता है, और न्यूक्लियर ट्रांजिशंस आर ऑलवेज इन एमईवीज, मतलब गामा रेज तो उसी से होता है ना। न्यूक्लियस इन हायर एक्साइटेड स्टेट मेक्स अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो एमईवीज में होते हैं, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Fe56 मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, इट इज करेक्ट। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप अगर पढ़े होंगे ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है कुछ इस टाइप का
Be for nucleon is, it goes like this, sorry, this is Fe, highest, ये हाईएस्ट फॉर आयरन, Fe के लिए Fe का हाईएस्ट होता है। तो चारों सही है इसका, ऑल द फोर आर करेक्ट, चारों सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन सही है। ओके ये देखो क्या बोल रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ मास m इज एन इनफाइनाइट is in, sorry, is in an infinite square well of potential of length L, width L, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, जो पोटेंशियल वेल है उसका width L है, width L, it is superposed state of first two energy eigenstate, psi is 1 by root 3 psi 1 and 2 by root 3 under root psi 2, ठीक है, बढ़िया है। तो क्या करना है बताओ, डेल्टा पी निकालना है, देखिए और तो ये निकाल लीजिए, ये क्या होगा बताओ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, psi is 1 by root 3 psi 1 देखो एक चीज समझो, P is what? P is h cross by I, sorry, h by I in case of one dimensional box, in case of one dimensional box this will be just d by dx। तो अगर हम लोग P ऑपरेटर ऑपरेट करें, psi क्या है, psi is 2 by L sin n pi x by L, ठीक है, तो this psi x will be what, psi x will be 1 by root 3 1 by root 3 2 by L under root, and psi 1 is plus root 3 by 2 ये आ गया ना। तो expectation value of P is given by this dx, ऐसा तो माइनस में प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन आपका जो साई है वो नॉन जीरो, तो माइनस जीरो से एल के बीच में ही रहेगा ना, तो साई जो है वो नॉन जीरो, जीरो से एल के बीच में ही रहेगा। तो आप जब अप्लाई करोगे तो जीरो से एल, या फिर इसमें कुछ दे नहीं रखा है कि मतलब ये माइनस एल टू प्लस एल है या जीरो टू एल है, सिमेट्रिक वेल भी नहीं कुछ दे रखा है, तो कोई बात नहीं, जीरो टू एल ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा आपका जीरो टू एल कर लो, ठीक है। So psi star is what? Psi star is same as this. So you have 1 by root 3 2 by L under root sin pi x by L plus h by I d by dx, same thing, cos pi x by L, sorry, sin pi x by L, जब प्लस
साइन 2 पाई एक्स बाय एल। ठीक, भाई साहब तो बहुत लंबा लिख दिया नहीं, ये क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं ना, 2/√L बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, √2L बाहर ले लो, ठीक है, और एक काम करो 1/√3 को भी तुम बाहर ले लो। इनफैक्ट यहाँ से बाहर होगा और रन द चेक, चलो, don't make it so much complicated. So this is 0/L 1/√3 √2/L sin pi x by L plus 2/3 under root और इसको डेरिवेटिव लोगे, h cross by I can be taken outside, h by I can be taken outside, and here this will be what, pi by L cos pi x by L plus √3/2 हो जाएगा 2 pi by L cos तो ये सारा जब काम करोगे ना, देखो साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई एक्स गुना करोगे तो क्या आएगा, साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई एक्स बाय एल, साइन पाई एक्स बाय एल कॉस 2 पाई एक्स बाय एल, इधर आएगा साइन 2 पाई एक्स बाय एल कॉस पाई एक्स बाय एल और साइन 2 पाई एक्स बाय एल कॉस 2 पाई एक्स बाय एल, ये सारा ही जीरो हो, आप करके देख सकते हो, ये सारे इंटीग्रल जो है ना, 4 इंटीग्रल में ब्रेक कर जाएगा एंड दिस ऑल विल बी जीरो। ये सारा जो है ना तुम्हारा, मतलब इंटीग्रल आप चेक कर सकते हो, तुम चाहो तो साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई एक्स बाय एल, ये इंटीग्रल चेक कर लो तुम, ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1/2 साइन 2 पाई एक्स बाय एल डी एक्स 0 to L, ये इंटीग्रल क्या बनेगा 1/2 L/2 पाई cos 2 pi x by L 0 to L. So this is 0. This is 0. Similarly, you can check this also. Sin pi x by L cos 2 pi x by L also. Sin pi x by L cos 2 pi x by L भी चेक कर सकते हो आप. Similarly, आप इसको चेक करो, sin 2 pi x by L cos pi x by L, ये भी 0 हो जाएगा. और sin 2 pi x by L cos 2 pi x by L, इसका भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा. ठीक है, ये सब आप ध्यान भी रखिए, ये सब आप ध्यान भी रखिए, ठीक है. हाँ, इनफैक्ट आप ये ध्यान रखो कि साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स ये जीरो ही होगा, ठीक है, मतलब ये जीरो ही आएगा, सिर्फ ये नॉन जीरो होता है. साइन स्क्वायर एम एक्स और साइन कॉस स्क्वायर एम एक्स ये आपका जीरो नॉन जीरो होगा, ठीक है. यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो ये सारा जीरो होता है. डेल्टा पी ये सही आंसर होगा, ये सही होगा. तो लेंदी है बट ये पहले से किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है. तो एग्जाम में ये करने का नीड नहीं पड़ेगा आपको, पहले से तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आपको मालूम रहेगा, ठीक है. बाकी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 लिखा है ना चौथा ऑप्शन में, वो कभी नहीं होगा. डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 के लिए तो डेल्टा फंक्शन होना पड़ेगा. मतलब वेल में आप हैं तो ये डेल्टा एक्स का 0, अगर डेल्टा एक्स 0 होगा तो डेल्टा पी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है. फ्रॉम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ से आ जाके देख लो डेल्टा पी क्या. अच्छा डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी इज यार एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी स्क्वायर, फार्मूला यही होता है ना. सो दिस इज नथिंग बट
तो ये तो 0 है, ठीक है, एंड पी स्क्वायर इज नथिंग बट 2me, 2me है ना. So this is expectation value of E. And what is expectation value of E? Expectation value of E is, देखिए En is what? En is n square pi square h cross square 2ml square. तो ये expectation value of E क्या हो जाएगा? 1/3 प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट स्टेट में पाए जाने का, तो उसमें एनर्जी ये है पाई स्क्वायर 2ml स्क्वायर, और सेकेंड स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और उसमें एनर्जी आपका क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर और इधर 6 ml स्क्वायर. ठीक है. ये 3 3 9 और एच क्रॉस को h अपॉन 2 पाई करोगे तो ये आ जाएगा 3h स्क्वायर. ये सही है, ठीक है, ये सही है. आइए वैल्यू यहां पुट कर दो फिर 2m. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E क्या है 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर. कट गया, क्या आ जाएगा √3h अपॉन 12. ये भी सही है. और चूंकि डेल्टा P is not infinity, so delta x cannot be 0, because you know delta x in delta P is h cross. So if this is non-zero, so if it is not infinity, how can this be 0? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा then this will go to infinity, but it is not. ये गलत हो जाएगा. ABC is correct answer. ABC is correct answer. ABC इसमें सही आंसर है. Okay? ABC is going to be the correct answer. So we have done this MSQ part also. अब नेट वाला रह गया है ना, नेट वाला क्वेश्चन रह गया है. 20 क्वेश्चन 41 to 50 1 मार्क्स का और 51 to 60 2 मार्क्स का. ठीक, देखो इस क्वेश्चन को 41. अब जो 41 to 50 जो होगा 1 मार्क्स का होगा और वो नेट होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप. आपको आंसर कीबोर्ड से पुट करना पड़ेगा. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. Z6 minus 3Z4 minus 16 equal to 0. रूट जो वन ऑफ द रूट इज Z1 इक्वल टू 2. देखो एक चीज समझो आप. इन जनरल, सॉरी, in general, if you have this kind of equation, say a1 xn, or let's put like this, a naught xn, a1 xn minus 1, a2 xn minus 2 plus an minus 1 ax. अगर ये इक्वेशन है तो I can say that the product of roots, or I can say the sum of roots, sum of roots will be given by what should I write? Minus of ऐसे लिख सकते हैं, or I can write something like this.
-1 to the power n-1 ऐसे लिख सकते हैं. समझ लो. If I take if I make this kind of if I take product of two roots together, if I make product of two roots together where I is not equal to j and I take all such pairs, then this will be ये इन जनरल हम बता रहे हैं. ठीक है, ये इन जनरल बता रहे हैं आपको. Similarly, if I make I take all the n roots, then that will be -1 to the power 0, n minus n हो जाएगा ना, an by a naught, और this is simply an by a naught, because n minus n is, यहाँ पे n minus 1 क्या है, एक रूट, दो रूट का पेयर लिया, n minus 2 कर दिया, n रूट का पेयर लिया, ऐसे कर देंगे n minus n. ठीक, जैसे इसको आप चेक भी कर सकता हूँ. This is very famous. So if I take single roots, we'll have only two roots. That will be equal to -1 to the power n minus 1 a1 by a naught. अब n यहाँ पे क्या है, 2 है, तो -1 पे पावर 1 इज 1, -1 पे पावर 1 इज -1, और a1 इज b by a, यही होता है ना, -b by a. और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे क्वाड्रेटिक में, तो वो क्या होता है, c by a. ठीक, इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ रूट इज the last coefficient an by a naught. So if I apply this over here, you have what, z6 3z4 minus or equal to 0. So if I take all the 6 roots, this will be c by a is 1 and c is -16, and if one of the root is 2, if this is 2, then the product of rest 5 is going to be -16 by 2, that is -8. Actually -8. क्लियर है, ये क्लियर है जी. ठीक है, ओके. यह क्वेश्चन देख, जीना डायड बहुत फेमस है. देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हाट आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्लिपर क्लैम्पर कर लो, ठीक है, जीना डायड कर लो, उसके बाद बीजेटी एज ए एम्पलीफायर एंड बीजेटी एज ए स्विच. अच्छा, जीना डायड एंड इस एप्लीकेशन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसी में क्वेश्चन आता है. ठीक है, कुल मिलाकर बीजेटी एज ए एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच. और कौन सा टॉपिक आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और डिजिटल में लॉजिक गेट्स. यही सब सिंपल सिलेबस है. इसका सिलेबस तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट है, बट आपको जो करना है वो बड़ा सिंपल करना है. देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 20 वोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट एट लोड रेजिस्टेंस आरएल नहीं दिया है आपको, फ्रॉम ए 35 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई. जीना डायोड इज रेटेड एट 5 वॉट एंड 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट मिला के कितना हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, तो 10 वोल्ट यहाँ और 10 वोल्ट यहाँ. सो इफ आई इन वोल्टेज रेगुलेटर यू ऑल नो कि जो जीना डायोड है इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन. तो 10 वोल्ट across each diodes, we have 2 diodes, so 10 plus 10 20 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में. ओके, एंड ईच जीना डायोड उसका PZM है, मैक्सिमम पावर विच इट कैन टोलरेट इज 5 वॉट.
and Vz is 10 volt. So maximum current which it can tolerate is IZM, जिसको बोलते हैं हम लोग, that will be PZM upon Vz. So 5 upon 10, 0.5 volt. Is it? Sorry, not volt, sorry. 0.5 ampere. Ampere. This is the maximum current it can tolerate. This is the maximum current it can tolerate. Maximum current यही tolerate कर सकता है. ठीक है. So this I is what? IZ and IL, right? So अब ये ध्यान रखना है हम लोग को कि ये जो IZ है, it should never exceed, it should be less than IZM, which is 0.5 milliampere, which is 0.5 ampere. IZ जो है वो हमेशा 0.5 एम्पियर से कम होना चाहिए. ठीक है. And I consists of what? I consists of IZ and IL. So I can surely meet this condition if I make I less than equal to 0.5 milliampere. क्योंकि IL तो निकाल नहीं सकता, RL नहीं दिया हुआ आपको. IL होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही. IL ऐसे क्या वैल्यू होगा? IL अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो 20 वोल्ट अपॉन RL होगा. I cannot find this value since you are not given RL. ठीक है. But if I constrain my I to this, then whatever be the value of IL, your IZ will be surely less than 0.5 ampere. मतलब अगर I को ही हम constrain कर दें कि भाई I का वैल्यू हम 0.5 एम्पियर से ज़्यादा जाने ही नहीं देंगे, तो उस केस में निश्चित तौर पे IZ will not go beyond 0.5. In fact, it will not go till 0.5 also. So in order to have a safety of Gina diode or proper working of this regulator, if I constrain my I, because I don't know IL can be very small, it can be depending on the value of RL. So RL को जो है RL का वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको यूनिवर्सल निकालना है कि RL का जो कुछ भी RL ले लो, दिस जीना डायोड शुड नॉट गेट मतलब बर्नड. जीना डायोड फूकना नहीं चाहिए आपका. RL का वैल्यू नहीं दिया है आपको, बट RL का जो भी वैल्यू ले ले यूजर, ये जीना डायोड हमारा सेफ होना चाहिए. जीना डायोड सेफ कब होगा? जो IZ हमारा 0.5 एम्पियर से अधिक कम होगा. और इसको इंश्योर करने के लिए अगर हम यही I पे ही ये लिमिटेशन पुट कर देंगे, I cannot go beyond 0.5, so surely your IZ cannot go beyond 0.5, right? So let's try to find this R with this I equals to 0.5. मैक्सिमम जो कंडीशन यही होगी 0.5, उससे ऊपर तो 0.5, अगर I को ही 0.5 ले लेंगे हम, तो हमारा IZ कभी भी 0.5 से ऊपर जाएगा ही नहीं. ठीक है. So in that case what would be R? R would be Vin माइनस VZ. VZ मतलब ये 20 वोल्ट है ना. इनफैक्ट शुड बी 2 VZ है ना. 20 वोल्ट अपॉन I. Vin हमारा 35 है. 35 माइनस 20 अपॉन 0.5, यही हो गया ना. 30, 15 बटा आधा 30 हो गया है ना. तो 30 ले लेने से हमारा जीना डायोड बिल्कुल सेफ रहेगा. 30 ले लेने से हमारा जीना डायोड बिल्कुल सेफ्टी हो जाएगा जीना डायोड का. ठीक है, चलेगा. वीडियो देखिए तो कमेंट वगैरह डालते रहिए, ठीक रहता है. थोड़ा सा लगता है कि कुछ लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो भी. 43 नंबर देखो क्या है. A small conducting loop, square loop of side L is placed inside a concentric large conducting square loop of square L. L is the length, I think, of length होगा ना. अच्छा, एक स्मॉल कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ L है. ठीक है, साइड लेंथ है.
is placed inside a concentric large conducting square loop of length L, the value of mutual inductance of the system is expressed as this. What is the value of N? देखिए आपको एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, you are given a square loop of L is the length of each side, and inside this square loop I place a very small, right? Since this L is very small compared to L, so I can say कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग स्क्वायर लूप, बड़ा वाला स्क्वायर लूप में अगर करंट फ्लो करवा दें तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वही ऑलमोस्ट पूरे एक जो छोटा वाला लूप है आपका, जो स्मॉल कंडक्टिंग लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही होगा जो सेंटर पे होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत कम है, इसका डायमेंशन बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं जो बड़े वाले स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वही ऑलमोस्ट हम लोग मान के चल सकते हैं पूरे स्मॉलर जो लूप है उसके ऊपर होगा, स्मॉल लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच यू हैव एट द सेंटर ऑफ दिस बिगर स्क्वायर लूप। I can assume, make this assumption, and that assumption is justified by this approximation. क्योंकि ये दिया हुआ है आपको, तो I can assume that the magnetic field at the center of the bigger loop is uniform over the smaller square loop. ऐसा मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करें, इधर इसमें करंट दौड़ा देते हैं, ठीक है, कि you have the I current flowing over here, you have the I current flowing over here. And let's try to find out the magnetic field at the center of this big loop, big square loop, center of the big square loop. मान लो current is flowing like this, sorry, ऐसे ले लिया, कोई नहीं, चलो। तो एक लूप की वजह से निकाला जाए थोड़ा पहले, सपोज दिस A, B, C, D। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, if you have a short conductor and you want to find magnetic field at the D point, and this size of conductor is determined by these two angles, suppose, then the magnetic field at this point O is given by, this is a famous formula, mu I four pi D this, ऑलराइट। ये फार्मूला अगर इसमें लगा देते हैं हम लोग, अगर ए बी की वजह से निकालें हम, सपोज आई एम फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड दिस ए बी, लेट्स कॉल इट B1, suppose the magnetic field because of AB is B1, right? Then this is equal to what? Mu naught I, जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। अब थंब रूल लगाएंगे, थंब इधर, जो फिंगर्स इधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा। So mu naught I upon 4 pi D. What is D? D is L, not L, L by 2. This is D. So L by 2, and this angle is 45, square है, so this angle will be 45, and this angle will be 45. So you have sin 45 plus sin 45. So this is mu naught I upon 2 pi L sin 45 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 into 1 by root 2, so it is root 2. और यही मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से भी होगा, CD की वजह से भी होगा, और DA की वजह से भी होगा, ठीक है। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर इज गोइंग टू बी, और ये सारे साइड का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका भी इनवर्ड होगा, इसका भी इनवर्ड होगा, इसका भी इनवर्ड होगा, इसका भी इनवर्ड होगा, सारा जुड़ जाएगा, है ना। सो दिस इज 4 into mu naught I upon 2 pi L root 2. So this is 2 root 2 mu naught I by pi L, ठीक है। और व्हाट इज फ्लक्स, जो स्मॉलर लूप है उसके क्रॉस फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज फ्लक्स अक्रॉस
small square loop. That flux is going to be this B, which I obtained, into L square. Or I can say this is 2 root 2 mu naught I upon pi L square. And that should be equal to MI, mutual inductance into current. Why mutual inductance? Because you have the flux in this loop because of current in the bigger loop. So the mutual inductance M is given by 2 root 2 mu naught I L square upon pi L. और हमारा क्या दिया हुआ है जी? म्यू नॉट L स्क्वायर n म्यू नॉट L स्क्वायर n म्यू नॉट L स्क्वायर NL, है ना? LL कट गया, ये कट गया, ये कट गया, I नहीं रहेगा, सॉरी I नहीं रहेगा. M is I will cancel out. So M is 2 root 2 mu naught L square upon pi L. ये आ गया ना? Yeah. And this is equal to N. अरे दो N लिख रखा है. I think नीचे पाई होगा. देखने दो. नीचे पाई. Pi L. So N is what? 2 root 2. Root 2 is 1.414. So it is 2.828. 2.83. ठीक है, ठीक है, इजी सवाल है, ज़्यादा मेरे लायक कुछ है नहीं इसमें. 43 कर लिया हम लोगों ने. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. कंसिडर n1 नंबर ऑफ आइडियल गैस enclosed in a volume V1 if the volume is changed to V2 and number of particles reduced to half, the mean free path become 4 times the initial value. देखो मीन फ्री पाथ का जो फार्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन. ठीक है, वेर एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट वॉल्यूम. ठीक है, अब पहले मान लो कि क्या बोल रहा है, लैम्डा जो फाइनल है आपका वो 4 टाइम्स लैम्डा इनिशियल. तो लैम्डा फाइनल सपोज करो, आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहे हो, तो जो एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम होता है. ये मान लो एन एफ है एंड 4 टाइम्स so from here I can say that Ni is 4 times enough. तभी होगा ना. Ni क्या है? Ni is N1 by V1 and Nf is N2 by V2. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप रिड्यूस कर दिया. N2 is N1 by 2. वॉल्यूम को V2 कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस बाय हाफ. सो N2 is N1 by 2. Right? So V1 by V2 will be what?
1/2. V1/V2 विल बी 0.5. इससे भी तो आइडिया लग जाता है 1 डेसिमल प्लेस सही होगा, है कि नहीं? 1 डेसिमल प्लेस तक आ रहा आंसर, ठीक है। सो इजी, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मीन फ्री पाथ से हर 2-3 साल में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A particle with positive charge 10⁻³ coulomb and mass 0.2 kg is thrown upward from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal with a speed of 5 meter per second. The projectile moves through horizontal electric field 10 volt per minute. अच्छा, horizontal direction में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन दोनों होगा, ग्रेविटी भी है और horizontal डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, which is in the same direction as horizontal component initial velocity of particle, ठीक है। The acceleration due to gravity is 10 meter per second. The range is, देखिए क्या बोल रहा है आपको, एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, समझिए चीज को। दिस इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। एक प्रोजेक्टाइल इस टाइप का थ्रो किया और इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है, v is the velocity, एंगल इज 45 तो दिख नहीं रहा है, सब मान के चलो 45 है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें, एज द बॉडी इज मूविंग यू हैव 2 फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। एक तो mg लग रहा है उस पर, और एक लग रहा है पॉजिटिव चार्ज है, एक लग रहा है QE, ठीक है। तो अगर इसको हम x और y मानते हैं, इसको u बोल देते हैं, ठीक है, u। तो ये द फोर्स एक्टिंग इज हाउ मच, फोर्स एक्टिंग इज QE I cap plus mg minus a cap, and this is equal to what? Mass into acceleration. So acceleration in a way is QE by m in forward direction and minus g in downward direction. Okay. So if I talk about velocity, Vx, I can say Vx is u cos 45 plus QE by mt, and Vy is, यहाँ से कर सकते हो इंटीग्रेट करके, आपको आई थिंक यू माइट बी गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग, sin 45 माइनस gt, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? रेंज पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकल जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे कब पहुंचेगा? जब Vy 0 हो जाएगा। सो Vy इज गोइंग टू बी 0, तो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। सो टाइम ऑफ असेंट यहाँ से निकल जाएगा, u sin 45 मतलब u by √2 ना, g है ना, और u दे रखा है आपको, u कितना दे रखा है जी? 5 बटा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? ये टाइम ऑफ असेंट है ना, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। वन बाई √2 हो गया ना एक तरह से, 1/√2 सेकेंड हो गया, 1/√2 सेकेंड हो गया, ठीक है। और उस दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वही रेंज हो जाएगा। ये Vx है, which is nothing but dx by dt. So if I integrate it, I'll get what? I'll get the value of x as a function of time. So this will be ut cos 45 plus half q by m t square. कांस्टेंट 0 हो जाएगा बिकॉज x is 0 है, t equal to 0 है। और इसी में आप 1/√2 पुट कर देंगे। u क्या दे रखा है आपको? 5, टाइम हो गया 1/√2, cos 45 हो गया 1/√2 प्लस हाफ
Q आपका आ गया 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड 10, M हो गया 0.2 और T स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2, ये तो 2.5 हो गया, प्लस एक बटा 80। ठीक है, so it is 2.5125। तो 3 डेसिमल प्लेस से करोगे तो ये जाएगा 2.513। ठीक है, 2.513 ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? कैलकुलेशन वगैरह था चेक भी कर लेना अगर कुछ एरर हो तो। ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। एट सम टेम्परेचर T, टू मेटल्स A and B हैज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होता है भाई? EF is what? H square थ्री पाई स्क्वायर एम होगा। ठीक है, so EF is proportional to what? n to the power 2/3 फर्मी एनर्जी में। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुम 64 टाइम्स कर दोगे, so EA by EB is what? NA by NB 2/3। तो क्या बोल रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ A is 64 times B, मतलब Na is 64 times NB। ये हो गया ना कैसे? It is 16 हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फर्मी एनर्जी वगैरह देखो पढ़ना आप लोग, आना चाहिए फर्मी एनर्जी। ये क्वेश्चन देखो 47 क्या बोल रहा है? द क्रिस्टल हैज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर विथ लैटिस पैरामीटर A, B and C and angle is बीटा। ठीक, it undergoes a phase transition to tetragonal structure with lattice parameter A and C. The fractional change in volume, वॉल्यूम याद होना चाहिए यार आपको। देखिए इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक, सो याद रखो क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ना है आपको। V1 इज व्हाट? ABC साइन बीटा, याद रखिए मोनोक्लिनिक का। और जो टेट्रागोनल है, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है मोनोक्लिनिक से टेट्रागोनल में, इसको VI बोल दो। एंड दिस इज इक्वल टू A²C। तो डेल्टा V बाई V क्या होगा? डेल्टा V बाई V इज सिंपली VI माइनस VF अपॉन VI। या मॉडुलस ले लो, अगर VI बड़ा है, VI छोटा है VF से, तो मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। ठीक है, ABC कितना हो जाएगा? 5.14, 5.2 और साइन 90 इज 1। ठीक है, 10⁻⁻30। A²C 5.09 का स्क्वायर इंटू 5.27, निकालो वैल्यू।
5.14 into 5.2 into 5.3, ये आ रहा है 141.6584, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये आ गया 5.09 स्क्वायर गुने 5.27, ये हो गया 136.535687, ठीक। अब वी आई माइनस वी एफ करो, क्या आएगा? वी आई तुम्हारा 141.6584 माइनस 136 पॉइंट, ऐसे इतना डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने का जरूरत नहीं है, 5.122713 अपॉन 10⁻30 तो कट जाएगा, 141.6584 भागा 141 पॉइंट, ये आ गया आपका 0.036, 0.04 को बोल दो, ठीक है, ओके, करेक्ट, ठीक है जी। 47, ये देखिए, ये दिस क्वेश्चन 48 नंबर, laser beam shines along block of transparent material of length 2.5 meter. Part of beam goes to the detector D1 while other part travels to the block and hits the detector D2, ठीक। The time delay between arrival of the two beams is inferred to be 6.25 nanosecond. The speed of light is this and refractive index of the block is, अच्छा, जो D1 में आ रहा है ना वो एयर वैक्यूम में, एयर में ट्रेवल कर रहा है, जो D1 पे पहुंच रहा है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और जो D2 से ट्रेवल कर रहा है, D2 पे हिट कर रहा है, वो आपका जो मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, उससे ट्रेवल कर रहा है। तो जो D1 पे जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या बनेगा? c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Air is treated same as vacuum as far as speed of light is concerned. और जो मटेरियल से जा रहा है उसका स्पीड क्या बनेगा? c बाई म्यू। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तो दोनों ही 2.5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द लेजर टू रीच D1 इज हाउ मच? 2.5 अपॉन c, नहीं, एंड टाइम टेकन by laser to reach C2 is 2.5 upon C by mu, or you can say 2.5 C mu. So D2 पे देर से पहुंचेगा, so the time difference is T2 minus T1, that is 6.25 nanometer. 6.25 हो गया 2.5 अपॉन c म्यू माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2.5, सो म्यू माइनस 1 इज व्हाट? 2.5 c, अच्छा, ठीक है, नहीं ये नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड माइनस 9 हो जाएगा ना। So this is 2.5 गुने 3 गुने 10.8 गुने 10.9. So I think this is 0.75. So mu is going to be 1.75. ठीक है, mu is going to be 1.75.
है ना? ओके, सिंपल। एक मास का है तो इजी इजी है, ठीक है। ये वो क्या बोल रहा है? एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T emits radiation of energy density U. The corresponding value of material at temperature T/2 is, देखिए the energy released per unit time per unit area is given by this sigma ET4, where E is the emissivity, और ये emissivity का वैल्यू जो ब्लैक बॉडी के लिए होता है वो होता है 1, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी पे E1 होता है, UB लिख देता है, ठीक है, और U0 कर देता है सिग्मा T4, E is 1 फॉर ब्लैक बॉडी, और जो मटीरियल है उससे जो U आएगा दैट विल बी सिग्मा ET4। तो T क्या है यहाँ पे? T is T/2, और ये जो आ रहा है दैट इज U अपॉन U0, मतलब ये U0, इसको U0 करो, दैट इज U0 अपॉन 256, दैट इज सिग्मा T4। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रहा है ना उसका 1/256वां हिस्सा है, ठीक है। सो द एनर्जी डेंसिटी रिलीज फ्रॉम द मटीरियल is equal to 1/256 of the energy density released by the black body. Energy density released by the black body is this, हमने U0 लिख दिया है इसको, ठीक है, ऐसे। तो आपका E क्या होगा? E का वैल्यू निकालिए, ये सब कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? E अपॉन 16 is 1/256. So E is 1/16. E is 1/16. सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, 1/16, 0.0625। ठीक है, ओके, ठीक है, 49 हो गया। अब इस सेक्शन में एक क्वेश्चन और है आपका, फिर 51 to 62 मार्कर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 0.CJ, जे कैप है, मतलब ये छोटा जे होना चाहिए, जे कैप, इन ए फ्रेम S1 and S2 is moving with velocity 0.8c with respect to S1. Let E1 and E2 are the energy of the particle in two frames, then E2 by E1 is. क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको एक फ्रेम दे रखा है S1, ठीक, और यहां एक पार्टिकल है जो कि 0.8 C से 4 डायरेक्शन में, नहीं सॉरी, यहां एक पार्टिकल है जो 0.8 C से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। अब बोल रहा है एक S2 फ्रेम है जो कि 0.8 C से राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, राइट, ठीक। तो what is the energy if E1 is the energy measured in E1 and E2 are the energy measured in S1 S2, then E2 by E1 is, तो S1 फ्रेम में एनर्जी क्या होगा? S1 फ्रेम में एनर्जी विल बी व्हाट? m0 c स्क्वायर 1 - v स्क्वायर c स्क्वायर, सिंपल। तो आपका क्या हो जाएगा? m0 c स्क्वायर 1 - 0.8 का होल स्क्वायर, 0.8 मतलब 0.64, 0.6, E1 हो गया। E2 में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बट S2
S2 फ्रेम में व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? S2 फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या बनेगा? फार्मूला क्या है? Vx डैश इज, इसको हम मान लो S फ्रेम मान लेते हैं, इसको S डैश फ्रेम मान लेते हैं, तो S डैश फ्रेम वेलोसिटी क्या बनेगा? Vx माइनस V 1 माइनस VVx बाई सी स्क्वायर। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या बन जाएगा? y डायरेक्शन में इट इज Vy 1 माइनस V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो Vx इज व्हाट? इसका तो Vx 0 है ना, अगर इसका हम S फ्रेम में बोले हैं, Vx is 0 and Vy is 0.8c, ऐसे बोल सकते हैं। So in S2 frame, the Vx component would be 0 minus 0.8c and 1 minus 0. So it is minus of Vx तो है नहीं ना इसका, तो y dash में मूव कर रहा है। Vx and Vy are the velocity in S1 frame. Vx dash and Vy dash is the velocity in S2 frame, right? So it is simply minus 0.8c. Vy क्या होगा? Vy dash क्या होगा? Vy which is 0.8c and 1 minus V square c square. So V, this is V, 0.8 का whole square upon 1 minus Vx is 0. ये क्या हो जाएगा? 0.8 into 0.6, 8×48। तो S2 फ्रेम में जो वेलोसिटी हो जाएगा that will be minus 0.8c in forward direction and 0.48c in upward direction, right? Yeah. So the velocity is Vx dash square, so that implies it is 0.8 square plus 0.8c square, 0.48c square। ये क्या आ जाएगा? देखो, अंडर रूट ब्रैकेट 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.48 का होल स्क्वायर, so this is 0.936। यस, समझ में आ रहा है आपको? S1 फ्रेम में वेलोसिटी 0.8c दिया हुआ, तो उसको डायरेक्टली पुट कर दिया। पर S2 फ्रेम जो है, S2 फ्रेम में आपको ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, फार्मूला लगा के पढ़ लीजिए आप, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला पढ़ लो आप, ठीक है? सो दिस इज m0c स्क्वायर 1 माइनस 0.9c का होल स्क्वायर अपॉन c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये निकालो वैल्यू क्या, अंडर रूट ब्रैकेट 1 माइनस 0.93 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इट इज 0.3675 या 368 कर लो, सिंपल। ये आ जाएगा। सो E2 by E1 is what? E2 by E1 is 0.6 upon, so it is 0.6 upon, आ रहा है 0.6 upon 36, सॉरी 0.6 भागा 0.3676, ये आ रहा है आपका 1.63, ठीक है? 1.63 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो रिलेटिविटी, ठीक है, क्वेश्चन आते ही रहता है, मतलब हर साल क्वेश्चन आएगा रिलेटिविटी से, और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट आएगा तो होगा भी नहीं आपसे,
बट मैंने देखा कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता और हर एग्जाम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो बड़ा प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। हालांकि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इट इज़ प्रेडिक्टेबल, क्वेश्चन आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगा दीजिए वैसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 41 to 50 कर लिया, जो नैट लेवल 1 है वो कर लिया। अब हम लोग नैट लेवल 2 करेंगे, विल बी डूइंग नैट लेवल 2, ठीक है। तो लेट्स मूव। अब 51 to 60 जो है 2 मार्क्स का होगा, ये 1 मार्कर था, ये 2 मार्क्स का, थोड़ा सा ये एक तरह से न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एज गुड एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर क्या ऑब्जेक्टिव रह गया, है ना। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, स्नेल्स वगैरह लगा के देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है 51 क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। कंसीडर ए हेमिस्फेयर ग्लास लेंस, hemispherical glass lens of refractive index 1.5 having radius of curvature 12 centimeter for the curved surface. An incoming ray parallel to the other optic axis is incident on the curved surface. Optic axis तो ये है ना, this is optic axis. Axis line passing through center of the lens is optic axis. Of course, मतलब हाँ ठीक बोला, other optic axis is incident on the curved surface at a height of 1 centimeter. ये जो आपका है, you have the height is 1 centimeter. चलिए ये दिया हुआ h is 1 centimeter. Above the optic axis as shown in figure, ठीक है। The distance d from the flat surface of the lens, at which the ray crosses the optic axis is, ये distance आपसे पूछा है, they ask you this distance। आपको क्या क्या दे रखा है, r दे रखा है 12 सेंटीमीटर, h दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और आपसे डी का वैल्यू पूछा है। स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ का देखो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑन स्नेल्स लॉ। देखिए पहले तो यहाँ पे स्नेल्स लगे, जहां जहां टकराया वहां वहां स्नेल्स लॉ लगाओ। पहले तो नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल टू ए स्फीयर विल पास टू द सेंटर, क्लियर है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज थीटा आई and this is your theta r, ठीक है, this is theta r। तो theta I का वैल्यू क्या होगा, what is this theta I? Theta I will be same as this, ये तो दोनों पैरेलल है ना, the ray is coming parallel to the optic axis, so this theta I is same as this theta I, corresponding angles are equal, है ना, ये ट्रांसवर्सल एक तरह से। अब ये theta I क्या होगा, आपको ये हाइट दे रखा है, इसने आपको हाइट दे रखा है, दिस इज h एंड दिस इज r, ठीक है। ये मान लो a है और ये b है और ये c मान लेते हैं, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको d मान लें। तो आपका ab इज h एंड ac इज व्हाट, ac इज, ये c है, AC is radius of curvature R, हेमिस्फेयर है, ठीक है। So what is theta I? Sin theta I is h upon R, h upon R, h is 1 centimeter and R is 12 centimeter, ठीक है। Okay, so sin theta I is this, sin theta I निकल गया हम लोग का h upon R, ठीक है। ये थीटा आई जो होगा वही ये थीटा आई हो जाएगा। थीटा आई का वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है, थीटा आई का आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, रेडियन में निकाल लो, साइन इनवर्स 1/12, ठीक है, या डिग्री में निकाल लो, जैसे मर्जी है। बाकी थीटा आर का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज थीटा आर, स्नेल्स लॉ लगाइए, ये एयर मान के चल रहे हैं हम लोग, ये कंसीडर एयर है ना, बाहर का म्यू इज 1 हियर, तो आपका क्या हो जाएगा, स्नेल से लगाओगे तो 1 इंटू साइन थीटा आई इक्वल्स टू
1.5 into sin theta r. So your sin theta r is, sin theta I क्या हो गया 1/12 और mu sin theta I by 1.5 and sin theta I is 1/12. sin theta I is 1/12. ठीक है, ओके अच्छा ठीक। अब यहां से थीटा आर निकल जाएगा हम लोग का। अब ठीक है, इफ आई प्रोड्यूस दिस लाइन, हम लोग को ये निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं हम लोग, इफ आई ड्रॉ नॉर्मल टू दिस सरफेस, स्नेल्स लगाना है। सो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल विल बी सेम एज दिस एंगल। ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा। ये दोनों ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया हमने, ये नॉर्मल हो गया, ये तो मतलब ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दिया, तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा बताओ? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज थीटा आई, दिस इज थीटा आर। सो दिस एंगल विल बी थीटा आई माइनस थीटा आर। समझ लो ना, ये पूरा का पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, थीटा आई हो गया, थीटा आर हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा आई माइनस थीटा आर, थीटा आई माइनस थीटा आर। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी theta I dash, and theta I dash is going to be theta I minus theta r, right? Okay, and let's suppose this angle is say alpha, so this will also be alpha, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स ला लगाओगे तो क्या बनेगा? 1.5 sin theta I minus theta r equals to 1 into sin alpha। समझ लो ना, ये नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस पे क्या एंगल बना रहा है? थीटा आई डैश, एंड थीटा आई डैश इज थीटा आई माइनस थीटा आर। थीटा आई वहां से निकला हुआ, थीटा आर भी निकल जाएगा, है ना, 1 साइन अल्फा। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये हाइट कितना होगा बताओ? आपका ये BC निकल जाएगा ना, BC। BC इज व्हाट? BC इज, ये निकाल रहे हैं हम लोग, BC is H cot theta I। इस ट्रायंगल में देखो, BC अपॉन H विल बी cot theta I, BC अपॉन H विल बी cot theta I। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल का बात करते हैं, इस ट्रायंगल का, so what is this angle? Theta I dash, right? Theta I dash, and we'll calculate theta I dash from here. And what is this height? This will be equal to what? We already know this, BC. So from BC I can calculate this let's call it F, AF. AF will be, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, DF tan theta I minus theta r, is it not? And DF is nothing but BC, and BC is H cot theta I tan theta I minus theta r. This is your AF. So what will be CD? CD will be same as FB. CD will be same as this. CD will be same as BF. And that is H minus AF. So that will be H minus H cot theta I tan, ये CD आ जाएगा, right? And once you get CD, you can get this D value. D is nothing but, I can say this is CD cot alpha. अब सब वैल्यू निकालो भाई।
सारा वैल्यू निकालो, पहले थीटा ही निकालना है, अपने मोबाइल से निकालते हैं यार, इस पर ना इनवर्स डिग्री रेडियन का बड़ा दिक्कत होता है इस कैलकुलेटर में। हाँ, थीटा आई का वैल्यू 1/12 है ना, साइन थीटा इज 1/12, तो साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स 0.5 का निकाल के देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डिग्री में आंसर आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स 1/12, so theta I is 4.78 डिग्री। ठीक है, 1/12 तो कम ही संख्या हो गया ना, मतलब स्मॉल नंबर है, 1/2 30 डिग्री होता है, कम ही होगा। ठीक है, और ये थीटा आर, थीटा आर इज साइन इनवर्स 1/12, 12 गुने 1.5 18 हो गया। स्मॉल एंगल में ऐसे एक चीज़ है कि स्मॉल एंगल में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, पहले कर लेते हैं फिर अप्रॉक्सीमेशन लगा के देखेंगे क्या आता है। ठीक है, देखो एक बार कर लेते हैं फिर अप्रॉक्सीमेशन में लगा के, क्योंकि थीटा आई का वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम वैल्यू होता है ना, तो थीटा आई साइन थीटा आई सेम एज थीटा आई हो जाता है ना। हाँ, थीटा आई से 4.78 आया ना तुम्हारा, चलो ठीक है। अब निकालना हम लोग को साइन इनवर्स 1/12 गुने 1.5 18 हो जाएगा, 3.1847 कर लो। ठीक है, डिग्री। ठीक अब यहाँ निकाल लो, h इज 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू कॉट 4.78 डिग्री एंड tan थीटा आई माइनस थीटा आर। थीटा आई माइनस थीटा आर का वैल्यू क्या बनेगा, थीटा आई माइनस थीटा आर इज 4.78 माइनस 3.185, 1.595, theta I dash is theta I minus theta r and that is 1.595। ठीक है, ये हो जाएगा tan 1.595, ये निकाल लिया जाए। हाँ, cot 4.78, ये हम लोग को करना है डिग्रीज में। ठीक है, कॉट कैसे निकलेगा भाई, 1/10 करना पड़ेगा क्या, tan तो है इसमें, tan 1.595 ये हो गया, और एक काम करते हैं भागा tan 4.78 कर देते हैं। ठीक है, ये आ रहा है 0.333। ठीक, h ये आ गया हमारा। ठीक, अब BC क्या आ जाएगा, ये तो आपका ये वैल्यू आ गया ना, AF आ गया। सो ओके, सो दिस विल बी CD इज गोइंग टू बी, अच्छा यहाँ से एक बार अल्फा निकाल लो, 1.5 and sine of 1.595 है ना, वन 0.5 into sine of 1.595, ये आ गया हमारा
इसका इन्वर्स ले लेंगे ना, ये आ रहा है हमारा 0.04175 साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, साइन इन्वर्स करोगे, साइन इन्वर्स 0.04175, 2.39. So alpha is 2.39 degree. ठीक है. So from here CD is, इसको हटाओ, H minus AF. So H is 1 minus cot alpha था ना, 1 minus 0.333. So it is 0.667 है ना, और सेंटीमीटर. ठीक है. बट ये बड़ा कैलकुलेटिव हो गया नहीं, तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से वो भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि यहीं से देखो पहला ही बार हम लोग को मालूम चल गया कि थीटा आई बहुत कम है, थीटा आई जो है बहुत कम है. ठीक है. अब चूंकि थीटा आई बहुत कम है तो हम लोग ये लगा सकते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. बट जब ये अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे ना तो थीटा का वैल्यू रेडियन में लेना. हाँ समझ लो, जैसे 4.78 आया ना तुम्हारा, आप 4.78 अगर इसको अपना रेडियन में कन्वर्ट करो, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो आप इतना कैलकुलेशन का नीड नहीं आएगा. एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा हम लोग वो देख लिए है ना. फिर से इस क्वेश्चन में करते हैं, टेकिंग, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, सो आई डोंट थिंक वी हैव टू गो सो लेंदी. ठीक है. तो फिर से इस क्वेश्चन में करते हैं हम लोग. ऐसे तो आंसर आ गया, एक्यूरेट आंसर आ गया, बट अप्रॉक्सीमेशन जब लेंगे तो कितना डेविएशन है वो भी एक बार चेक कर लिया जाए. देखो ये आपका नॉर्मल हो गया, सो दिस इज योर थीटा आई. ठीक है. आई से थीटा आर, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, देखो 1 इंटू साइन थीटा आई इज वॉट, म्यू इंटू sin theta r. So sin theta I we know sin theta I is, this is 1 centimeter and this is 12. So sin theta I is 1 by 12, right? I take 1.5 sin theta r. So we are finding that sin theta r is 1 by 18, right? And sin theta I is 1 by 12. तो sin theta जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. तो साइन थीटा आई 1/12, थीटा आई इज वेरी स्मॉल. ठीक है. थीटा आई इज वेरी स्मॉल, तो आई कैन कन्वर्ट इनटू रेडियन फर्स्ट. इसको हम लोग ऐसा कहते हैं साइन थीटा आई पहले निकाल लो, और जब ये अप्रोक्सीमेशन लगाना है ना तो सब कुछ रेडियन में करना. ध्यान रहे, ये कैलकुलस में जो ना रेडियन ही समझता है. ठीक है. तो एक बार इसको करते हैं, सॉरी, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन. ठीक है. और निकाल लिया जाए साइन इनवर्स 1/12. तो ये आ रहा है 0. थीटा आई इज 0.08343 रेडियन. ठीक है. अब आपको सिंपल हो गया. अब आप जो यूज करते हो ना n1 साइन थीटा 1 और म्यू 1 साइन थीटा आई equals to mu 2 sin theta r, Snell's law. When theta is small, you can simply write this, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ. तो अगर यहाँ Snell's law लगाएंगे तो आप करेंगे 1 into theta i is 1.5 into theta r. तो थीटा आई अगर ये है तो थीटा आर क्या हो जाएगा, थीटा आर इज सिंपली थीटा आई अपॉन 1.5. तो ये आ जाएगा आपका सिंपली, दिस विल कम एज इक्वल भागा 1.5. तो ये आ जाएगा 0.0556. तो अब आगे तक लेके जा रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा
बेहतर फिगर लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। ये थीटा आई हो गया। अब यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा जो, सॉरी, हाँ, ये आपका थीटा आर हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो ये पूरा थीटा आई हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा आर। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा आर। ठीक है, और ये एंगल मान लो अल्फा है। ठीक, तो अब स्नेल्स ला लगाओ, 1.5 इंटू इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फा, सिंपल लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसको वी आर यूजिंग स्नेल्स लाइक हियर, sin theta I minus theta r is theta I minus theta r, where you take all these things in radian, you take all these things in radian. तो ये आपका आ जाएगा 1. theta I is 0.08343 minus 0.0556 into 1.5. So alpha comes out to be simply 0.041745 radian. ठीक, okay. So now what's your this will be ये आपका 1 है। अब ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट 1 सेकेंड, थोड़ा क्लीन रहेगा। तो हमें क्या निकालना था, ये हमारा h है 1 सेंटीमीटर। अब ये हमें निकालना ना, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं। पहली बात तो ये निकाल लो पहले, ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन this is say x is tan theta I. So tan theta I is approximately equal to theta I, ये भी approximation होता है। So x will be 1 upon theta I, ठीक है, 1 upon theta I, yeah. Yes. So this will be how much? या 14 रेडियन में निकाल दो। साइन थीटा इक्वल टू थीटा तो अप्लीकेबल है, ये भी होता है। साइन थीटा आई, टेन थीटा आई, दे विल गिव यू सेम रिजल्ट व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, दे आर बोथ इक्वल टू थीटा। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 भागा थीटा आई का वैल्यू क्या है, कहाँ निकाले थे, हाँ यहाँ निकाले थे, 0.0834 11.986। तो ये भी x ही रहेगा फिर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस वाज व्हाट, थीटा आई माइनस थीटा आर। इसका वैल्यू अभी निकाला था हमने, कितना आ रहा था, चलो भूल गया, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। थीटा आई माइनस थीटा आर इज दिस इज h dash, suppose this is h dash. So h dash will be this x tan theta I minus theta r, right? And x is 11.986 into tan theta I minus theta r, that is equal to theta I minus theta r, of course. ठीक है, ये निकाल लेते हैं। थीटा I is 0.08343 minus theta r is 0.0556 into 11.986. So this comes out to be, सेम तो आ रहा है यार, बिल्कुल नहीं, h dash हो गया। So what will this say, this is h naught. So this h naught will be
h minus h dash, that is 1 minus 0.33357. So this is equal to what? Minus 1. So this is 0.66642. The h naught, right? And what is alpha? Alpha is this. This is your alpha. So D is what? D is h naught cot alpha or h naught tan alpha, which is h naught upon alpha, right? तो ये निकाल लेते हैं हम लोग. ये हमारा h naught आ गया भागा 0.041745. नहीं हो गया क्या? h naught तो सही है हम लोग का. अल्फा इज ओके. सो फिर से निकालते हैं. 0.66642 भागा 0.041745 या 15.96. पहले कितना आया था? बिल्कुल सही. So you get the same answer. Right? So when your angle is very small, you can use this approximation. Use this approximation. क्योंकि उसमें तो बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं, बट लेंदी कर दिया हमने, किया कर लेना. देखो मतलब we have to keep on doing these kind of things कि ऐसे किया फिर approximation यूज कर किया. फिर अभी हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग we can try, right? पहले बिल्कुल एग्जैक्ट निकालो, ठीक है, फिर अप्रॉक्सीमेशन यूज किया एंड वी सी द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. ये डिफरेंस इतना कम है कि आपका आंसर में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो नेट का एग्जाम होता है ना उसमें आंसर रेंज में होता है. आंसर आपका रेंज में होता है, ठीक है. नेट वाले में आंसर रेंज में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना. अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आएगा तो चलेगा. तो इट्स एडवाइजेबल दैट यू यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन, है ना. इतना लंबा तो देगा भी नहीं ना क्वेश्चन, ठीक है. ओके फाइन गुड. लेट्स मूव. ये देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है. आई थिंक और थोड़ा बड़ा हो सकता है. ये क्या बोल रहा है. 20 non-interacting spin half particles are trapped in 3-dimensional simple harmonic oscillator potential of frequency omega. The ground state energy of the system in the unit h cross omega is. देखो 3-dimensional harmonic oscillator में, in 3-dimensional harmonic oscillator the energy is given by this nx plus half h cross omega x ny plus half h cross omega y and nz plus half h cross omega z. बट यहाँ पे क्या है कि h ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z तीनों ही जो है वो ओमेगा है. यही दे रखा है आपको, है ना. अलग अलग भी हो सकता है बट यहाँ पे सेम है, ठीक है. तो इफ आई टेक देम टू बी ओमेगा, सो दिस इज व्हाट nx प्लस ny प्लस nz 3/2 किया जाएगा. nx ny nz is a quantum number which starts from 0 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है. So the ground state will be given by the ground state here, that will be given by nx ny nz is 0. ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 0 0 0. स्पिन ऑफ पार्टिकल है तो स्पिन भी लेना पड़ेगा आपको, ऐसे ले लो. जो ग्राउंड स्टेट होगा दैट विल बी
0, nx is 0, ny is 0, nz is 0, और जो ms होगा स्पिन क्वांटम नंबर ±2 हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा तो नीचे से फिल करते चलते हैं हम लोग। दिस विल बी 3/2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लाई करेगा, ठीक है। एक 0 0 0 प्लस हाफ और 0 0 0 माइनस हाफ, पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल अप्लाई होगा ना। 2 फिजिकल स्टेट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फिजिकल स्टेट में जाएगा, nx ny nz प्लस हाफ, nx ny nz माइनस हाफ, ठीक है। तो एक आपका जाएगा 0 0 0 प्लस हाफ में और दूसरा 0 0 0 माइनस हाफ में जाएगा। और एनर्जी जो है ms पर डिपेंड नहीं कर रहा तो एनर्जी ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड लेवल क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा आपका 1 0 0 कर लो, 1 0 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, या फिर 0 1 0 प्लस माइनस हाफ, और एक हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1। ये 6 आइगन स्टेट है जिसका एनर्जी सेम रहेगा। ई क्या आ जाएगा, बस एक अधिक की हो ना तो 5/2 क्रॉस हो जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, इसमें आपके 6 पार्टिकल रिसाइड करेंगे, फिलहाल 6 पार्टिकल रिसाइडिंग, ठीक है, 6 पार्टिकल रिसाइड करेंगे। अगला ले लें, नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, अब 1 है तो ऐसे कर लो और हो जाएगा आपका 0 1 1 और एक हो जाएगा 1 0 1। इसका एनर्जी कितना बनेगा, एक h क्रॉस ओमेगा और बढ़ जाएगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। बट और भी एनर्जी का 7/2 h क्रॉस ओमेगा होगा। हम लोग को क्या करना है, nx प्लस ny प्लस nz का वैल्यू ही सेम रखना है ना। अभी nx प्लस ny प्लस nz का वैल्यू 2 है, तो अगर ये ले तब भी 2 रहेगा, 2 0 0 प्लस माइनस हाफ, 0 2 0 प्लस माइनस हाफ, 0 0 2, नहीं कितने बन गए, 6 दूनी 12, इसमें n हो गया 12, तो 6 2 8 12 20 हो गया, है ना। तो अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी का बात करेंगे तो ये नीचे से सारा फिल हो जाएगा तो लीस्ट एनर्जी होगा। लीस्ट एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, बेसिकली लीस्ट एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पार्टिकल यहाँ है, सो 2 × 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 6 पार्टिकल यहाँ है, सो 6 × 5/2 h क्रॉस ओमेगा। अब बाकी 12 पार्टिकल जो है आपका इस जगह, सो दिस विल बी व्हाट 3 h क्रॉस ओमेगा, और ये हो गया 15 h क्रॉस ओमेगा, और ये हो गया 42 h क्रॉस ओमेगा, तो ये हो गया 42 और 18 60 h क्रॉस ओमेगा। सो इसे 60 h क्रॉस ओमेगा। क्लियर है, पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हाफ इंटीग्रल स्पिन है, फर्मियंस है, इसलिए यू हैव टू अप्लाई पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल, यू हैव टू अप्लाई पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। Let's go to 53rd question. ये देखो क्वेश्चन, a thin film of alcohol is spread over the surface when light from tunable source, light from a tunable source, tunable मतलब जिसका frequency change कर सकते हो, is incident normally. The intensity of reflected light at the detector is maximum for lambda equal to 640 नैनोमीटर। अच्छा, ट्यून कर रहे हैं, मतलब किस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम आ रहा है वो चेक करने के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू 640 नैनोमीटर के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, और 512 नैनोमीटर के लिए मिनिमम इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। मतलब 640 नैनोमीटर के लिए
इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव है और 512 नैनोमीटर के लिए जो इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। इंटरफेरेंस किसके बीच में? जैसे आप देखो एक चीज, अच्छा पूरा पढ़ लो पहले। टेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल टू बी 1.36 फॉर बोथ द गिवन वेवलेंथ, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म वुड बी, देखिए समझिए इस चीज को क्या बोल रहा है। जैसे ये आपका सरफेस है, ठीक, अब इस पे फिल्म है, सरफेस के ऊपर फिल्म है, सॉरी, इसके ऊपर फिल्म अल्कोहल का, ठीक है। अब लाइट जो आ रहा है ऐसे फॉल कर रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लाइट जो है ऐसे फॉल कर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लाइट अंदर प्रवेश करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, एक लाइट हो गया फिल्म के अपर सरफेस रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा लाइट फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां आपका म्यू 1 है और यहां पे आपका 1.36 है। अब ये सरफेस का वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, तो मान के चलेंगे कि सरफेस का वेवलेंथ जो है अल्कोहल का वेवलेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि सरफेस तो ओपेक टाइप का होता है ना, ओपेक सब्सटेंस का वेवलेंथ जो है वो मतलब सॉरी वेवलेंथ बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, मतलब एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.36। सरफेस का हम लोग मान के चलेंगे कि इट इज़ मोर देन 1.36, क्यों? क्योंकि मतलब आई एम अज्यूमिंग सरफेस टू बी ओपेक, और इवन इफ इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, देन ग्लास इज गॉट 1.5, ऐसे हालांकि थोड़ा मेंशन कर देना चाहिए था, बट यूजुअली ग्लास होगा तो ग्लास 1.5 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 है 1.36 है, यहाँ 1.36 से अधिक है। ये इसलिए जानना जरूरी होता है ना, क्योंकि लॉ ये है कि भाई अगर लाइट रेयरर टू डेंसर वाला इंटरफेस रिफ्लेक्ट होगा तो उसमें पाई का फेज चेंज आता है। तो अगर मान लो ये 1 है 1.36 है तो 1 में पाई का फेज चेंज आएगा, ठीक है, और ये 1.36 है, मोर देन 1.36 है तो रे नंबर 2 में भी पाई का फेज चेंज आ जाएगा। मतलब 1 और 2 बोथ आर गोइंग टू सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई, सो द पाथ द फेज डिफरेंस विल बी सिंपली, अगर ये मान लो t है तो रे नंबर 2 t नीचे जाते हुए कवर किया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर t कवर किया, तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों रेज का बीच का होगा वो 2 म्यू t हो जाएगा, ठीक है। 2 म्यू t विल बी द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 और 2 दोनों ही फेज चेंज ऑफ पाई हो रहा है। फेज चेंज ऑफ पाई का मतलब है इक्विवेलेंट टू ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। Undergoing a phase change of pi is just like traveling a distance of lambda by 2. So for example, अगर मान लो ये म्यू अगर दिया रहता है आपको कि भाई 1.2 है, in that case 2 is getting reflected from an interface which is denser to rarer. रेयर टू डेंसर इंटरफेस होगा तो 1 तो फेज चेंज ऑफ पाई हमेशा ही होगा, बट 2 में फेज चेंज ऑफ पाई होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस अल्कोहल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हुआ, इन दैट केस 2 विल नॉट सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई, राइट। सो इन दैट केस 2 विल अंडरगो ए पाथ additional, 2 will travel additional optical path of 2 mu t, while 1 will undergo a phase change of pi, where undergoing phase change of pi is just like traveling a distance of lambda by 2. So 2 mu t is the additional optical distance traveled by 2, and lambda by 2 is the equivalence of undergoing a phase change of pi. But ये assume करना is not advisable, because अगर ये ऐसा कुछ दे नहीं रखा पहली बात, और surface usually if I assume that surface is opaque, then it has to be more than, even if it is transparent glass has got refractive 1.5. So there is no point of assuming कि ये 1.36 से कम होगा। अगर कम assume करने नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब या तो वो दिया रहे फिर, है ना। So in that case both are traveling a distance of lambda by 2, which is equivalent to saying suffering a phase change of pi.
तो अज्यूमिंग कि दोनों ही पाई का फीचर सफर कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस विल बी सिंपली द एडिशनल ऑप्टिकल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय 2 कंपेयर टू 1, क्योंकि यहां तक तो सब दोनों साथ में ही आए, ठीक है। ओ चलो कोई नहीं, दिख तो रहा है ना, ये पता नहीं इसका रिवर्ट नहीं हो पाता है, देखते हैं यहाँ से कोई रिवर्ट करने का ऑप्शन नहीं है क्या? एक बार मिट जाता है तो मिट ही जाता है फिर ना, पूरा ही गया, कोई बात नहीं, चलो फिर कोई बात नहीं। ये अभी रिवाइंड करके देख लेना आप, है ना। ये ऐसे था एंड यू हैव इंसिडेंट रे 1 and 2, so the path difference is 2 mu t, t downward reflect हो गया t, हम म्यू गुना कर देंगे, and if this is equal to l lambda, then for that lambda, if this is equal to integral multiple of lambda, then it is constructive interference, and if it is half integral multiple of lambda, it is destructive interference। तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये जो 2 mu t है वो 640 का तो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम कब होगा? व्हेन 1 and 2 अंडरगोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इट इज मिनिमम फॉर 5 and 2, तो ये n1 n2 अलग अलग होगा, क्योंकि मतलब ये देखना पड़ेगा ना n1 n2 का क्या वैल्यू है, तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 and 2 है। हियर आई हैव अज्यूम्ड कि ये भी नैनोमीटर में है और ये भी t भी जो है नैनोमीटर में है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम ले लिया, ठीक है। तो आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा t का वो नैनोमीटर में आएगा। अब एक चीज देखो, 2 mu t इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 640 एंड सेम 2 mu t इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 and 2। अब इसमें देखो हमें n1 n2 सॉरी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 and 2। अब n1 n2 इज इंटीजर, क्योंकि हमें t का लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 n2 निकालना पड़ेगा सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्योंकि t का लीस्ट वैल्यू पूछा है, सो लेट्स फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 n2 सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। है ना, तो अगर 8 से डिवाइड करें हम लोग, या सिंपली 128 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो, 8 से कर लो, चलो 8 छः 48, 8 चौका 32, और 8 8 64, 80 हो गया ये। अच्छा 8 दही है 80 और 8 8 64, 2 से करो, 2 चौके 8, 2 बचे 10, ठीक है। वही 128 गुने 4 512 होता, 128 गुने 5 640 होता, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 5n1 इक्वल्स टू 4n2 प्लस 2। अब क्या होगा लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि हमें t का लीस्ट वैल्यू निकालना है। लीस्ट वैल्यू t तभी होगा व्हेन n1 n2 आर लीस्ट। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 and n2 ओवर हियर? I can take n1 equals to what? n1 equals to 2 and n2 equals to 2. I can take both n1 and n2 equals to 2. नहीं, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 2 10, ठीक। So this is the least value for which this condition will be satisfied. So from here this is 2 means ये हो गया 64 गुने 2 124, है ना, नहीं गलत 128 1280 नैनोमीटर। सो टी इज, जो आंसर आएगा वो भी नैनोमीटर में आएगा ना, अपॉन 2 म्यू। किसी में से निकाल सकते हो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करो, एक ही बात है, ठीक है। 1280 बटा या सो 640 अपॉन 1.36 निकालो। नैनोमीटर पूछा ना,
640 भागा 470.59 नैनोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर? ये समझ में आ रहा है, फंडा समझ में आ रहा है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, थिन फिल्म्स का। ये सब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार ना जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जैम फेस करके एक लेक्चर बनाया है, मतलब लेक्चर का वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लेना। उसमें ये सब आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लास्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है जी? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट वाई इज 1। ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, और क्या करना है, आप ट्रूथ टेबल बनाओ, क्लियर हो जाएगा उससे भाई किसका किसके लिए 1 आ रहा है। ए बी सी का सारा कॉम्बिनेशन लो, ए बी सी वाई, नहीं तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0, 0 0 0 के लिए 0 आएगा, फिर होगा 0 0 1, नहीं 0 0 1 लोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0, ये आपका 0 रहेगा। ठीक है, नहीं ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। एंड 0 1 1 0 1 1 1 1, दिस इज 0। अब आ जाओ 1 0 0 1 0 0, दिस विल बी 1, और 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये 0 रहेगा, कोई भी 1 नहीं हो रहा ना। And then you have 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये 0, and 1 1 1 last combination 1 1 1 will give you 1, पहला ही टर्म 1 हो जाएगा। कितने कॉम्बिनेशन बैठ गया, 1 2 3 4, इन 4 कॉम्बिनेशन के लिए y 1 हो जाएगा। So number of combination for which y is 1 is 4। ट्रूथ टेबल ही पूछा है एक्चुअली, ट्रूथ टेबल से ही पता चलेगा जी, है ना, ट्रूथ टेबल से तो पता चलेगा कितने कॉम्बिनेशन के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एन आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू 2 DC पावर सप्लाई एज shown in figure, with switch S open, the capacitor is fully charged, S is then closed at t equal to 0, the voltage across capacitor at t equal to 2.4 millisecond is। आरसी सर्किट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज मोर लाइक ए सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा छोटा इसमें दिख रहा है हमको। देखिए, आपको एक बैटरी यहाँ लगा रखा है 20 वोल्ट का, इधर आपका 4 किलो ओम, इसको ओम में बदल देंगे हम लोग, है ना, एंड here you have 10 microfarad capacitor। ये कनेक्टेड है, पहले स्विच आपका ओपन था, स्विच अभी ओपन ही लगता है इसको, एंड यू हैव रेजिस्टेंस ऐसा, है ना, you have 10 volt here
20 volt here, 10 microfarad, and here you have the switch. Here you have the switch. अभी क्या होगा, स्विच जो ओपन रहेगा, this 20 volt is going to drive current, ठीक है, and current driven by this battery will consist of the positive charge which is extracted from here, moving through this whole circuit and getting deposited over here. So in this process, this capacitor will get charged. यहाँ से लेफ्ट साइड से पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ, वही पॉजिटिव चार्ज मूव करता वही करंट फॉर्म करता है, it start getting deposited on this plate. So in this way the capacitors start getting charged, or finally in the steady state the capacitor will get fully charged. And what is that fully charged होगा, the capacitance पे कितना चार्ज है, that will be equal to CV. हम लोग जानते हैं ये चीज़, we know this, Q is CE 1 minus T by RC, ठीक है. तो अगर T when in steady state T becomes very large, so Q finally goes to CE, where C is this 10 microfarad and E is 20 volt. तो finally in steady state, because ये बहुत लंबे समय से मतलब लिख भी रखा है ना, with the switch open capacitor fully charged, जब fully charge हो जाएगा, the charge on capacitor is going to be simply, the charge on capacitor is going to be, oh मिट गया यार, चलो फिर से बनाते हैं कोई, एक्चुअली इसका ना रीडू का बटन देखना पड़ेगा, मतलब सॉरी अनडू करने का, वो डिलीट हो गया. कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लिखे थे, ठीक. ये 20 वोल्ट था, 10 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 किलो ओम and this is 6 kilo ohm, this is switch, and this is 10 volt. Okay, so the charge on capacitor is going to be simply, in a steady state when the switch is open, suppose the charge on capacitor in steady state is Q naught, and that is equal to CV. C is 10 microfarad, 10 into 10 to the power minus 6 into voltage 20. In a way this is 2 into 10 to the power minus 4 coulomb. ठीक, this is the charge which is stored now. अब क्या करना है, at t equal to 0 we are closing the switch, ठीक है. The moment you close the switch, देखो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज जब हो जाएगा, then the potential difference across this capacitor is basically equal to potential difference of the battery. तो यहाँ पे जो potential difference होगा at t equal to 0, that is 20 volt. तो कैपेसिटर अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. तो क्या होगा, स्विच क्लोज करोगे तो दिस इज गोइंग टू ड्राइव करंट, दिस विल आल्सो ड्राइव करंट, एंड द करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच, ठीक है, करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच, ठीक है. ओके, सो सपोज दैट द करंट फ्लोइंग ओवर हियर इज से I1 and the current flowing over here is I2, and in this branch the current is I1 plus I2, right. बाकी अगर कुछ डायरेक्शन वगैरह नेगेटिव होगा तो अपने आप ही वो नेगेटिव में आ जाएगा करंट का वैल्यू, ठीक है. ये कितना था, 6 किलो. सो करंट इन दिस ब्रांच इज I1 plus I2, ठीक. ओके, so let's apply Kirchhoff's law in this loop and in this loop. So Kirchhoff's law in the loop number 1, ऐसे loop number 2, यही है ना, I1 यहाँ I2 ले लिया, यहाँ पे I1 plus I2 हो जाएगा, ठीक. अब पहले लूप में Kirchhoff's law अप्लाई करोगे तो यहाँ से चलते हैं, पोटेंशियल राइज 20 plus 20, then यह फॉल, अच्छा ये हो गया कितना है, 4000 ओम हो गया ना, 4000 ओम हो गया. So it is minus 4000 I1, and here we have fall minus Q by C equal to 0. ये लूप नंबर 1 में हो गया. लूप नंबर 2 में ये यहाँ से चलते हैं, पोटेंशियल राइज, ये यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से वॉक करो, अभी यहाँ से गए ना लोग, अभी इधर से चलो,
ठीक है, इधर से चलते हैं अगर तो 10 वोल्ट राइज, देन अगेन राइज, 10 वोल्ट यहाँ राइज हुआ, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो राइज होगा प्लस क्यू बाई सी, ठीक है, एंड देन यू हैव फॉल, एंड फॉल इज हाउ मच 6000 I1 plus I2, is it not? ठीक है, okay. And what is I2? I2 consists of what? I2 consists of the charge which is leaving this plate of capacitor. I2 consists of the charge which is leaving this plate of capacitor. Suppose at time t, let since this capacitor is going to drive current, so current driven by this capacitor will consist of what? It will consist of the charge which is leaving this plate of capacitor. So in that process the capacitor is going to discharge. उस प्रोसेस में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कि जब करंट ड्राइव करेगा, करंट कौन सा करंट ड्राइव कर रहा है? I2 ड्राइव कर रहा है, तो I2 ड्रिवन बाय दिस कैपेसिटर विल कंसिस्ट ऑफ द चार्ज व्हिच इज लिविंग दिस प्लेट ऑफ कैपेसिटर. So in that process the capacitor is going to discharge, so the value of Q over here will fall. So let Q be the charge on the plate of capacitor at time t, right? So I2 consists of what? Charge which is leaving the plate of capacitor. अभी Q है time t पे, at t equal to 0 the charge was Q naught, the charge at t equal to 0 was Q naught. अभी t टाइम पे चार्ज Q है, तो कितना चार्ज लीव कर गया यहाँ से? Q naught माइनस Q, पहले Q naught था, अभी फॉल होके Q हो गया, पहले आपका Q naught चार्ज है, अभी फॉल होके Q हो गया, तो कितना चार्ज यहाँ से लीव किया? Q naught माइनस Q, and derivative of that will be current. It is d by dt of Q naught minus Q. I can write this is okay. बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ना वोल्टेज एट टाइम टी निकालना है, तो आप भी पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चार्ज एट टाइम टी निकालना है कैपेसिटर पे, ठीक है. हम लोग को Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, उसके लिए हम लोग को Q में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. We need to have differential equation in Q, right? So what we will do is हम यहाँ से I1 को eliminate कर देंगे और I2 को minus dq by dt पुट कर देंगे, तो हमारा Q में differential equation आ जाएगा, ठीक है. We'll get differential equation in Q. So for that what we have to do is I1 को कैसे eliminate करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, यहाँ से I1 का वैल्यू निकालते हैं. पहला I1 का वैल्यू क्या बन जाएगा? I1 is going to be, थोड़ा सा अजीब सा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इन दिस इक्वेशन बाय से 3, या चलो ठीक है, यहाँ से I1 निकाल लो. I1 is going to be simply 20 by 4000 minus Q by 4000 C, right? Q by 4000 C. ये यहाँ पुट कर लो, क्या आ जाएगा? This is 10 plus Q by C minus 6000 I1, 6000 I1, या 6000 से डिवाइड कर लो पहले इसको, है ना, बहुत पेचीदा टाइप का आ जाएगा. 6000 डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 बाई 6000 प्लस Q बाई 6000 C, 6000 डिवाइड कर लिया, माइनस I1. अब माइनस I1 को हम लोग लिख देते हैं 20 बाई 4000 प्लस Q बाई, ठीक, ये 6000 डिवाइड कर दिया हमने, तो माइनस I1 बच गया था, तो माइनस I1 के जगह पे ये लिख दिया हमने, ठीक है. एंड माइनस I2 equal to 0, and I2 is minus dq by dt. So this if I put here, this will be plus dq by dt equal to 0. ठीक है, बढ़िया, ठीक है. Okay, so we have got differential equation. We have got differential equation. Differential equation is dq by dt
प्लस 1/6000 C प्लस 1/4000 C Q equals to 10/600, that is 1/600. So we have got the differential equation. हम लोग को differential equation Q में मिल गया. अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e to the power this. अब इसको सॉल्व कर लो. Equals to 1/300 इंटीग्रल प्लस सम कांस्टेंट. ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 300 और 3/125 प्लस के. ये सब क्लिक कर दिया मैंने. सो Q इज 3 ये कट जाएगा. सो 1/12500 ये निकाल लो एक बार. 1/12500. चल पहले यही लिखो. प्लस k e to the power. ये k का वैल्यू निकाल सकते हो. यू हैव द इनिशियल कंडीशन. इसको पहले लिख लो. 8 into 10⁻⁵. We can find k using initial condition. At t equal to 0, charge was Q naught. What was Q naught? Q naught was CV. C is 10⁻⁶ into 20. So that is 2 into 10⁻⁴. तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे. At t equal to 0, Q is this. ये तो कांस्टेंट है. एंड t equal to 0 करोगे तो k बन जाएगा. तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा, ये 10⁻⁴ है. 10⁵ के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. 20 into 10⁻⁵. सो k is 20 - 8, 12 into 10⁻⁵. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग को Q का इक्वेशन मिल गया. We got the equation on Q. So Q is simply what? 8 into 10⁻⁵ plus ये आ जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या निकाला? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर t इक्वल टू 2.4 मिलीसेकेंड. पहले चार्ज निकाल लेते हैं. At t equals to 2.4 millisecond. What t equals 2.4 into 10⁻³ second. Q is 8 into 10⁻⁵, 12 into 10⁻⁵, e to the power -125 into 2.4 into 10⁻³ by 3. कट जाएगा. 0.8 हो जाएगा. 125 गुने 8 1000 होता है. पॉइंट है तो 100 हो जाएगा. 100 और गुने 10⁻⁷ e to the power -0.1 हो जाएगा. सो इट इज 8 into 10⁻⁵, 0.1. ये निकालो. तो वैल्यू निकाल लेते हैं. e to the power -0.1. 0.9048. अच्छा ठीक है. गुने 12 और प्लस 8. ये आ जाएगा आपका 18.86 कूलम. ठीक है. ये आपका चार्ज आ गया 2.4 मिलीसेकेंड. वोल्टेज निकाल लेंगे. V is Q upon C. So it is 18.86 into 10⁻⁵ upon C. And C is what? C is 10 microfarad. ये कैंसिल हो जाएगा. So the voltage is going to be 18.86.
ये आपका ऐसा रहेगा। दिस इज द वे वी हैव टू डू, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। कोई अगर शॉर्टकट क्लेम करे तो वो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सो दिस इज द वे वी डू इट। अगर आपका टाइम कम हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो ये 20 से कम होगा। 20 से कितना कम होगा, कोई 9, अब ऐसे अनाड़ी तो मार नहीं सकता ना, वैल्यू यही आएगा 18.86 18.86 वोल्ट आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज बिट लेंथी, बट ठीक है, जल्दी करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये थोड़ा इजी लग रहा है, तो यहाँ से टाइम बचाइए और लेंदी वाले में पुट कीजिए टाइम, यही हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A current I is uniformly distributed across a long straight non-magnetic wire of circular cross section of radius A, ठीक। 2 point P and Q are at a distance of A by 3 and 9A from the axis of the wire. The ratio of magnetic field at P and Q. इसका आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। इफ यू हैव ए, आपको मैं लिखवा देता हूँ, बाकी आप नोट कर लेना कि अगर इस टाइप का वायर है, ठीक है, रेडियस आर का, तो अंदर किसी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है, बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, फिर तो इजी है आपका। बाहर किसी पॉइंट पे बी इज व्हाट, एम्पियर लॉ से निकालते हैं, आप पढ़े भी होंगे, ठीक। अंदर किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो वैल्यू जो हो जाता है अंदर में, ये हो जाता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। सो दिस इज, जे का वैल्यू पुट कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे इज सिंपली आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर। आई इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर, सो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर, ये हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे कैपिटल आर को ए बोला है ना, कैपिटल आर को ए बोला है। सो बी इनसाइड इज व्हाट, बी इनसाइड इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वेयर फॉर आर लेस देन ए, एंड दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर फॉर आर मोर देन ए, ठीक। आपको क्या करना, रेशियो मैग्नेटिक फील्ड और पी एंड क्यू निकालना है ना, B at P and B at Q. So B at P is what? P is A by 3 distance पे है. So this will be magnetic field at point P will be governed by this. So it is mu naught I A by 3 2 pi A square, और 9A पे इससे गवर्न हो जाएगा mu naught I by 2 pi into 9A, है ना, okay. So this 2 pi will cancel out, A will cancel out, this will cancel out, this mu naught I will cancel out. So we are left with what, 1 upon 3 गुने 18 ही आ जाएगा जी, नहीं 18 नहीं 9, या फिर इज 3 आ जाएगा। यस, थ्री इज द रेशियो, ये इजी है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चले। कुछ लेंदी होगा, कुछ छोटा होगा। ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो 57 नंबर, अब अंतिम ही हो रहा है, 60 क्वेश्चन का पेपर होता है। क्या बोल रहा है देखिए, ए पार्टिकल
A of mass m is moving with velocity vi cap and collide elastically with particle B of mass 2m. एक पार्टिकल A है मास m का vi से ट्रेवल कर रहा है, x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, and collide elastically with particle B of mass 2m. B was initially at rest and after collision A start moving with VAJ, मतलब पार्टिकल A जो ऐसे आ रहा था वो ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब आपका A पार्टिकल जो मास m का था शुरू में ऐसे मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, अगर इस डायरेक्शन को x मानो और इस डायरेक्शन को y मानो, ठीक है, तो ये x डायरेक्शन है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब पार्टिकल B जो था आपका 2m का वो रेस्ट पे था। दिस इज द केस बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या सीन बन रहा है? आफ्टर कोलिजन जो है मास m जो है ऊपर के डायरेक्शन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो B किधर मूव करेगा? देखो y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था कोलिजन के पहले, अभी y डायरेक्शन में A मूव करने लगा, ठीक है। तो सिंस देयर वाज नो मोमेंटम इन y डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, there won't be any net momentum in y direction after collision also. So this momentum has to cancel out, and for that B has to move in some this direction. B को जो है कुछ इस टाइप का डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, कैंसिल आउट होगा। समझ रहे हम क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि in y direction the momentum of the system was zero. Momentum has to be conserved. Momentum has to be conserved whether it is elastic or inelastic, ठीक है। इसमें तो इलास्टिक कर बोल रखा है आपको, तो मोमेंटम कंजर्व होना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्व करने का अब ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी को कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि ये वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है ना वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाए, and x momentum in x direction is non-zero, so it will remain non-zero thereafter also. तो ये अगर प्योर y नेगेटिव y में जाएगा फिर तो y में कैंसिल होगी, x में फिर जीरो हो जाएगा, बट x में जीरो नहीं है मोमेंटम, x में मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन mv है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा ताकि इट हैज गॉट मोमेंटम इन x डायरेक्शन आल्सो, मोमेंटम इन y डायरेक्शन आल्सो, एंड y डायरेक्शन मोमेंटम इसके y डायरेक्शन मोमेंटम को कैंसिल आउट करेगा, सो नेट मोमेंटम रिमेन्स इन x डायरेक्शन, नेट मोमेंटम रिमेन्स इन x डायरेक्शन, और वो भी v होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला है? b vb, ये vb है, ये vb है। अब बोला va स्क्वायर इज k vb, so what is value of k, ठीक है, निकालते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है, so if I conserve momentum in x direction then we have mv before collision and after collision it will be 2m vb cos theta. Y direction momentum was zero earlier, so momentum after collision will also be zero in y direction. So momentum in y direction is mva positive y, और ये नेगेटिव y में जा रहा है 2m vb sin theta, ठीक। And since collision is elastic, we will conserve the kinetic energy also. Half mv square is the kinetic energy before collision. B rest पे था पहले. After collision, this will be mva square plus 1 by 2 2mvb square. Okay, ठीक है। So we get VB in terms of इसको ऐसा करें हम लोग, ये mm कट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट मान लो। So from here we get what? VB cos theta as V by 2. Yes. And from here we get VB sin theta as VA by 2. Right? Yeah. So if I square and add
then it is V square by 4, 4. ठीक, so ये सब कैंसिल करो, हाफ हाफ. So from here we get V square as 4VB square minus VA square. MM कैंसिल कर दो सब. So V square is 4VB square minus VA square. And here we have VA square plus 2VB square. So if I rearrange, it is 2VB square and 2VA square. So you have VB square is VA square. So that means this K is 1. K is 1. समझ में आ रहा? We have conserved linear momentum in x direction. We have conserved linear momentum in y direction, and we have conserved the kinetic energy, elastic collision. That's the only thing we have. इसी से बनेगा. So K is 1. VA square is VB square. VA square is VB square. वैल्यू नहीं निकाला, जरूरत नहीं है हम लोग को. ठीक है, वैल्यू निकल भी सकता है यहाँ से. VA square को VB square कर दोगे तो यहाँ से निकल जाए VA VB. So if I put VA equal to VB, 3VB square, so V by root 3, और VA भी V by root 3 हो जाएगा. ठीक है. Okay, so I think that's all. K is 1. K is 1. और हम लोग का 3 क्वेश्चन बचा है. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. In an X-ray diffraction experiment with a copper crystal having lattice parameter 3.61, X-ray of wavelength 0.090 nanometer is incident on the family of planes 110. The highest order present in the diffraction pattern is. देखिए क्रिस्टल जो लैटिस प्लेन्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है, जो एक्सरे फॉल करेगा आपका यहाँ से ऐसे, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, तो आपका सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये क्रिस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, तो द रेज आर फॉलिंग लाइक दिस, वी कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस प्लेन, और कुछ रेज नीचे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, अब आपका क्या करना है, ये 1 और 2 में इंटरफेरेंस होता है. ठीक है, तो 1 और 2 में पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें यहाँ पे हम लोग, and this is your D. D is the distance between two planes, two lattice planes. And if I call this angle theta, this will also be theta. So what will be D? This angle is D sin theta. This distance D sin theta. This is D sin theta. तो यही पाथ डिफरेंस जो है ना, यहाँ तो पाथ साथ साथ आया और यहाँ से फिर पैरेलल जा रहा है, तो यही जो एडिशनल पाथ जो कवर किया रे नंबर 2, वही पाथ डिफरेंस हो जाएगा. So path difference is 2D HKL का, तो HKL is Miller indices of these planes, sin theta, ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा तो भी हुआ ना डिफ्रैक्शन पैटर्न में, आपका जो मैक्सिमा का कंडीशन यही बनेगा आपका. और यही बोला है n का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, n का आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, यही पूछा है तुमसे. ठीक है, यहाँ पे DHKL क्या होगा, पहले ये निकाल लो. DHKL हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है A अपॉन अंडर रूट क्यूबिक क्रिस्टल में HKL 110 है, यह जगह A अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो इट इज A by root 2. So it is 2 into A by root 2 sin theta equals to n lambda. So it is n is
√2a/λ साइन थीटा। ए का वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक है। ए का वैल्यू है √2 गुने 3.61 गिवन टू यू, एंगस्ट्रॉम -10 और लैम्डा 0.09 नैनोमीटर। साइन थीटा, साइन थीटा। So yeah, so this is or we can say 0.9 into 10 to the power 10 -10, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फाइंड आउट कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है। √2 इज इंटू 3.61 भागा 0.9, 5.67 sin theta. So the maximum will be sin theta can't go more than 1. Sin theta can't go more than 1, right? Sin theta has to remain less than 1. So the maximum possible will be, and max is going to be 5. है ना? Because this is less than sin theta is less than 1, right? So the maximum possible is so I can say n max, n is less than 5.67. So remaining less than this, the maximum value will be 5 only. Remaining less than this, the maximum value will be 5. Clear है? इससे कम हो के क्या मैक्सिमम हो सकता है? 5 हो सकता है, ठीक है। या ठीक, 58 क्वेश्चन बताइए। अब सेकेंड लास्ट में थोड़ा जल्दी हो जाता है लोगों को ना। ये देखिए, सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A parallel plate capacitor having plate area 50 centimeter square and separation of 0.1 millimeter is completely filled with a dielectric. Dielectric constant is 10, ठीक है। The capacitor is connected to 10 kilo ohm resistor, ठीक, and alternating voltage V equals to 10 sin pi by V equals to, इसको निकालो, V equals to 10 sin 100 pi, ठीक है। As I figure, the switch S is open, initially open and closed at t equal to 0, equal to 0 पर हमने close कर दिया। The ratio of displacement current in the capacitor to the current in resistance, मतलब ratio of displacement current in this capacitor and the current in this resistor, conduction current of course, at t equal to 2 by pi second is, क्या होगा वैल्यू? देखिए यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? Q is C into V, right? And the conduction current I is going to be simply सेम ही होता है। देखो जो आप करते हो ना एप्सिलॉन नॉट, I can prove it also for you. See, what I have written is this. आप अगर वो लगाओगे फार्मूला तो कंडक्शन करंट क्या बनेगा आपका? JD is epsilon r epsilon naught, ये लगाओगे ना, and ID is epsilon r epsilon naught d by dt into area, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया एंड d by dt ऑफ v by d करोगे, ठीक है,
d जो इज कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a by d and dv by dt, which is nothing but this is capacitance, so this is d by dt of cv, and this is nothing but dq by dt. So what is conduction current over here becomes displacement current over here. जो conduction current यहाँ पे है वही यहाँ displacement current हो जाएगा, except when dielectric is poorly conducting. तो dielectric poorly conducting होगा, उस केस में the conduction current over here will partly get converted into conduction current in the dielectric plus displacement current in the dielectric. But if I assume that dielectric is not conducting, means current is not flowing in the dielectric, then I can say that conduction current over here becomes completely displacement current over here and again conduction current over here. So either you do like this, or you simply find the conduction current at this point, and I can say the displacement current in the capacitor will be same as the conduction current outside. So there is two ways. One is to go through this way or go through this way. Same result. Because ये ultimately आप मैंने prove कर दिया. This is going to be this only. ID is going to be dq by dt. So dq by dt is d by dt of c, cv. Q is cv. C is epsilon r, epsilon naught a by d into v. So this is epsilon r, epsilon naught a by d and dv by dt, and v is given to you. v क्या दिया हुआ, 10 sin dv by dt क्या बन जाएगा यहाँ पे, dv by dt is simply 10 into 100 pi cos 100 pi t, मतलब एक तरह से हो गया ये 1000, है ना, 1000 पाई cos 10 pi t, ठीक है. तो ये वैल्यू निकाल सकते हो चाहो तो आप, तो कितना आ जाएगा, अब साइन आर का वैल्यू दे रखा है 10, अब साइन आर होता है 8.85 इंटू 10 से पावर -12. एरिया आपको हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर मतलब 50 गुना 10 पावर -4, और डी क्या दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 इंटू 10 पावर -3, and dv by dt is 1000 pi into cos 100 pi t. t का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 by pi. पहले ये इवेलुएट कर लो क्या आ रहा है, देखो बहुत सारा, पहले पावर सब निकाल लेते हैं ना. ये 10 है, -12 -16, ये तो कट जाएगा तुम्हारा, ठीक. अब यहाँ क्या आ रहा है, 1000 यहाँ आ रहा है तुम्हारा, ठीक है. 1000, 3 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, तो 5 शून्य तो ऐसे हो गए, तो 5 शून्य ये हो जाएगा 10 पावर -5, और ये क्या बन जाएगा 8.85 गुने 5 गुने पाई गुने 10 पावर 5 शून्य घट जाएगा 7 cos 100 pi t. वैल्यू निकालो इसका, 8.85 गुने 5 गुने पाई, ये आ जाएगा 1.39 cos, ये आ गया, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. लेट्स फाइंड कंडक्शन करंट इन द रेजिस्टर IR. ये IC हो गया, है ना, दिस इज योर IC, और I डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दो या करंट इन कैपेसिटर बोल दो. करंट इन रेजिस्टर इज गोइंग टू बी सिंपली V by R. V is what? V is 10 sin 100 pi t upon resistor 10 kilo ohm. So this is 10 will cancel out. So you have 10 to the power -3
क्या पूछा है? रेशियो पूछा है ना, रेशियो डिस्प्लेसमेंट करंट टू द कंडक्शन करंट, IC by IR. So this is 1.39 into 10 to the power minus 5 and cos 100 pi t upon 10 to the power minus 3 sin 100 pi t. So in a way this is 1.39 into 10 to the power minus 2 upon tan, हम लोग इवेलुएट किस पे करना है? t equals to 2 by pi पे. So this is 1.39 and tan 200 pi. ठीक है, ये आ जाएगा, निकालते हैं 1.39 भागा tan 200, सॉरी 0.04 into ये रहा 0.057. ठीक है, आंसर मैच कर लें इसका. थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो फिर से देखते हैं. 1.39 भागा tan ऑफ, अच्छा 200 पाई नहीं होगा ना, सॉरी 2 बाई पाई पुट करोगे ना यहाँ, 200 होगा, tan 200 होगा सिर्फ, वही इसलिए मैच नहीं कर रहा था. अब सही आएगा, tan ऑफ 200. Yeah, now it is correct. 3.818, so it is 0.038 ऐसे आएगा. अब शायद सही होगा. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आंसर आ जाएगा 0.038. दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके फाइन. ये समझ में आ रहा है ना, कंडक्शन का डिस्प्लेसमेंट का जो बताया मैंने आपको. लास्ट क्वेश्चन 60. The wavelength of characteristic K alpha X-ray photon from molybdenum, atomic number is 42, is K alpha. तो वो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाहर से आप हिट करते हो अचानक से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है ना. फोटो इलेक्ट्रिक आप रेडिएशन डालते हो, इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से हिट करते हैं और के सेल का इलेक्ट्रॉन किक ऑफ कर दिया. ठीक है, के सेल का इलेक्ट्रॉन किक ऑफ कर दिया और उसके बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो एल से एम से एन से जो ट्रांजिशन होगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो जब ट्रांजिशन करेगा तो एक्सरे इमिट करेगा. बात समझ आ रहा है आपको? एच एटम में क्या है आपका कि मोलिब्डेनम है. ठीक है, मतलब इसका 42 ई चार्ज हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हिट करते हैं और यहां से के सेल को
यहां से हम लोग के सेल के इलेक्ट्रॉन को किक कर देते हैं बाहर, तो यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। जब वैकेंसी क्रिएट होगा तो जैसे ये के हो गया, ये एल हो गया, एम हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, यहां से ट्रांजिशन करेगा, इधर से ट्रांजिशन करेगा, मतलब एल के एल एम एन से ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, यहां से ट्रांजिशन करेगा। और जब ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, वही आपका एक्सरे है। तो ये वाला जो रिलीज होगा इसको बोलेंगे के अल्फा, ये हो जाएगा के बीटा, ये हो जाएगा के गामा, के डेल्टा, इस टाइप से। तो के अल्फा इज द एनर्जी रिलीज when the electron makes a transition from L to K, L से n equal to 2 to n equal to 1, ठीक है। अब यहाँ जब वैकेंसी क्रिएट होगा, जब यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा आपका, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो और यहाँ से आप एक्सरे फोटोन का जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फार्मूला इसका देखिए, इसका डेरिवेशन है मोस्ले ला यूज करके, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंपली, इसका डेरिवेशन देख सकते हो आप, जेड माइनस, और चूंकि बाहर से के इक्वल एन इक्वल 1 में जा रहा है, और चूंकि के अल्फा का बात कर रहा है तो इसे एन विल बी 2 से 1 में जा रहा है ना, तो एन विल टेक एज 2 माइनस 1/2 स्क्वायर। के बीटा होता है तो 3 स्क्वायर करता है, के गामा होता है तो 4 स्क्वायर, ऐसे करता है, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोग को, वेवलेंथ ही निकालना है ना। आर का वैल्यू दे रखा है इन लोगों ने, आर का वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷, z इज व्हाट 42, 42 माइनस 1 विल बी 41 स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 हो गया ना, 3/4 हो जाएगा। ये वैल्यू निकाल लो, लैम्डा क्या हो जाएगा 4/, सॉरी नॉट से, ये +7 है जी इसका, तो हाँ 4/1.09, ठीक। कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए, क्या आ जाएगा 4/3/1.09 भागा 41/41, ये आ रहा है हमारा 7.27 इंटू 10⁻⁻11, मतलब 72.7 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे फोटोन का वेवलेंथ जाएगा। फिर से टैली कर लो, 4/3 भागा 1.09 भागा 41/41। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। एंगस्ट्रॉम में है, इसमें क्या दिया है, नहीं सॉरी 10 में करना चाहते हैं तो इट विल बी 0.727 एंगस्ट्रॉम, और एक से 0.73 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो 0.73 एंगस्ट्रॉम, यही आंसर है, ठीक है। So this is how we do it. So we have done the entire paper, right? हम लोगों ने सारा कर लिया पेपर, ठीक है, जैम 2021 का, फिर इंटायर क्वेश्चन पेपर जैम 2021। तो देखिए, है ना, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए किया है तो इट हैज बिकम बिट लेंथी, बट ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे जैम 2020 का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो पेपर करेंगे वी विल डू
फॉर जैम 2020, ठीक है। 16 तक करने का प्लान है, जैम 2016 तक कर लेंगे। 2016 में पैटर्न चेंज हुआ था, उसके पहले थोड़ा अलग पैटर्न था, तो 15 आई थिंक 15 तक है, 15 तक कर लेंगे, ठीक है। पीछे चल रहे हैं, ये 20 करेंगे, फिर 19, फिर 18 ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।